वो जानता था वो एकदम बदल सकती है, तो इसलिए वो आज इस चीज का काम तमाम करने का डिसाइड करता है। एंड हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ डोक्सा यही बातें जंग हेवन और ह्योन सबको बता रहा था। और फिर रात के वक्त डोक्सा इनविजिबल होकर जाता है उस टेंट में जहाँ पर हान डोंगुन मौजूद था, और फिर चुपके से पीछे से आकर वो डोंगुन को दबोचता है और उसे जबरदस्ती एक लिक्विड पिला डालता है, जिससे डोंगुन भी वापस अपनी होश में आ जाता है। पर डोक्सा उसे शांत करता उसे बताता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फ्लैग लेने नहीं आया, तुम समझदार हो तो तुम जल्दी ही समझ जाओगे। अगर मेरे कुछ गलत करने की इंटेंशन होती तो मैं तुम पर लगी हिप्नोसिस स्किल को नहीं हटाता। और डोक्सा ने 2 आइटम्स को खरीद कर टोटल 6000 कॉइंस वेस्ट किए थे, तो उसका वो कुछ तो फायदा निकालेगा ही। और वो डोंगुन को कहता है क्या तुम इस बड़े भाई के दोस्त बनना चाहोगे। और फेस टू फेस बात करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो उसे अपने ऑनलाइन नेटवर्क की तरफ इशारा मारता है। और साथ ही क्योंकि वो लड़का थोड़ा इंट्रोवर्ट था तो डोक्सा को लगा अगर वो ऑनलाइन बात करेगा तो बेटर बात कर पाएगा, क्योंकि आज तक उस लड़के को सिर्फ लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। पर डोक्सा उसे ऐसा महसूस नहीं करवाना चाहता था। और तभी डोंगुन अपनी स्किल का यूज करता है, जिससे जब तक हान डोंगुन जागा रहेगा डोक्सा यहाँ पर इंटरनेट का यूज कर पाएगा। और फिर डोक्सा डोंगुन को समझाने लगता है और उसे मिलकर कर उससे बातें करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिनसोब और संगुक को, जो कि यहाँ पर ये सोच रहे थे कि उनका प्लान एकदम मस्त जा रहा है और उन्होंने यो जेंग्यो को काफी अच्छा बेवकूफ बना दिया। और वो लोग बाकी प्रोफेसर्स को भी इस चीज के बारे में बताने ही वाले थे कि तभी वो देखते हैं कि इंटरनेट का कनेक्शन चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसा क्यों था। हान डोंगुन को लगता है, हान डोंगुन डोक्सा से पूछता है कि क्या डोक्सा भी बस उसकी ताकत का इस्तेमाल चाहता था। पर डोक्सा से इसका उल्टा बताता है कि अब डोंगुन को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, एंड इसी वजह से उसने इंटरनेट को हर जगह से बंद करवा दिया था। और तभी संगुक और मिनसोब के टेंट में डोक्सा आ जाता है और उसके साथ ही जंग हेवन थी, जो कि डोक्सा को उनकी सिचुएशन बता रही थी कि यहाँ पर काफी लोग हैं तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। और उन दोनों का ध्यान पड़ता है कि बाहर उनके बेस पर यो जेंग्यो द्वारा हमला हो गया था। और तभी डोक्सा अपनी तलवार की स्किल को एक्टिवेट करता है और हमला करता है मिनसोब पर। और हम देखते हैं कि मिनसोब ने वहाँ पर अपना फ्लैग छुपा रखा था और डोक्सा को स्टार्टिंग से शक हो गया था कि डोंगना स्टेशन का रिप्रेजेंटेटिव वो है। और अब डोक्सा उस स्टेशन को भी ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे उसके फ्लैग का कलर रिवॉल्व हो जाता है और उसे इस एडिशनल स्किल के काफी फायदे मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली अब वो स्टेशन का रूलर था तो उस स्टेशन के सभी लोगों को उसकी बात ही माननी पड़ेगी। और यहाँ पर संगुक पूछता है कि आखिर यो जेंग्यो का ये करने से क्या फायदा होगा। पर डोक्सा से बताता है अगर मैं असली यो जेंग्यो भी होता तो मैं क्यों लगता है कि मैं तुम जैसे लोगों के साथ अलायंस बनाता। तभी कहता हूँ तुम्हें नोवेल तक पढ़ लेनी चाहिए थे। और उन दोनों को भी समझ आ जाता है कि उनके सामने असली यो जेंग्यो नहीं है। और फिर डोक्सा थोड़ी आराम की रेस्ट करता है। और अब करंटली डोक्सा के पास 9 स्टेशन थे और अब बस एक स्टेशन को और पाकर वो रूलर की बात को क्लियर कर पाएगा। और फिर जब डोक्सा टेंट से बाहर आता है वो अपने सामने उन्हीं 2 चिंतरों को देखता है जो डोक्सा से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। और डोक्सा को भी लगता है कि शायद ये दोनों कुछ काम किया पाए। और फ्लैग के जरिए उन्हें 2 कंडीशंस में बांध देता है कि पहले वो उसकी पहचान किसी को बताएंगे नहीं और दूसरा उसका हर एक ऑर्डर मानेंगे। और अगर उन्होंने ये बात नहीं मानी तो उनकी जिंदगी चली जाएगी। और बाकी प्रोफेट्स के सामने उन्हें डोक्सा को यो जेंग्यो कहकर ही बुलाना होगा। और फिर वो मिनसोब से उसका वो मास्क मांगता है जिससे एक इंसान किसी और का बेस ले सकता था। और फिर डोक्सा उस मास्क को लेकर अपने पर यो जेंग्यो का चेहरा लगा लेता है और वो दोनों भी उस चेहरे की तारीफ करने लगते हैं, ये कहकर कि ये होती है असली खूबसूरती। और तभी डोक्सा के सामने एक और हैरानी की चीज होती है। अब वो जंग मिनसोब की कैरेक्टर लिस्ट भी खोल पा रहा था, जो चीज होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मिनसोब आखिर नॉवल का कैरेक्टर थोड़ी ना था। और फिर वो मिनसोब से उसका फोन ले लेता है क्योंकि डोक्सा का फोन कल मारा गया। और तभी हम देखते हैं कि हान डोंगुक भी डोक्सा पर यकीन करता है और अपनी स्किल को उसके फोन पर यूज करता है ताकि डोक्सा को इंटरनेट का एक्सेस मिल पाए। और वो दोनों कल की गई डोक्सा की बात का मतलब पूछते हैं जिसने कहा था कि तुम्हें नॉवल को अंत तक पढ़ लेना चाहिए था। क्या आप भी रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं? मैं बस इतना कहूंगा कि तुम मेरी साइड लेकर पछताओगे नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोफेट्स के बीच में रूमर्स फैल चुके थे कि कल यो जेंग्यो अपोस्टल्स की मीटिंग में आने वाला है। और डोक्सा बस इस मैसेज को पढ़ कर इरिटेट हो रहा था। और फिर वो लोग फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और अब वो पहुंच चुके थे आंगुक स्टेशन में। और करंटली स्टेशन पर किसी का भी राज नहीं था क्योंकि सभी प्रोफेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि स्टेशन को सिर्फ मीटिंग के लिए ही रखा जाएगा। और ये मीटिंग करंटली सभी प्रोफेट्स की थी। और तभी वहाँ पर मिनसोब का एक दोस्त आता है जो कि यो जेंग्यो का काफी इज्जतदार तरीके से स्वागत करता है। और ये सुनकर कि जेंग्यो यहाँ पर आ गया है सभी लोग उसके आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन देना चालू कर देते हैं, ये बताने के लिए कि उन्होंने भी रेवोल्यूशन पढ़ रखी थी। एंड वो दबा कर अपने मुंह से सिर्फ स्पॉयलर्स निकाल रहे थे। और तभी वहाँ पर आता है नंबर 1168 जिसने कम से कम नॉवल के 50 चैप्टर पढ़ रखे थे और शायद यही था जिसने बाकियों से ज्यादा नॉवल पढ़ रखी थी। एंड वो ये जानकर कि यो जेंग्यो का भी थर्ड रिक्रेशन में था थोड़े से उदास हो जाते हैं। और यहाँ पर पीछे ली हुनसन को थोड़ी लड़कियां छेड़ रही थी क्योंकि वो भी नॉवल में काफी फेमस था। और अब धीरे धीरे कर डोक्सा का मूड भी खराब हो रहा था। और फिर वो उनसे उस सीक्रेट हथियार के बारे में पूछता है जिसके बारे में पहले मिनसोब और संगुक बात कर रहे थे। और फिर डोक्सा के सामने का कपड़ा हटाया जाता है और उसे देखने को मिलता है एक मीटियोर। और वो बताते हैं कि रेवोल्यूशन के मानने से इस मीटियोर के अंदर से काफी खतरनाक हथियार निकलेगा। और वो बताते हैं कि उन्होंने इसे माना भी दिया था तो ये मीटियोर शायद आज तक टूट जाएगा। और वो काफी देर से इसके टूटने का वेट कर रहे थे। पर सच जानता डोक्सा एकदम घबरा चुका था और उसके मानने से रेड मीटियोर को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और इन लोगों को तो वैसे भी इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए था। गुस्से में डोक्सा पूछता है आखिर कौन हरामजादा है इस मीटियोर को यहाँ पर लेकर आया है। पर वो बताते हैं कि वो बंदा अभी तक यहाँ पर नहीं आया, जिस पे डोक्सा बताता है कि उन सभी को फटाफट यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो किसी के फंसाए जाल में फंस चुके थे क्योंकि सामने रखे मीटियोर को कोई सन की हथियार कह सकता था। और तभी वो मीटियोर जोर जोर से हिलने लगता है और डोक्सा सभी को वहाँ से भागने की सलाह देता है। और सभी कॉन्स्टलेशंस भी इस सिचुएशन को देखकर एकदम घबरा गए थे। और यहाँ पर चौथा सिनेरियो खत्म नहीं हुआ था कि 5वें सिनेरियो का डिजास्टर पहले ही आ गया था। उनके सामने मौजूद मीटियोर को 5th सिनेरियो में होना था। और डोक्सा की नॉलेज के हिसाब से इस मीटियोर को बिल्कुल भी फूटना नहीं चाहिए था। और उस टूटते मीटियोर की चमकती रोशनी के सामने एक बंदा जाता है और वहाँ से निकली तेज लावा से वो मारा जाता है। और फिर उस मीटियोर को तोड़ता वहाँ से निकलता है एक ड्रैगन या फिर कहूँ एक डिजास्टर जो कि 5th ग्रेड का फायर ड्रैगन इग्निल था। और याद रखना गाइस जितने ग्रेड का नंबर पीछे जाता रहता है उस मॉन्स्टर का लेवल उतना ही भयानक होता रहता है। और अभी तक हमने पहले ग्रेड 7 की सर्पेंट और ग्रेड 6 के उस अनडेड मॉन्स्टर को देखा था और ये उनके मुकाबले काफी भयानक है। और डोक्सा सभी को पीछे के बेस पे रहने को कहता है वरना वो सभी एक ही बार में मारे जाएंगे। पर क्योंकि इस सिनेरियो की डिफिकल्टी अब एबनॉर्मल लेवल पर चढ़ गई थी वहाँ पर प्रकट होता है एक हायर लेवल का डोका भी। और उसे खुद समझ नहीं आता कि बिना 4th सिनेरियो को क्लियर किए इन गधे लोगों ने 5th सिनेरियो के डिजास्टर को माना भरकर
देखकर पहले ही चालू कर दिया। और यहाँ पर कॉन्स्टलेशन के कुछ फेवरेट इनकारनेशंस थे, इसलिए वो डोका भी यहाँ पर आया था। पर फिर भी लेवल की डिफिकल्टी को नीचे करना कोई सही कदम नहीं था, इसलिए वो सिनेरियो के रूल से थोड़ा छेदभाव करता है और उन्हें एक एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है कि उन्हें दिए गए 20 मिनट के अंदर या तो उस लेसर ड्रैगन को हराना था या फिर उससे बचकर रहना था। पर यहाँ बचना काफी मुश्किल था, तो उसे हराना तो छोड़ दो, क्योंकि उसे हराना अभी असली यो जुंगक्योक भी नहीं कर सकता था। और फिर सिनेरियो को चालू कर दिया जाता है और डोगजान सभी को उस ड्रैगन के गोल दायरे में घूमने को कहता है और वो ड्रैगन उन पर आग की लहर से हमला करता है। लेकिन उस ड्रैगन का अगला अटैक जो था उससे बचना ना के बराबर था, इसलिए डोगजा सभी को एक प्लेटफॉर्म ढूंढने को कहता है जो कि ग्रीन रूम की तरह ही होगा। और फिर वो लोग बचने के लिए मिले गए प्लेटफॉर्म्स के लिए लड़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हिडन प्लेटफॉर्म थे जिन्हें ढूंढना मुश्किल था और दूसरा ऑप्शन तो आपको पता ही होगा। और फिर संगो को वहाँ पर एक रूम तो मिल जाता है, पर उसमें सिर्फ 4 की जगह थी और वो लोग थे 5 और वो ड्रैगन का खतरनाक हमला भी आने वाला था कि तभी डोगजा को वही दूसरा प्रॉफिट आवाज लगाता अपनी ओर बुलाता है और डोगजा भी टाइम पे अंदर आता है। बाल उस भयानक हमले से बच पाता है। पर फिर डोगजा एक बात को नोटिस करता, उस बंदे से पूछता है, तो तुम्हारी असली पहचान क्या है? क्या तुम इतना भूल गए हो कि मेरे पास सेज आइस है? तुम एक अपोस्टल हो ना? और हंसता हुआ वो बंदा भी इस बात से एग्री करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। मेरा नंबर है 1195 और मेरे ग्रुप के अंदर मैं 5वां अपोस्टल हूं। और यहाँ पर इस ड्रैगन का हमला तब तक चलता रहेगा जब तक 10 बार प्लेटफॉर्म्स आकर चल नहीं जाते, यानी उन्हें 9 बार ये हमले और सहने होंगे। और डोगजा उससे उसका यहाँ पर आने का मोटिव पूछता है, पर वो बंदा बताता है कि वो यो जुंगक्योक की मदद करना चाहता है, क्योंकि अगर वो मारा गया तो रेवलेशन पूरी खराब हो जाएगी। और वो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर यो जुंगक्योक आ रहा था और वो बातें करते करते उस ड्रैगन के हमलों से बच भी रहे थे। और फिर यहाँ पर वो बंदा बताता है कि वो इस लेसर ड्रैगन का शिकार करना चाहता था, यानी इस डिजास्टर मॉन्स्टर को मारना चाहता था। वहाँ बाकियों का जीना मुश्किल हो रहा था और इसे शिकार करना था। और वो बताता है कि वो यहाँ पर पूरी तैयारी से आया है, क्योंकि वो अपने साथ लाया था सियान आइस पिल और ये एक आइस टाइप का एलिक्सर था जिसे खाने के बाद तुम कम से कम भी आधे घंटे तक आईसी वाटर का यूज कर सकते थे। पर ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए उसका साथ देने के लिए यहाँ पर और बंदे भी मौजूद थे जिन्होंने उस पिल को खा रखा था। लेकिन फिर भी उसे यो जुंगक्योक की सपोर्ट चाहिए थी और अगर वो मना करेगा तो उसके सारे साथी भी यहाँ पर मारे जाएंगे। जिसपे सरकास्टिक होता डोगजा कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी पार्टी की परवाह है? और ये सच्चाई वो बंदा भी जानता था, इसलिए वो बताता है कि यो जुंगक्योक का होम बेस यानी चुंगमुरु स्टेशन अभी तक उनके हाथ में लग गया होगा और अगर वो सभी मारे गए तो यो जुंगक्योक आगे कैसे बढ़ेगा। और वो बताता है कि उसके ग्रुप का रूल है चुंगमुरु स्टेशन के फ्लैग के सामने उनका वेट करा होगा। और डोगजा इस बात से हैरान था कि इस बंदे में हिम्मत थी यो जुंगक्योक को धमकी देने की। और जब डोगजा उससे उसके रूलर के बारे में पूछता है, वो बंदा बताता है कि उसके रूलर ने सारी रेवोल्यूशन पढ़ रखी है और वो यो जुंगक्योक के पास्ट और फ्यूचर सब जानता है। पर यह बात नामुमकिन थी, जो सोचता डोगजा वही रुक जाता है, जबकि पीछे उनके ड्रैगन खतरनाक हमला करने वाला था। और वो कहता है, क्या तुम लोग मेरे स्टिग्मा के बारे में भूल गए हो? मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं फिर से शुरू करूंगा, देखते हैं मेरे मरने के बाद क्या होगा। क्या रिग्रेशन अलग हो जाएगा या तुम सब भी गायब हो जाओगे और पूरी दुनिया रीसेट हो जाएगी? अगर तुमने रेवोल्यूशन पढ़ी है तो इसके बारे में जानते होगे। और वो बंदा एकदम डरा हुआ यो जुंगक्योक को रोकने को कहता है, पर यहाँ पर डोगजा भागता उस ड्रैगन की तरफ ही बढ़ा था और बाल उसके हमले से बच नीचे से गुजरता है और उस अंगुक स्टेशन के फ्लैग को पकड़ लेता है। और अब उसने टोटल में 10 स्टेशन पा लिए थे, तो वो अब रूलर के पाथ पर आ चुका था और उसे रूलर होने के नाते 3 टाइटल्स में से चॉइस दी जाती है और वो चूज करता है किंग ऑफ नो किलिंग को। और तभी वो ड्रैगन उस खतरनाक हमले का डोगजा पर भी इस्तेमाल कर देता है और उसके टीम मेंबर्स उसकी चिंता में एकदम घबरा जाते हैं। पर वो आग की लपटें उसे घेर लेती है और हवा में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि तुम मारे जा चुके हो। पर उसी के साथ एक और नोटिफिकेशन था कि किंग ऑफ नो किलिंग की प्रिविलेज को एक्टिवेट किया जाता है। और फिर जब डोगजा की आंख खुलती है, वो अपने आप को एक अनजानी जगह पर पाता है और उसे इस बार फिर से फोर्थ बॉल ने ही संभाला था। एंड दरअसल ये किंग ऑफ नो किलिंग का टाइटल सिर्फ वही किंग पा सकता था जिसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा था। और इसी प्रिविलेज की बदौलत अब डोगजा अपने शरीर में वापस जा सकता था। और डोगजा देखता है कि किंग ऑफ नो किलिंग की प्रिविलेज उसके एक स्किल के साथ टकरा रही थी, इसलिए उसका इफेक्ट थोड़ा देर तक चलेगा कि तभी उसकी स्किल ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट का लेवल 3 अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एक नया लेवल था। और हम देखते हैं चुंगमुरु स्टेशन में बैठे गोंग पिल्टू को, जिसका सहारा ले छोटा गिलियंग सो रहा था। एंड यो सांगा नोटिस करती है कि गोंग पिल्टू पहले से बदल रहा था और उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगती है कि पास से हम देखते हैं कि डोगजा का कॉन्शियस उन्हें देख पा रहा था एंड एक्जैक्टली वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। और ये सारा कमाल उसकी स्किल की स्टेज 3 का था कि तभी वो सभी नोटिस कर लेते हैं कि उनके स्टेशन पर हमला हुआ है और वो हमला करने वाले मॉन्स्टर्स थे। और ये सांगा सभी को उनकी पोजीशंस बताती है जो कि उन्होंने पहले भी प्रैक्टिस की थी। और गोंग पिल्टू भी अपनी स्किल को यूज करता है और वहाँ पर तबाहीदार लड़ाई शुरू हो जाती है। पर उन सभी की टीम वर्क के सामने वो मॉन्स्टर्स उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन इससे पहले बस बात की खुशियां बनाते वहाँ पर कुछ इंसान आ जाते हैं जो कि शायद वही प्रॉफिट्स थे जिसके बारे में वो बंदा डोगजा को बता रहा था। और फिर लीजिए भी लड़ने के लिए तैयार होकर वहाँ पर आ जाती है और विरोधी दुश्मनों में से एक मोटा लीजिए का ये कहकर मजाक उड़ाता है कि पानी के बगैर ये लड़की जल परी की तरह है जो कि तैर नहीं सकती। और फिर लीजिए और उसकी गैंग भी उन पर हमला कर देती है। और यहाँ डोगजा सोच रहा था तो ये हरामजादों ने सच में यो जुंगक्योक के एरिया पे हमला कर दिया। पहले उन्होंने हामलेट फ्रूट का इस्तेमाल कर मॉन्स्टर्स को यहाँ पर भेजा और गोंग पिल्टू का हमलों का सामना करने के लिए कवच लाए। और लीजिए फिर भी आसानी से उस मोटे को ओवरपावर करी थी। और साथ ही यो सांगा और गिलहैंग भी यहाँ पर थे जो कि नोवेल के नहीं थे, तो उनका प्लान एकदम परफेक्ट नहीं जाएगा कि तभी डोगजा अपना भेस छुपा एक बंदे को नोटिस करता है जो कि एक डिस्ट्रक्टिव मानव बम को उनकी तरफ फेंक देता है और उस ब्लास्ट की वजह से काफी लोग और लीजिए घायल हो जाती है। और गुस्से में भरा डोगजा समझ जाता है तो यही वो हरामजादा था जो कि अपोस्टल्स का रूलर है। और अब घायल हुए लीजिए को वो मोटा बालों से पकड़ लेता है पर उसके सामने खड़ा मौजूद डोगजा लीजिए की मदद की पुकार को साफ साफ महसूस कर पा रहा था। और एक ही टाइम में उसके दिमाग में काफी ख्याल चल रहे थे। उसकी स्किल फोर्थ वॉल कांप रही थी। लीजिए भले ही साइड कैरेक्टर थे पर डोगजा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और ये गुस्सा न जाने इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फोर्थ वॉल के इफेक्ट्स को भी दबाने लगता है। और तभी उसकी ओमनिशेंट रीडर स्किल का लेवल बढ़ जाता है और डोगजा वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर फिर उसे महसूस होता है वो कोई शरीर में था। और यहाँ लीजिए को पकड़ा वो मोटा एकदम डर चुका था क्योंकि सामने से चलता कोई आ रहा था और वो इंसान आगे बढ़ते ही उस मोटे का सर धड़ से अलग कर देता है। और ये करने वाला डोगजा था पर सभी लोग अपने सामने जिसे देख रहे थे वो डोगजा नहीं था। और लीजिए को पकड़ा हुआ वो व्यक्ति कहता है मैं हूं यो जुंगक्योक और आज तुम सबके सब यहाँ पर मारे जाने वाले। तो शुरुआत में हम देखते हैं यो जुंगक्योक की बॉडी में मौजूद डोगजा को और उसकी कोई भी हरकत अभी फालतू नहीं थी। लंबे हाथ जो तलवार को एकदम खूबसूरती से चला सकते थे और शरीर
में भरी वो बेशुमार ताकत। और फिर हम देखते हैं तभी उसकी स्किल का एरर आता है और अब उसका शरीर वापस से बन जाता है और वो उसी ड्रैगन की जगह पर वापस प्रकट हो जाता है। और इस वक्त डोग्सा एकदम नगन था और अब क्योंकि यो जंगकोक भी होश में आ गया था तो चुंगमुरु स्टेशन भी एकदम सेफ रहेगा, जो कि उसकी स्किल ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट स्टेज 3 का कमाल था। और बाकी लोग भी अपने सामने देखते हैं कि डोग्सा वापस आ गया था। और दरअसल डोग्सा का ये टाइटल किंग ऑफ नो किलिंग एक तरह से इमोर्टैलिटी थी, बट कुछ कंडीशंस के साथ। पहला, डोग्सा ने किसी को भी नहीं मारा होना चाहिए और उसके पास 100 कर्म के पॉइंट्स होने चाहिए। एंड फिर यहाँ पर भागता हुआ ह्यून सुंग डोग्सा के पास आता है और उससे पहले वो ड्रैगन उन पर हमला कर देता। वो लोग ग्रीन रूम के अंदर आ जाते हैं और ये देखकर कि डोग्सा एकदम सही सलामत था। ह्यून सुंग तो खुशी से रोने ही वाला था, इसे कहते हैं पक्का यार। और इस वक्त क्योंकि डोग्सा एकदम नंगा था वो ह्यून सुंग से कुछ पहनने के लिए मांगता है और वो तो उसे अपनी ही पैंट देने वाला था, पर डोग्सा से मना कर देता है क्योंकि अभी कपड़ों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी। वो थी डोग्सा की अनब्रेकेबल फेथ और उसका फ्लैग अभी भी ड्रैगन के पैरों के पास पड़े थे। और फिर बाकी भी जंग हेवन और बाकी भी आ जाते हैं, पर डोग्सा को नगन देख उनका एक्सप्रेशन जल्दी खुशियों से उल्टा हो जाता है। पर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की इज्जत रखती हुई जंग हेवन उसे कुछ पहनने के लिए देती है और क्योंकि खतरा बढ़ने वाला था डोग्सा ने फटाफट निकलने को कहता है। एंड बाकी के अपोस्टल्स यहाँ पर मर चुके थे और तभी डोग्सा मौका देख के अपने फ्लैग को ड्रैगन के पैरों के पास से उठा लेता है और सभी को एक प्लेटफॉर्म ढूंढने को कहता है और वो बाल बाल ड्रैगन के हमले से बच प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। और ये देखकर कि सिचुएशन अभी काफी बुरी हो चुकी थी, डोग्सा बताता है कि उन्हें इस ड्रैगन से लड़ना ही पड़ेगा। और डोग्सा देखता है कि उन अपोस्टल्स के मरने के बाद उनकी सियान पिल्स अभी भी बच चुकी थी और वो सभी को पड़ी हुई सियान पिल्स को खाने को कहता है। यहाँ पर ह्यून सुंग के पास ताकत थी पर एजिलिटी कम थी और यहाँ पर उल्टा जंग हेवन के पास कोई वन शॉट स्किल नहीं थी, इसलिए वो कुछ कॉइंस को स्पेंड कर अपने माना में डाल देता है और फिर सियान पिल को खाकर अपने आइस एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है। और अब बारी थी मिलकर हमला करने की कि तभी डोग्सा को एक नोटिफिकेशन आता है कि वो जिस प्रोटैगनिस्ट की बॉडी के अंदर गया था वो उसकी कोई भी स्किल्स में से एक स्किल को चूज कर सकता है, यानी वो यो जंगक्यों की स्किल्स को सीख सकता था। और हैरान है डोग्सा को ड्रैगन मारने वाला था पर उसे फिर से मरने से जंगी बनाकर बचा लेती है। और फिर डोग्सा की स्क्रीन में 3 ऑप्शंस आ जाते हैं 3 स्किल्स के और फिर एक रीडर होने के नाते डोग्सा ध्यान से सोचता है कि उसे कौन सी स्किल लेनी चाहिए और वो चूज करता है कोल्ड रेसिस्टेंस को। और ह्यून सुंग को और बाकियों से उनकी सियान पिल मांगता है और फिर वो उन सभी पिल्स को खा जाता है और इस वक्त उसका शरीर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और अब स्किल की बदौलत और 200% से भी ज्यादा डैमेज डील किया जाएगा। और अपने ब्लेड ऑफ फेथ को एक्टिवेट कर वो उसके स्पेशल फीचर का इस्तेमाल कर अपने एट्रीब्यूट को डार्कनेस कर लेता है, जो कि सियान पिल के इफेक्ट से काफी अच्छा मैच करता था। और फिर वो अपने स्टिग्मा सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और ऐसा करते ही उसे उस ड्रैगन की वीक स्पॉट्स दिखने लगती हैं और डोग्सा टूटता हुआ उन वीक स्पॉट्स की तरफ बढ़ता है और उस ड्रैगन पर हमला कर उसे थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। पर वो ड्रैगन तो अपने फ्लेम अटैक को इकट्ठा कर रहा था और लगातार उस पर हमला करता डोग्सा सोच रहा था कि अगर वो सिर्फ यो जंगक्यों की तरह तलवार को चला पाए तो वो इस खेल को खत्म कर पाएगा। और फिर डोग्सा उसके दिल के करीब ही हमला करता है जो कि उसकी वीक स्पॉट थी और फिर डोग्सा को लगता है कि उसने उस ड्रैगन को हरा दिया, पर तभी वो ड्रैगन अपनी टेल से डोग्सा को पटक कर दूर फेंकता है जिससे डोग्सा मरता मरता बचता है। और फिर ड्रैगन अपनी फायर स्किल का यूज भी करने लगता है, परंतु डोग्सा अपने इस हार को नकारते हुए अपने फेथ ब्लेड को सीधा उसकी वीक स्पॉट यानी उसके दिल की तरफ फेंकता है और दिल पर तलवार के चुभते ही वो ड्रैगन पूरा का पूरा बर्फ में समा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है डोकाबी का ब्रांच सेंटर और हम एक 12 माह के डोकाबी को देखते हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था और वो डॉक्यूमेंट थी रिग्रेसर के बारे में। और वो इस बात से थोड़ा इरिटेटेड है कि यो जंगक्यों के पास स्टार्टिंग से काफी एडवांस स्किल्स थी और वो उसकी प्रोफाइल को अच्छे से देख तक नहीं पाते थे। और वैसे तो वो इस चीज के बारे में कुछ करते हैं पर हायर अप्स ने यो जंगक्यों को ऐसे ही छोड़ने को कहा था क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता था कि आखिर यो जंगक्यों का स्पॉन्सर कितना कर ज्यादा खतरनाक है। और 5वां सिनेरियो वैसे भी उसी चीज के ऊपर फोकस करने वाला है। और यहाँ पर हम डोग्सा को देखते हैं जिसने फाइनली इस ड्रैगन को हरा दिया था और उसने एक इम्पॉसिबल लेवल की अचीवमेंट को अकम्प्लिश किया था, इसलिए उसका रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम ले रहा था। और डोग्सा ने उस ड्रैगन से उसका कोड निकाल लिया था और ज्यादातर डोगा भी इस चीज से हैरान थे कि आखिर डोग्सा ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी गुस्से में जंगी बनाकर डोग्सा को चाटा मारती है क्योंकि वो इस बात से नाराज थी कि डोग्सा बार बार अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता था। पर कॉन्स्टलेशंस उसकी बहादुरी से खुश थे और वो उसे 20,000 को स्पॉन्सर भी करते हैं जो कि आप भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के जरिए। और फिर डोग्सा ने अपनी स्किल के बारे में समझा देता है कि वो फिर से रिवाइव उन कर्म्स के पॉइंट को इकट्ठा करके हो पाएगा, यानी उसे कम से कम 100 लोगों की जान बचानी होगी और बदले में किसी को भी नहीं मारना होगा। और जंग हेवन बताती है कि वो डोग्सा के लिए उसके दुश्मनों को मार देगी। और फिर डोग्सा उन बाकी 2 नमूनों से उनका फोन मांगता है और फोन को लेते ही वेज ऑफ सर्वाइवल की फाइल उसमें अपने आप ही डाउनलोड हो जाती है कि तभी डोग्सा को गुस्से में बियन का मैसेज आता है जो कि डोग्सा से पूछ रहा था कि आखिर डोग्सा की कैसी एबिलिटीज हैं जो उनके हायर ब्रांच के लोग भी नहीं देख पा रहे। और फिर ब्रांच में ये अस्यूम किया गया है कि डोग्सा के पास कम एबिलिटीज हैं इसलिए वो उसे नहीं देख पा रहे और कुछ डोगा बेस में लड़ने वाले थे पर हायर अप से उन्हें मैसेज आया इस चीज को जाने देने का। और बियंग बताता है कि कुछ बड़े लेवल के डोगा बेस इस वक्त डोग्सा से काफी नफरत कर रहे होंगे, इसलिए उसका सावधानी रहना बेहतर होगा। तभी वो हायर लेवल डोगा भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उन्हें उनका रिपोर्ट देने आया था और फिर उन सभी को उनका रिपोर्ट दे दिया जाता है। और वो डोगा भी बताता है कि उनके हेडक्वार्टर में डिस्कस करने से उन्हें पता लगा है कि उन लोगों में से कोई एक है, यहाँ पर कोई एक बंदा मौजूद है जिसकी स्किल नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए वो इस जगह की डिफिकल्टी लेवल को चेंज करने वाली है। तभी 4 सिनेरियो की टाइम लिमिट को कम कर दिया जाता है। उनके पास इस सिनेरियो को कंप्लीट करने में सिर्फ 48 घंटे बचे थे। और फिर डॉक्टर और उसकी गैंग चुंगमुरु स्टेशन में आ जाते हैं और वहाँ के लोगों की थकी हुई हालात देखते हैं जो कि शायद अभी लड़कर रहते थे। और फिर वो स्टेशन के नीचे देखते हैं उनके दुश्मनों के कटे हुए सरों को और तभी वहाँ पर एक और उठता हुआ सर गिरता है जो कि उसी लीडर का था और उसे फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि यो जंगक्यों था। परंतु तभी डोग्सा को देखकर उस कटे हुए सर से आवाज आती है तो तुम ही हो जिसने मेरे प्लान्स को बर्बाद कर दिया। और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा मरा कैसे नहीं और आखिर पोस्टर का लीडर असल में है क्या था, क्योंकि किसी का सर कटने के बावजूद भी जिंदा रहना पॉसिबल नहीं हो सकता और ना ही उसके सर से खून आ रहा था। और वो पोस्टर का लीडर डोग्सा की तारीफें करता उससे पहचान पूछता है और डोग्सा हर एक चीज को अच्छे से सोचता हुआ और इस बंदे की एबिलिटी को अच्छे से एहसास करता हुआ एकदम समझ जाता है कि ये बंदा अवतार स्किल का यूज कर रहा था जिससे तुम अपने अवतार बना सकते हो। पर वेज ऑफ सर्वाइवल में ऐसी स्किल को यूज करने वाले काफी कम लोग थे और ज्यादातर लोगों की दिमागी संतुलन खराब हो जाती थी। और डोग्सा से पूछता है क्या तुम राइटर हो? जोसन वो पोस्टर लीडर एकदम हैरान हो जाता है पर उस बंदे का जवाब काफी उल्टा आता है क्योंकि वो बताता है कि वही बुक ऑफ रेवोल्यूशन का ऑथर है। और डोग्सा क्योंकि लाइट डिटेक्शन स्किल के बदौलत ये चेक कर पाता है कि वो सच बोल रहा था। और डोग्सा फिर भी इस बात को नहीं बचा पाता
क्योंकि वेज ऑफ सर्वाइवल के ऑथर ने उससे खुद ईमेल तक भेजा था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस ऑथर को डॉग्सा के बारे में ना पता हो, क्योंकि अंततः उस नॉवल का डॉग्सा एक लौता रीडर था और वो प्रॉफिट डॉग्सा के साथ एक डील करना चाहता था। अगर डॉग्सा से अपनी असली पहचान बताएगा तो बदले में वो उससे थोड़ी फ्यूचर के बारे में जानकारी देगा, क्योंकि वैसे भी उसकी रियल बॉडी नहीं है तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर डॉग्सा से बताता है भविष्य के बारे में मेरे पास तुमसे ज्यादा जानकारी है, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा जानता। और उन दोनों को थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन होता है एक दूसरे के बारे में कि आखिर वो कौन हो सकते हैं। और डॉग्सा को याद आता है कि जब वेज ऑफ सर्वाइवल अनपॉपुलर थी, जो कि हमेशा से थी, सिर्फ एक लौता बंदा था जो कि उसके कंटेंट को बदल बदल कर चोरी करता था, और ये बंदा उसके अलावा पक्का कोई नहीं हो सकता। और डॉग्सा पूछता है क्या जिंदगी में दूसरों की नकल करके तुम्हें मजा आता है और बातें करते हो बुक ऑफ रेवलेशन की, आखिर क्यों झूठ बोलकर अपने आप को दिलासा दे रहे हो, अब तो मान जाओ कि तुम एक चोर हो। और वो बंदा इस बात से एकदम इरिटेट होकर यो जुंग्यो को उसके साथ फोर्सेस ज्वाइन करने को कहता है, क्योंकि वो यो जुंग्यो की एंड तक पहुंचने में मदद कर सकता है। और अगर भविष्य में यो जुंग्यो को एना क्राफ्ट और उससे बाकियों को हराना है तो वो उस चीज में उसका पूरा साथ देगा। और फिर यो जुंग्यो को अपनी सेज आई से उसकी स्किल को चेक करता है। और डॉग्सा भी चेक करना चाहता था, पर थकान की वजह से ओआरवी का लेवल 2 एक्टिवेट नहीं होता। और यहाँ यो जुंग्यो फंस चुका था कि उसे एक प्रॉफिट का साथ देना है या फिर एक नए है रेवलेटर का। डॉग्सा की गर्दन पर वो अपनी तलवार रखता है और उसके सर पर अपना पैर, जिससे चंगेवन गुस्सा हो जाती है। और फिर उस कटे सर से वो पूछता है अगर तुम भविष्य जानते हो तो मुझे बताओ कि मैं ऐसा यहाँ पर मारूंगा या नहीं। और रेवलेटर के मानने से यो जुंग्यो जैसा बंदा से पक्का मारेगा, पर जुंग्यो उल्टा उसी का सर कुचल डालता है, जो बात डॉग्सा को काफी हैरानी की लगती है। और फिर अपना मुंह फेर वो वहां से जाने लगता है। और उसे रोकता डॉग्सा पूछता है कि क्या वो लीजिए को पीछे छोड़कर जाएगा। पर यो जुंग्यो के मानने से कि क्योंकि भविष्य थोड़ा बदल चुका है तो उसके प्लान्स भी थोड़े बदल चुके हैं। और क्योंकि जुंग्यो ने अपना एहसान चुका दिया था, तब डॉग्सा का फ्लैग ना छेड़ना उसका एक लास्ट एहसान था। और डॉग्सा बताता है कि उसके बाद ना मानने की डॉग्सा इस वक्त उसे पनिशमेंट भी दे सकता है, क्योंकि इस वक्त वही जुंगमुरु स्टेशन का रूलर था। पर ऑब्वियसली वो एक जोक था और डॉग्सा जानता था कि जुंग्यो रूलर के पास में पार्ट लेने वाला था और ब्लैक फ्लैग को लेने वाला था और इसमें वो उसकी मदद करना चाहता था। पर यो जुंग्यो बताता है अगर मैं तुम्हारा फ्लैग ले जाऊं तो ये और भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा, जिस पे डॉग्सा का सरकाज़म था। कोशिश करके देख लो, देखते हैं तुम्हारी तलवार ज्यादा तेज है या फिर मेरी जुबान। और डॉग्सा यो जुंग्यो को समझाता है मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम टायरंट रूलर का फ्लैग कैसे लोगे। अब इस चौथे सिनेरियो के खत्म होने में 48 घंटे पड़े हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतना टाइम पे बीच स्टेशन पर कब्जा कर पाओगे? और यहाँ फिर मुझे ये मत कहना कि तुम इस टाइम में अपनी फैमिली को अबैंडन कर रहे हो। और ये सुन जुंग्यो के एकदम गुस्सा हो जाता है। पर डॉग्सा समझाता है कि उसने ये उसके ही भले के लिए कहा है। पर यो जुंग्यो जानता था कि डॉग्सा को बदले में कुछ चाहिए था, इसलिए डॉग्सा पूछता है कि जिसे जुंग्यो ने भी कुचला था उसका एट्रीब्यूट क्या है। और फिर जानने के बाद डॉग्सा अपने चेलों को अपने पास बिठाता है और उन्हें 5S ग्रेड इनफिनाइट रिग्रेसर के नोवेल के बारे में बताता है, जो कि उन दोनों ने भी थोड़ी सी पढ़ी थी। और वो बताते हैं कि उस नोवेल में हर एक तरह के एलिमेंट डाल रखे थे। और दरअसल डॉग्सा के टाइम में जब डॉग्सा दबाकर वेज ऑफ सर्वाइवल पढ़ रहा था तो एक पॉज पे क्लिक करके वो 5S ग्रेड इनफिनाइट रिग्रेसर के नोवेल पर पहुंचा था, जिसमें 3 वेज ऑफ सर्वाइवल जैसे ही हर एक एलिमेंट्स डाल रखे थे और बस थोड़े थोड़े पार्ट्स और नामों को चेंज किया गया था। यानी वो नोवेल 3 वेज ऑफ सर्वाइवल की कॉपी थी, एक पैराग्लाइज्ड वर्जन जिसका शुरुआती प्लॉट कॉपी मारकर बाद में बीच बीच में चेंजेस किए गए थे। और पहला पोस्टल उसी नोवेल का ऑथर था, इसलिए वो अपने राइटर होने की बात पर पूरा कॉन्फिडेंट था। और इसी वजह से उसे भविष्य के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पता थी और वो अपनी ही नोवेल को पढ़ पढ़कर आगे बढ़ा था। पर डॉग्सा के चेले पूछते हैं कि अगर उसने पूरी नोवेल कॉपी की है तो वो उसे कैसे हराएंगे। पर ऑब्वियसली पूरी नोवेल पढ़ने वाला अकेला डॉग्सा था और उस बंदे ने स्टार्टिंग के ही पार्ट को कॉपी किया था ताकि बाद में कंट्रोवर्सी ना हो। और उसके चेले डॉग्सा को बताते हैं टायरंट रूलर के द्वारा कुछ प्रॉफिट्स हारे गए हैं और कुछ को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज किया जा रहा है। जो सुन डॉग्सा को कमाल का आइडिया आता है और वो उन्हें बताता है कि वो रेवलेशन के कुछ हिस्से सभी को बांटने वाले हैं, यानी वो 5S ग्रेड रिग्रेसर की कॉपीज बनाकर ऑनलाइन दबाकर बेचने वाले हैं। और वो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि रेवोल्यूशन लीक हो गई है। और क्योंकि उन्हें ओरिजिनल नॉवल याद है तो आखिर उन्हें डुप्लीकेट याद होने की क्या ही जरूरत। और प्लान काफी सिंपल है, एक बंदा जो नॉवल की इन्फॉर्मेशन का यूज कर आगे बढ़ा है और दूसरा सियोल का 7वां रूल है जिसे प्रॉफिट्स के बारे में पता है और वो रेवोल्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर वो टायरंट रूलर और नकली राइटर की लड़ाई लगवाने वाले थे। और फिर डॉग्सा उन दोनों को लैपटॉप देकर लिखने को कहता है और क्या क्या लिखना है ये भी, पर वो थोड़ा सा ही पार्ट लिखेंगे ताकि बस वो उनका इस्तेमाल कर पाए। बस कैरेक्टर्स के नाम को थोड़ा चेंज करना है ताकि असली कैरेक्टर्स उन्हें पढ़कर शौक ना हो। पर उसके चेले बताते हैं कि इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले भी कैरेक्टर्स को बताने का ट्राई किया था बट वो इस बात को हमेशा मजाक की तरह टाल देते थे। और अगर ये दुनिया कैरेक्टर्स और असली दुनिया के बीच में बाउंड्री रखती है तो आखिर फिर उसके सामने दो बैठे कैरेक्टर्स थे या फिर असली लोग, क्योंकि वो उनके कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देख पा रहा था। और अगर सभी असली लोग धीरे धीरे कर कैरेक्टर्स बन जाएंगे तो वो एक पल घूमकर यो सांगा और गिलियन की तरफ देखता है, पर उनका स्टेटस वो नहीं देख पाता। और क्योंकि अब उन्होंने नॉवल डाल दी थी तो उन्हें बस ऑनलाइन खबर फैलानी थी कि रेवोल्यूशन लीक हो चुकी है और ये सारा काम डोंगकुन करेगा। और अब ऐसी चीज को करने में उनकी कांग हिलन भी मदद करने वाला था, जिसके पास रूमर्स फैलाने की वैसे ही ताकत थी और उसका यकीन डॉग्सा पर बढ़ भी गया था। और फिर वो अपने बाकी साथियों को बताने लगता है कि उन्हें अब क्या करना है, क्योंकि उनका दुश्मन है टायरंट रूलर, जिसकी नॉर्थ में सबसे बड़ी टेरिटरी है। और अगर तुम सुंदर हो तो तुम्हें बीवी बना दिया जाता था और अगर बदसूरत थी फिर या तो गुलाम या फिर मार दिया जाता था। और चंकीबन बताती है क्योंकि वो किसी की बीवी नहीं बनना चाहती इसलिए उन्हें अपने दुश्मनों को मारना ही पड़ेगा। और डॉग्सा उनके जीतने के 2 तरीके बताता है, पहला कि वो उनका फ्लैग छीन ले और या उनका बेस छीन ले जो कि डोबोंग स्टेशन है। और वो पहले वांगवामुन में जाएंगे जहाँ पर उसका ग्रुप इकट्ठा होने वाला है और टाइम के अकॉर्डिंग वो जल्दी आने वाला है, इसलिए उन सभी को तैयार होकर जल्दी करनी होगी। और तभी डॉग्सा को ढेर से नोटिफिकेशन आते हैं उसकी डाली आइटम के सेल होने के। और दरअसल डॉग्सा ने इस नॉवल की जानकारी फ्री में थोड़ी ना बेची थी ताकि वो रेवोल्यूशन के 2 फायदे निकाल पाए, एक तो अपने प्लान को आगे बढ़ाना और दूसरा पैसे कमाना। यंग भी पूछता है क्या डॉग्सा का एट्रीब्यूट चोर तो नहीं है, क्योंकि इतनी शानदारी से तो लुटेरे भी नहीं लुटते। बल्कि से परवाह क्योंकि बियंग भी खुश था क्योंकि पैसे आ रहे थे और उसे ये इन्फॉर्मेशन पेश करी 16,000 से भी ज्यादा कॉइंस रिसीव हुए थे। और फिर डॉग्सा
सभी को बताता है कि वो सोने जा रहा है क्योंकि कुछ मुश्किलों का हल सिर्फ सोने से होता है। और फिर वो ओवरवीक के स्टेज 3 को एक्टिवेट करता है और अब उसे इन तीनों स्टेजेस के बारे में पता चल गया था। पहला स्टेज किसी की एबिलिटी को कॉपी करना, दूसरा किसी कैरेक्टर के थॉट्स पढ़ पाना और तीसरा किसी कैरेक्टर की सराउंडिंग में देख पाना और या तो अपने आप को ही उनके अंदर बदल देना। पर इस स्किल की कुछ कंडीशंस थी कि जिस बंदे को तुम देखना चाहते हो या तो उसे तुम्हारे बारे में सोच रहा होना चाहिए और साथ ही तुम्हें भी, ताकि दो लोगों के कॉन्शियस जुड़ पाए। और यहाँ पर डॉग्सा कांगेलन की सराउंडिंग में देख पा रहा था जो कि टायरेंट रूलर की जगह पर आ रखा था और हम पहली बार उसे देख भी पाते हैं। और यहाँ पर टायरेंट रूलर अपने अगले प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा था और वो बताता है कि वो गोंगा मुन में जाने वाले हैं जहाँ पर वो बाकियों से पहले कब्जा करेंगे। और फिर डॉग्सा अपने कॉन्शियस को जंगमैन सब की तरफ करता है जो कि दूरबीन लेकर उसी जगह पर नजर रख रहा था और दूरबीन से वो देख पाता है उसी नोवेल कॉपी कैट को। और ये सभी ही लोग वंगा मुन में ही इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि इस सिनेरियो का अंत जल्द ही आने वाला था, इसलिए हर एक स्टेशन के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। और अभी तक तो चीजें डॉग्सा के प्लान के अकॉर्डिंग ही थी। और फिर उसके जागते ही वो अपने सामने जंगेवन को बताता है जो उसे बताती है कि डॉग्सा अपनी नींद में अपनी माँ को याद कर रहा था। पर बात को टालता डॉग्सा उठता बता रहा है कि इस वंगा मुन की लड़ाई में जंगेवन हिस्सा ना ही ले तो ही बेहतर रहेगा। एंड दरअसल फिर वो जंगेवन को उसके लिए एक अलग मिशन देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉग्सा ने अपने इस मिशन के लिए जो संगा और गिलेंग को भी अपने साथ लिया था और ह्योनसुंग और गोंगबिल्ड को स्टेशन को डिफेंड करने के लिए छोड़ दिया था। और दरअसल इस वक्त यो सांगा का काफी ज्यादा काम आने वाला था क्योंकि सांगा को कोरियन हिस्ट्री में सर्टिफिकेट मिल रखा था और यहाँ पर आगे काफी हिस्ट्री रिलेटेड कॉन्स्टलेशंस की मूर्ति आने वाली थी या फिर म्यूजियम वगैरह, और वहाँ पर उन्हें वो आर्टिफैक्ट्स मिल सकते थे जिनमें उन कॉन्स्टलेशंस की ताकत है। और सांगा का मिशन है उन हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को ढूंढना और वो भी इस चीज के लिए एक्साइटेड थे और जाते जाते उन्हें जितनी हो सके उतनी आइटम्स को लेना है क्योंकि शायद इस वक्त उनका ग्रुप सबसे ज्यादा छोटा हो सकता है जो कि उनके लिए डिसएडवांटेज है। और तभी सांगा को एक कोरियन हिस्ट्री रिलेटेड जगह याद आती है और फिर वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो था एक श्राइन। और फिर डॉग्सा वहाँ पर एक तरह से प्रे करता है जिससे उस हिस्ट्री का कॉन्स्टलेशन खुश होता है और उन सभी को रिवॉर्ड में देता है कि अगले 24 घंटे तक उनके सभी लेवल्स 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। और तभी वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे जिन्होंने कोरियन हिस्ट्री के सोल्जर्स जैसे कपड़े डाल रखे थे, बिल्कुल नल्ले सिपाहियों की तरह। और दरअसल वो सभी लोग एक्टर्स थे और डॉग्सा से उसका नाम पूछता है। पर तभी वहाँ पर उनकी लीडर एक लेडी आती है जो डॉग्सा का फ्लैग देख पहचान जाती है कि वो एक रूलर है और उसका नाम था मिन जीवोन जो कि नॉवल के कैरेक्टर्स में ही थी और सियोल के 7 रूलर्स में से एक थी। पर हैरानी की बात थी कि ली संगक भी उसके बारे में जानता था। फिर डॉग्सा की कैरेक्टर लिस्ट को चेक करता है और डॉग्सा के घूरने को देखकर मिन जीवोन को लगता है कि वो उसका फैन है। पर डॉग्सा इस बात से साफ साफ मना करता, सीधा उसके बैकर को कहता है क्या तुम अपने बैकर से कह सकते हो कि सिला के लास्ट रूलर के सामने होकर मुझे काफी खुशी है। शर्माने की बात क्या है, मैं जानता हूँ कि तुम सिला किंगडम की उस काफी लंबी विश को पूरी करना चाहती हो। और दरअसल जो कॉन्स्टलेशन अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए थे वो अपने इनकार्नेशन द्वारा उन्हें पूरा होता देखना चाहते थे जो कि मेनवन के कॉन्स्टलेशन की तरफ से था और उसमें एक सिनेरियो लिखा हुआ था। पर डॉग्सा के नजर थी कि उसका रिवॉर्ड सिर्फ 2000 कॉइंस था और मेनवन बड़ी बड़ी बातें कर ही रही थी कि डॉग्सा साफ साफ इस बात पर इनकार कर देता है और वहां से निकलने ही लगता है। और मैं जीवन अपने कॉन्स्टलेशन की बड़ी बड़ी बातें कर ही रही थी कि कैसे वो 3 किंगडम्स को वापस जोड़ देगी वगैरह वगैरह। और सांगा जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास थी उसे बताती है कि सिला कोरियन हिस्ट्री के 3 किंगडम्स में से सबसे कमजोर थी और ये काम करना अब नामुमकिन के बराबर ही था। और यहाँ पर फिर मिन जीवन अपने प्राइस को थोड़ा बढ़ाकर 3000 पर ले आती है और ना सुनते डॉग्सा जो कि वहां से जा रहा था उसे कैसे बताता कि यहाँ पर उसके चलते चलते ही उसे फ्री के 5000 कॉइंस उस रेवोल्यूशन को खरीदने वाले लोगों से ही मिल रहे थे। और फिर डॉग्सा रुकता उसे कहता है आखिर मैं तुम्हें एक ऑफर क्यों नहीं देता, क्या ख्याल है 10,000 नहीं क्योंकि तुम 7 रूलर्स में से एक हो तो 20,000 कैसे रखते हैं, मैं तुम्हें अभी 20,000 कॉइंस में खरीदना चाहूंगा। और वो उसके सामने उस सिनेरियो को रख भी देता है और यहाँ पर ये बात मिन जीवन को पच नहीं रही थी कि आखिर इतने कॉइंस किसी के पास कैसे हो सकते हैं। और डॉग्सा कहता है चिंता मत करो मेरे पास 20,000 से भी दुगने कॉइंस है, अगर तुम गरीब हो तो सारे नहीं होते और क्योंकि पहले तुम एक एक्टर थी तो तुम्हें तो इतना पता होगा कि पैसों से सब कुछ नहीं होता और मुझे तुम्हारी इस नीची सोच से थोड़ी घिन आती है। और उसे पूरी तरह बेइज्जत कर वो वहां से जाने लगता है। और डॉग्सा ने नोटिस किया था कि मिन जिनवन के साथ खड़ा वो आदमी कॉन्स्टलेशन वांगचान का इनकार्नेशन था। और वहां से जाते जाते सांगा और किलियांग बताते हैं कि वो दोनों ही उस एक्ट्रेस लेडी को नहीं जानते। पर फिर आखिर डॉग्सा और संगुक कैसे जानते हैं। और डॉग्सा सेम चीज अपने आप से सोच रहा था कि वो तो मिन जीवन का नॉवल की वजह से जानता था पर संगुक तो अभी तक उस चैप्टर में पहुंचा भी नहीं था। और डॉग्सा से पूछता है कि क्या वो मिन जीवन का फैन है, जिस बात पर वो हाँ तो करता है बट एग्जैक्टली उसे भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर मिन जीवन कौन थी और वो उसे कैसे जानता था। और तभी डॉग्सा नोटिस करता है कि संगुक के स्टेटस में से उसका नॉवल का गेट ऑफ टाइटल उतर गया था, यानी संगुक अभी अभी डॉग्सा के सिस्टम के लिए एक कैरेक्टर बन गया था। और डॉग्सा को लग रहा था कि अगर तुमने जहाँ से नॉवल को छोड़ा है तुम वहाँ से आगे बढ़ जाते हो तो स्टोरी में तुम भी कैरेक्टर बन जाते हो, क्योंकि इसके बाद का तुम्हें भी नॉवल का नहीं पता होगा। और वो इन कम्प्लेक्स ख्यालों में दबाई था कि उसे नोटिफिकेशन आता है कि कैरेक्टर मिन जीवन उसे थोड़ा चाहने लगी है, यानी डॉग्सा को पसंद करने लगी है, जो बात डॉग्सा को काफी अजीब लगती है क्योंकि उसने तो अभी उसे काफी बेइज्जत किया था। और तभी उसे नॉवल का इवेंट याद आता है कि मिन जीवन को नॉवल में यो जोंगक्योक भी इस एटीट्यूड की वजह से ही पसंद था और अब इस दुनिया में से डॉग्सा पसंद था। पर डॉग्सा ध्यान से नोटिस नहीं कर पाता तो वो इस बात को जाने देता है। और फिर वो लोग वांगवान स्टेशन में पहुंच जाते हैं और डॉग्सा और उसकी टोली एक म्यूजियम की तरफ जा रहे थे। और दरअसल जिस रेवोल्यूशन को डॉग्सा ने बेचा था वहाँ पर उन्होंने लिखा था कि उस म्यूजियम के अंदर काफी सारे फालतू रेलिक्स पड़े थे पर उनमें से एक असली था, फोर टाइगर इविल कटिंग स्वॉर्ड। वो एक 5 स्टार क्लास की आइटम है जो कि हद से भी ज्यादा ताकतवर है और वो इसी जगह के अंदर कहीं छुपी है। और ये सब डॉग्सा ने लिखा था अपनी चाल में उन चंद्रों को फंसाने के लिए। एंड दरअसल वो 4 टाइगर इविल कटिंग स्वॉर्ड सच में थी बट ऑब्वियसली कोई 5S क्लास की आइटम नहीं थी। और जिन लोगों ने लीक्ड रेवोल्यूशन को पढ़ लिया है पक्का उस स्वॉर्ड को लेने आएंगे और तभी उनका मौका होगा बाकी रेलिक्स को लेने का। और यही डॉग्सा का प्लान था। और तभी हवा में वो सुपीरियर डॉग भी आ जाता है और बताता है तो बच्चे कहने से पहले ही आ गए हैं, तुम लोगों को तो तोहफा मिलना चाहिए। और तभी वो सारी जगह कांपने लगती है और उनका मेन सिनेरियो को अपडेट किया जाता है। और चौथा सिनेरियो क्वालिफिकेशन ऑफ ए रूलर को शुरू किया जाता है और उसे क्लियर करने की कंडीशंस थी थ्रोन को पाना जो कि उनके
सामने मौजूद हो चुका था। और फिर वो ढोका भी बताता है कि इस सिनेरियो का रूल है कि उन्हें थ्रोन में सिर्फ एक और लौते रूलर को ही बिठाना है, यानी जो कि उस थ्रोन के काबिल होगा। और जिन कुछ लोगों ने इस क्वालिफिकेशन को पूरा किया है उन्हें इसका टेस्ट लेने के लिए बुलाया जाएगा। और तभी एक रूलर की क्वालिफिकेशन के रूल्स उनके सामने आ जाते हैं थ्रोन के लिए क्वालिफाई होने के लिए। यानी डोक्सा की मुश्किलें अभी भी बढ़ रखी थी कि उन्हें अभी और 10 स्टेशन पर कब्जा करना पड़ेगा। और उनमें से मेन था कि उनके पास कम से कम भी ब्लैक फ्लैग होना चाहिए, पर अब तो कोई अनक्लेम स्टेशन बचा भी नहीं था। यानी एक लौता रास्ता बचा था, उन्हें दूसरे रूलर्स के ऊपर हमला करना पड़ेगा। और वहाँ पर ऐसा होना शुरू भी हो गया था। रूलर्स ब्लैक फ्लैग पाने के लिए एक दूसरे पर हमला करना शुरू हो गए थे। और यहाँ संगुक पूछता है कि क्या डोक्सा को ये सब देखकर डर नहीं लग रहा। पर डोक्सा के मानने से चाहे वो कंपनी में काम करने वाला डोक्सा हो या फिर वेल्स ऑफ सर्वाइवल पर रहने वाला, मौत तो उसके लिए कभी ना कभी आनी ही थी। और इस लौते वक्त उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी को तो अपने तौर से चला सकता है, और शायद यही ही उसका रोल था। और वो लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और आ जाते हैं सियोल के म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में। और डोक्सा के मानने से यो सांगा को अब ढूंढना था गांग प्योंगुई को, जो कि अनदर कोरियन हिस्ट्री रिलेटेड कोई है। और यहाँ पर उन्हें मिलने वाला था एक डिस्क शेप का रेलिक, पर उन्हें ढूंढना था कि वो कौन से फ्लोर पर है। और वो बढ़कर उसे ढूंढने की बात कर ही रहा था कि तभी उन पर कोई मैजिक से भरा हमला कर देता है, जिससे डोक्सा बाल बाल यो सांगा और गिलियांग को बचाता है। और फिर डोक्सा उस आर्चरी से भरे हमला को रोकने लगता है। और फिर हम उस हमला करने वाले को देखते हैं जो कि उन्हें उनका फ्लैग देने के लिए कह रहा था। और डोक्सा उसका स्टेटस देखता हुआ सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि हवांग सांगबियोल का ही लास्ट हीरो यहाँ पर होगा। ऑब्वियसली वो बंदा तो फट्टू सा एक्टर था, बट उसका कॉन्स्टलेशन ताकतवर था। और उस बंदे के स्टैट्स तो ऐसे ही थे, पर उसकी स्टिक मस्कल्स काफी ताकतवर थी। और क्योंकि डोक्सा का कोई स्पॉन्सर नहीं था तो वो बिना अपने स्टैट्स को बढ़ाए इस लड़ाई को नहीं जीत सकता था। पर वो कॉइंस को खर्च नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इस सिनेरियो के लास्ट में काम आने वाले थे। पर उस बंदे के हमले उसे काफी दिक्कत दे रहे थे कि तभी वहाँ पर डोक्सा की मदद करने के लिए जिन वेनवुन अपनी सेना को लेकर आ जाती है। और उस बंदे और जिन वेनवुन की बहस होने लगती है, जो कि इन हिस्ट्री के कॉन्स्टलेशन की बातों से थोड़ा रिलेटेड थी। और डोक्सा सोच रहा था कि जिन वेनवुन यहाँ पर कैसे आई, क्या उसने यहाँ पर उसका पीछा किया, पर फिर आखिर क्यों। पर ये नोटिफिकेशन देखकर कि वो उसे पसंद करती है ये साफ क्लियर हो जाता है। और वो इस बात को मानती है कि डोक्सा इस बात से सही था कि पैसा सब कुछ सही नहीं कर सकता, और वो बस इस बात की माफी मांगना चाहती थी। और यहाँ पर बस सामने खड़ा बंदा उसका मजाक ही उड़ा रहा था कि जिन वेनवुन के पास खड़े बंदे को देखकर वो कहता है, ओह तो तुमने उस कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या तुम भी अपने सर को वैसा ही कटवाना चाहते हो जैसे मेरे बैकर ने तुम्हारे बैकर का काटा था। और यहाँ पर इस वक्त बस कॉन्स्टलेशन का मैच हो रखा था, यानी गलत टाइम पे गलत लोग मिल गए थे। एक का कॉन्स्टलेशन ग्वांग चान और दूसरे का गाय बैक। और जिस बंदे को हिस्ट्री पता है तो सिला का ग्वांग चान का सिर काटा गया था पाक जे के गाय बैक द्वारा। और हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशन के पावर लेवल भी उनकी हिस्ट्री में किए गए कांट के द्वारा है, यानी जो पहले ज्यादा ताकतवर था तो कॉन्स्टलेशन में भी वही ज्यादा ताकतवर होगा। और इस वक्त जिन वेनवुन की आर्मी का साइज देखा जाए वो तो वैसे भी नहीं जीत पाएंगे। तभी डोक्सा को आवाज लगाते यो सांगा और गिलियांग उस डिस्क शेड वाले आर्टिफैक्ट को ढूंढकर ले आते हैं, जिसे देख खुश होता डोक्सा बताता है, तैयार हो जाओ, लगता है कि हम अभी भी जीत सकते हैं। अब हमें हवांग सांगबियोल की लड़ाई को फिर से बनाना है, क्योंकि हिस्ट्री वाइज देखा जाए तो हवांग सांगबियोल की लड़ाई सिला किंगडम द्वारा जीती गई थी। हवांग सांगबियोल की जो बैटल थी वो एक लाइट बैटल थी सिला और टैंग डायनेस्टी के साथ। और सिला ने इस लड़ाई को जीत लिया था हवारांग के सैक्रिफाइस की बदौलत। पर इसी लड़ाई में जनरल गायबैक की जान चली गई थी। और यहाँ पर वो दोनों कॉन्स्टलेशन के इनकार्नेशन एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, और वहाँ पर उनके सभी सोल्जर्स भी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। डोक्सा के कहने पर वेनवुन अपने सोल्जर को वापस बुलाती है, पर वो लोग इस लड़ाई में आगे बढ़ने से पीछे नहीं हट रहे थे। और यहाँ पर वो दूसरा इनकार्नेशन ग्वांग चांग पर काफी खतरनाक हमला कर देता है। और तभी वहाँ के सीनरी भी बदलने लगती है। और ऐसा तभी होता था जब हिस्ट्री से रिलेटेड इनकार्नेशन अपने कॉन्स्टलेशन जैसी सेम लड़ाई में फंसे हुए हो, तो ये लड़ाई एक ऐसे स्पेस में शिफ्ट हो जाती थी यहाँ पर कॉन्स्टलेशंस लड़ते हैं। और यहाँ पर उस इनकार्नेशन ने ग्वांग चांग को एकदम घायल कर दिया था, और वो बहुत ही खुश भी हो रहा था। और डोक्सा बताता है कि उनके पास इस लड़ाई को मोड़ने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, वो ग्वांग चांग के इनकार्नेशन को इस लड़ाई में मरने थे, और हिस्ट्री के मुताबिक वो बाद में जीत सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में ग्वांग चांग के मरने के बाद उसकी सोल्जर्स में काफी गुस्सा और शक्ति आ गई थी। और दूसरा है वो हिस्ट्री को ही बदल डाले, पर अगर वो इस चीज को करने में फेल हुए तो जिन वेनवुन का सिला किंगडम वहीं पर तबाह हो सकता है। और वेनवुन तो बताती है कि उन्हें पहले ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, पर डोक्सा ने यहाँ उसे चूज करने के लिए नहीं कहा था, और वो चलता है सेकंड ऑप्शन के साथ। और ये उसे बताकर वो सिर्फ जिन वेनवुन को टेस्ट कर रहा था। और फिर डोक्सा उस आइटम की स्पेशल एबिलिटी एको ऑफ स्टार्स को एक्टिवेट करता है, जिससे वो स्टार्स या फिर कई कॉन्स्टलेशंस की मदद मांग सकता था। पर अगर कॉन्स्टलेशन ही उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया तो ऑब्वियसली डोक्सा उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। और फिर डोक्सा स्टार्स को पुकारता हवारांग के लीडर द ग्रेट किंग ह्योंगमोली को बुलाता है। तभी वो अपनी सराउंडिंग में हवा में साफ साफ तारों को देख पाते हैं, जो कि दरअसल अलग अलग कॉन्स्टलेशंस थे जो उन्हें देख रहे थे। और कॉन्स्टलेशन ग्रेट किंग ह्योंगमो उसकी तरफ देख रहा था, जिसका नाम योसेन किम था। और वो इन हिस्ट्री में पहले से हो गए इवेंट्स को चेंज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डोक्सा की रिक्वेस्ट को मना कर देता है। पर सांगा उसे पुकारती उसे बताती है, मैंने आपकी कहानियां और महान हिस्से पढ़े हैं, मैं जानती हूँ कि आप हिस्ट्री को नहीं बदलना चाहते, पर ये पहले से हो चुके इवेंट्स बदलने नहीं वाले। क्या आप अपने हो गए पश्चाताप को बदलना नहीं चाहते? अपने काफी हवारांग के सोल्जर्स का मरना हुआ और लोगों की मौतों का पश्चाताप नहीं करना चाहते? आप हिस्ट्री को भले नहीं बदल सकते, पर आप अब होने वाली चीजों को बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही लड़ाई को बार बार एक ही तरीके से किया जाए। और डोक्सा समझ ही सकता है कि काम में सांगा अपनी प्रेजेंटेशन के लिए इतनी फेमस क्यों थी। और कॉन्स्टलेशन ह्योंगमो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और सीधा डोक्सा के शरीर में आकर एंटर कर लेता है और अपनी राजा की आवाज में बोलता है, गायबैक, मतलब काफी टाइम हो गया। कितनी अजीब बात है, ये चीजें पहले ही बीत चुके हैं, पर फिर भी तुम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर बहस रहे हो। और तभी हवांग सांगबियोल का लास्ट हीरो यानी उसका विरोधी कॉन्स्टलेशन अपने इनकार्नेशन को पोसेस कर लेता है, जो कि एक तरह से रूल्स के खिलाफ था। और वो खुशी में उसे पुकारता है। और फिर योसेन किम अपने लीडर की फॉर्म में आता है। मैं हारी हुई और गिरी हुई आत्मा को शांति दूंगा जो इस लड़ाई में मारी गई, और इस हिस्ट्री के कोर्स को एकदम सही रास्ते पर चालू करूंगा। और फिर वो अपनी स्किल की बदौलत उन पहले लड़ाई में मारे गए सोल्जर्स की लाशों को खड़ा कर डालता है। और अब उस पूरी जगह एक बहुत ही बड़ी अनडेड की आर्मी आकर इकट्ठा हो गई थी, और वो अपने सभी दुश्मनों सोल्जर्स पर हमला कर देती है। और ऑब्वियसली वो सभी के सभी स्केलेटन आर्मी उस लड़ाई को आसानी से जीत
लेती है। और फिर उस घायल कॉन्स्टेलेशन को यूसिन किम पूछता है, गायबैक तुमने अपने इनकार्नेशन को पोसेस क्यों किया? क्या तुम रूल के बारे में भूल गए हो कि अगर अब ये इनकार्नेशन मारा गया तो तुम भी मिट जाओगे? और गायबैक बताता है कितनी बुरी बात है, मैं इस नकली विशाल स्टेज में भी तुम्हारे करीब नहीं आ पाया। मैं कम से कम एक बार तुमसे अकेले में लड़ना चाहता था। और दरअसल हिस्ट्री में भी गायबैक को कभी भी यूसिन किम से एक लड़ाई करने में मौका नहीं मिला था। और हिस्ट्री में लोग यूसिन किम को कावर कहते होंगे, पर वो शक्तिशाली भी इसलिए माना जाता था क्योंकि उसे अपने रिस्क का पहले ही पता होता था और वो अपनी समझदारी की वजह से ही लड़ाई को जीतता था। और क्योंकि डोगसा का किसी को भी मारना मना था, यूसिन किम अपने अनडेड सोल्जर की बदौलत गायबैक को मौत की घाट उतार देता है। पर कम से कम उसे ये वादा करता है कि वो इस दुनिया के अंत में मिलना चाहेगा ताकि शायद वो एक बार और अपने इस डील को जारी कर पाए। और फिर वो सभी लोग वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और डोगसा भी अब अपने कंट्रोल में था। और फिर क्योंकि उसने अपने बाकी दुश्मनों को मारने के लिए अनडेड आर्मी को भेज दिया था, तो अब उन्हें बस फटाफट जाकर फ्लैग्स को कलेक्ट करना था। और फिर हम देखते हैं हर जगह गिरे हुए लाशों के ढेरों को, और डोगसा उन सभी गिरे हुए फ्लैग्स को उठा रहा था और अपने फ्लैग को इवॉल्व कर रहा था। और फिर अब उसका फ्लैग ब्राउन से पर्पल हो चुका था। और तभी यूसिन किम फिर से डोगसा से बात करता है कि वो हैरान है कि डोगसा उसकी आवाज को सुनकर भी एकदम शांत रह सकता है, वरना कॉन्स्टेलेशन की आवाज सुनकर इनकार्नेशन को पागल हो जाना चाहिए था। और डोगसा के मानने से उसके मेंटल बैरियर्स काफी अच्छे हैं और डोगसा उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया भी करता है और उसकी तारीफ भी करता है। पर एक बात उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये बुढ़ा उसके बीच में इतना क्यों बोल रहा है। और फिर वो बताता है कि उसे डोगसा काफी अच्छा लगा है और वैसे भी डोगसा के पास स्पॉन्सर नहीं है और उसके पास भी कोई इनकार्नेशन नहीं है, पर अगर डोगसा चाहता है तो वो उसका कॉन्स्टेलेशन बन सकता है और उस दुनिया का अंत देखने में उसके साथ उसकी मदद कर सकता है। पर डोगसा इस बात से साफ साफ इनकार करता है क्योंकि भले ही उसकी स्टिग्मा स्किल काफी अच्छी थी जो कि अनडेड को समॉन करके गुलाम बना सकती थी, पर फिर भी हिस्टोरिकल ग्रेड के कॉन्स्टेलेशन इन तीनों ग्रेड्स में से सबसे कम के थे। इनके ऊपर अभी फेबल ग्रेड थे और उसके ऊपर मिथ ग्रेड के, और ये तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि ये पहले से मिथ ग्रेड में था। और डोगसा से कहता है, अंकल से मुझे पानी पिलाने की जरूरत नहीं और क्योंकि पुराना एरा बीत चुका है तो आप चुपचाप जाकर रेस्ट करिए। जो बात उस कॉन्स्टेलेशन को काफी चुभती है और तभी वो डोगसा के शरीर में फिर से कब्जा ले लेता है। और वो जानता था कि अभी डोगसा किसी को भी नहीं मार सकता वरना उसका किंग ऑफ नो किलिंग का टाइटल उतर जाएगा। और वो उसे योसांगा पर हमला करने की धमकी देता है और डोगसा योसांगा को उससे दूर होने को कहता है। और वो डोगसा के साथ उसे कॉन्स्टेलेशन के तौर पे लेने की जबरदस्ती कर रहा था। और डोगसा इतना पागल थोड़ी ना था क्योंकि अगर उसे कॉन्स्टेलेशन चूज करना ही होता तो वो सबसे पहले ही मंकी किंग को चूज कर लेता जो कि इन सबसे 100 गुना बेहतर है। और डोगसा ने पहले तो उसके रिक्वेस्ट के साथ ट्रीट किया था, पर क्योंकि अब उसने उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था, डोगसा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और चाहे वो कॉन्स्टेलेशन हो या फिर कोई भी, वो उससे अपने शरीर से बाहर निकलने को कहता है। और तभी डोगसा की एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उस कॉन्स्टेलेशन को एक जोर का झटका देकर वो उसे वापस उसकी आई हुई जगह पर भेज देता है। पर वो कॉन्स्टेलेशन इतना तो समझ चुका था कि डोगसा कोई आम इनकार्नेशन तो बिल्कुल नहीं था। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है कि वो योसांगा के थ्रेड स्किल में लपटा हुआ था क्योंकि योसांगा उसे पीछे भी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन ऐसे डोगसा उस पर हमला भी करने वाला था, तो यही उसे बेस्ट ऑप्शन लगा। और इस समझदारी से डोगसा भी काफी खुश था। और डोगसा नोटिस करता है कि मनबुन अभी भी वहां से नहीं गई थी और वो डोगसा का शुक्रिया करती है उसकी मदद के लिए और ये बताकर कि आज से वो लोग साथी हैं, वो वहां से चली जाती है। और डोगसा कम से कम ये उम्मीद करता है कि मनबुन इस बार तो अच्छी रूलर बन पाए। और फिर वो भी देखते हैं डोगसा और उसके साथी एक जगह पर आकर जंगमैन सबको आवाज लगाने लगते हैं और वो भी उनके सामने आ जाता है जो कि छुपा हुआ था। और जंगमैन सब डोगसा को बताता है कि यहाँ से अंदर जाने वाले टोटल 9 रूलर्स थे और उनके बीच में टायरेंट रूलर और पहला अपोस्टल भी था और उनके पास 7 पर्पल फ्लैग्स थे और 2 थे ब्राउन। और पर्पल फ्लैग्स के बीच में तो 2 तो कुछ ज्यादा ही डार्क थे और ज्यादा डार्क वाले फ्लैग्स पक्का टायरेंट रूलर और पहले अपोस्टल के होंगे। और फिर डोगसा संगुक और मेनसब को वहीं बाहर रुकने को कहता है और अंदर एंटर करने वाले योसांगा, गिलियंग और वो होंगे क्योंकि आगे जाने के लिए वो तीनों ही काफी होंगे। और उसके उस म्यूजियम के सामने आते ही एक नया हिडन सिनेरियो चालू हो जाता है जो था रैलिक ट्रायल्स। और डोगसा के सामने टीम प्लेयर्स के ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें से डोगसा 3 प्लेयर डंजन को सिलेक्ट करता है क्योंकि वो लोग भी 3 ही थे। और फिर वो लोग वहां से गायब होकर उस डंजन में एंटर हो जाते हैं और उनके सामने वो पाते हैं अजीब से दिखने वाली एक्यूपंक्चर डॉल्स को और उन क्रीपी डॉल्स मॉन्स्टर की रैंक थी 7 ग्रेड और वो सभी डॉल्स उन पर हमला कर देती है। और योसांगा एक डॉल पर वार तो करती है पर देखती है कि उसके हमला करने से उस डॉल को कुछ नहीं हुआ था। तभी डोगसा उसे बताता है कि उन सभी डॉल्स की बॉडीज के ऊपर अजीब सी मार्किंग्स बनी होंगी और अगर तुम ध्यान से नोटिस करो सभी का कलर और एक्यूपंक्चर अलग अलग है, यानी इन सभी डॉल्स के अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स हैं। और डोगसा एक डॉल के प्रेशर पॉइंट पर वार करता है जिससे वो डॉल वहीं पर गायब हो जाती है। और अपन सभी को ट्रिक पता थी तो बारी थी इन नरेन में डॉल्स को झाड़ने की। और फिर कुछ टाइम बाद उस डंजन को क्लियर कर वहां से बाहर निकलते हैं और उन सभी को 4-4 कॉइंस मिलते हैं इस सिनेरियो को क्लियर करने के। और डोगसा बताता है कि वो एक और हिडन डंजन के अंदर जाने वाले हैं जहाँ पर वही खतरनाक तलवार भी है, पर उनका मेन टारगेट वो तलवार नहीं है बल्कि उस तलवार के पीछे आए वो रूलर्स हैं। और हम यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं कि जहाँ पर योसांगा का मोरल नेकी से भरा हुआ मौत से दूर रहने का था, वहाँ छोटे गिलियंग का बिल्कुल उल्टा। और उसके मारने से तो क्योंकि डोगसा किसी को मार नहीं सकता, वो डोगसा के लिए किसी को मारने के लिए भी रेडी था। और जिस जगह पर अब वो एंटर करने वाले थे वहाँ का मामला पानी योसांगा का ये संभालना काफी मुश्किल होने वाला था। और उन्हें आगे एंटर करने के लिए टोटल 10 वो कॉइंस चाहिए थे जो उन्हें इस पिछले डंजन से मिले थे। और डोगसा यहाँ पर 4 कॉइंस अपने से डालता है और उन दोनों से भी 3-3 कॉइंस लेकर वो अपने सामने के हिडन डंजन को ओपन कर लेता है। और उनका दरवाजा खुलते ही वो अपने सामने पाते हैं एक जली बुझी वीरान जगह को जहाँ पर मौत का सन्नाटा फैल रखा था, हर जगह लाशों का ढेर लग रखा था। और इस भद्दे नजारे में हम कुछ लोगों को बैठा हुआ पाते हैं जो कि डोगसा और बाकियों को न्यू कमर्स कहकर उनसे पूछने लगते हैं कि उनमें से रूलर कौन है ताकि वो उनके फ्लैग को छीन पाए। और डोगसा को नोटिफिकेशन आता है कि काफी कॉन्स्टेलेशन चाहते हैं कि डोगसा अब सीरियस हो जाए और उससे पहले उसके सामने आए बंदे उसे कुछ कर पाते। डोगसा उनके मिनटों में हाथ पैर काट डालता है और यहाँ पर वो उन्हें मार तो नहीं सकता था पर उन्हें किसी को भी ना मार पाने लायक कर सकता था। और वो सभी उस पर हमला तो करते हैं पर डोगसा की बराबरी नहीं कर पाते। और यहाँ गिलियंग भी अपने दुश्मनों को मारने लगता है क्योंकि डोगसा तो उन्हें नहीं मार सकता था। और योसांगा गिलियंग को रोकती बताती है कि वो ये काम संभाल सकती है तो गिलियंग को अपने हाथ कंधे करने की कोई जरूरत नहीं। और चाहे काम उसके बस का नहीं था पर वो फिर भी उसे करने को मान जाती है कि तभी उनकी परफॉर्मेंस को देखता कोई तालियां मारता वहाँ पर आता है और डोगसा को पहले बता देता है कि वो यहाँ पर लड़ने नहीं आया। तुम लोग काफी कमाल के थे, तुमने लोगों के ग्रुप को काफी आसानी से हरा
हरा दिया। बस इन लोगों के पास कोई रूलर नहीं था और ज्यादा का रूलर पहले ही डंजन के अंदर एंटर कर चुके हैं और अभी तो एक दूसरे को पीट भी रहे होंगे। और जो भी हो लगता है कि विनर पहले से डिसाइडेड हो चुका है, जो कि बेशक टायरेंट रूलर होगा, जो कि नॉर्थ सियोल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर है। पर तभी वो बंदा बताता है, और मुझे लगता है कि टायरेंट रूलर भले ही ताकतवर है और वो फिर भी थ्रोन का रूलर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ताकत के साथ साथ राजा को अपने सिपाहियों को भी हुक्म देना आना चाहिए। और वो बताता है कि इसलिए जिस रूलर के अंदर वो काम करता है वो उस थ्रोन के सबसे ज्यादा काबिल है, जो कि मोस्ट लाइकली उनके सामने मौजूद रूम के अंदर ही था। और वो बंदा डोग्सा को ऑफर करता है उसके साथ शामिल होने का और एक ही रूलर के अंदर काम करने का। जिस बात पर वो बंदा बताता है कि अगर टायरेंट रूलर के पास वो लेजेंडरी तलवार आ गई तो वो पूरे सियोल पर कब्जा कर लेगा और उसे रोकना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। और इसलिए उन सभी को मिलकर उसे रोकना ही बेटर होगा। और इस प्लान में बाकी रूलर्स भी शामिल है और डोग्सा इस बात को पक्का कर सकता था उसके रूलर को मिलने के बाद। और तभी उनके सामने का दरवाजा खुल जाता है। डोग्सा और योसांगा तो उस रूम के अंदर से निकलते बंदे को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, जो कि एक टकला सेंट जैसा बंदा था और यहाँ पर उसका नाम था चा सांग्योंग। और डोग्सा और योसांगा दोनों ही किसी तरह से उस बंदे को जानते थे, या फिर कहें उस बंदे के स्पॉन्सर को, जो कि वानाई मेट्रिया था। और यहाँ पर वो दूसरा बंदा सांग्योंग को डोग्सा के बारे में सब कुछ बता देता है और सांग्योंग आकर डोग्सा को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है और डोग्सा को बताता है कि उसके पास बर्डन ऑफ साइट है, यानी एक ऐसी नजर रखने की शक्ति जिससे वो दूसरे बंदे का नेचर देख सकता था और ये भी कि वो उसके लिए कितना कर खतरा है, जैसे कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। ये बताने को सांग्योंग के सामने एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा और डोग्सा के ऊपर चेक करने पर उसे दिखता है एक मागुनी, जिससे पंगा बिल्कुल भी ना ही लेना बेहतर होगा। और अपनी स्किल से डोग्सा भी इस मैसेज को पढ़ लेता है और सांग्योंग इस बात से थोड़ा घबरा जाता है और इतना तो पक्का था कि वो डोग्सा के साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा। और फिर वही उसका चेला आकर डोग्सा को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो अपना नाम हान सुयोंग बताता है। और डोग्सा को उसका कैरेक्टर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए वो सुयोंग पर अपनी कैरेक्टर लिस्ट को ओपन करता है। पर सिस्टम के मानने से वो कैरेक्टर नोवेल का नहीं है और साथ ही एक एक्स्ट्रा ऑप्शन उस बंदे को कैरेक्टर लिस्ट नहीं पढ़ा जा सकता। और डोग्सा एकदम समझ जाता है कि हरामजादा था कौन, वही हरामखोर जिसके पीछे डोग्सा यहाँ पर आया था। और उन दोनों के बीच में एक अलग ही मूड बैठ रखा था। और तभी एक रूम से एक और रूलर बाहर आ जाता है और उसके चेले भी उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और सुयोंग बताता है कि ये सभी रूलर्स और बाकी लोग भी उनकी मदद करेंगे टायरन किंग से लड़ने में और हमें उनका साथ देने वाले वो रूलर्स दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर योसांगा कुछ रूलर्स के हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशंस को काफी आसानी से पहचान पा रही थी और उन्हें एक और रूलर दिखता है जो कि नॉवल वाइज अर्थ ड्रैगन किंग था और सियोल के 7 किंग्स में से एक था। और इस वक्त हर एक कंट्री में ऐसी ही जंग फैल रखी थी, लोग अपनी जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहे थे। और फिर सभी के इकट्ठा होने के बाद ड्रैगन किंग वाला रूलर बताता है हमारा दुश्मन टायरेंट रूलर है जो तीसरे दरवाजे के पार किया है और उसकी वजह से जो जाने गई है हमें भूलने नहीं है और काफी लोगों के रूलर्स को उसी आदमी ने मारा होगा। और यहाँ पर रूलर्स के बीच में एक जंग चालू हो गई थी जिन सभी का लोता एनिमी था टायरेंट रूलर और उन सभी ने ऐसे क्वेस्ट को पूरा किया था जिससे उन सभी को एक एक क्रिस्टल मिला था, काइंड ऑफ इन्फिनिटी स्टोन टाइप। और जो भी अंततः इन सातों क्रिस्टल को पालेगा वो काफी ही ताकतवर हो जाएगा। और इस वक्त टायरेंट के पास टोटल 3 क्रिस्टल मौजूद थे जो सब बाकी 2 रूलर्स को मारकर मिले थे। और यहाँ पर हान सुयोंग एकदम एक्साइटेड होता बताता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वुक्शियन नोवेल के अंदर हो। और जिन लोगों को नहीं पता वुक्शियन नोवेल एक तरह की चाइनीज फैंटेसी नॉवेल्स होती है। और सुयोंग बताता है कि उन नॉवेल्स में भी उन्हें ऐसे कुछ क्वेस्ट करके रशियन मैप को ढूंढना होता था, जैसे कि वो सभी लोग उस लेजेंडरी स्पॉट को ढूंढ रहे थे। और डोग्सा भी इस बात से एग्री होता है कि वुक्शियन नॉवेल्स में ऐसे ही कॉमन ग्लिचेस होते थे। और साथ ही वो सुयोंग को एक ऐसी नॉवेल के बारे में बताता है जिसमें काफी सारे ऐसे ही ग्लिचेस थे जहाँ पर उन्हें सच पता चल जाता था कि उन्हें दिया गया रशियन मैप एकदम नकली था। और वहाँ पर इकट्ठे हुए मास्टर्स उस लेजेंडरी स्पॉट के चक्कर में उस ट्रैप में फंस जाते हैं, जबकि मास्टरमाइंड एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन रखा था। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है? पर अगर ऐसा हुआ तो मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा, क्योंकि लेजेंडरी स्पॉट वाला ट्रेजर मैप का प्लॉट काफी ओवर यूज नहीं है। जिस बात का सुयोंग को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि इंडायरेक्टली डोग्सा उसी की बात कर रहा था और वो इस बात को डिफेंड करने की कोशिश करता है। जिस बात पर डोग्सा बताता है कि अगर सेम प्लॉट का इस्तेमाल कर ऑथर अपने मन की ना सुनकर बस रीडर को खुश करने की कोशिश कर रहा है तो वो बंदा ऑथर कहलाने का लायक भी नहीं है। और वैसे भी हम नॉवल में नहीं है तो हमारी सिचुएशन भी कोई ऑथर थोड़ी ना कंट्रोल कर रहा होगा। जिस बात पर सुयोंग थोड़ा इरिटेटेड होता है और डोग्सा से पूछता है कि अगर वो यहाँ का ऑथर होता तो वो आगे उनकी सिचुएशन कैसे रखता। और डोग्सा का मानना था कि वो कोई राइटर नहीं है बल्कि अपने नाम की तरह बस एक रीडर है, तो कहानी लिखना नहीं बल्कि उसे पढ़कर उसे जज करना उसका काम है। जिस पे सुयोंग का मानना था कि अगर डोग्सा भी ऑथर होता तो वो भी अपने राइटर्स को खुशी देने के लिए पक्का ऐसे ही ग्लिचेस लिखता। जिस पे मुस्कुराता डोग्सा कहता है क्या सारी बकवास है, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसा तुम खुद ऑथर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लिचेस बुरे हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें चोरी कर लिखना बुरा है और अगर मैं होता तो मैं इस कहानी को पक्का अलग तरीके से लिखता। और सुयोंग उसे इस बात का मतलब पूछता ही है कि डोग्सा की पल में अपनी तलवार को निकाल उसका गला काट डालता है और बताता है नॉर्मली मास्टरमाइंड कहानी के अंत में बाहर आता ही है पर मैं इतना कष्ट नहीं करने वाला। और सुयोंग का कटा से डोग्सा से गुस्से में बात करने लगता है और फिर वो दोनों आपस में वहीं पर बैठने लगते हैं और गुस्से में हान सुयोंग सभी को डोग्सा को मारने को कहता है। और डोग्सा बताता है कि जल्दी वो ग्लिचेस अपलोड शुरू हो जाएगा जो हान सुयोंग को काफी पसंद है। और तभी वहाँ पर एक काफी अजीब सा हथियार काफी तेजी से आकर वहाँ पर काफी लोगों को मारने लगता है और सभी समझ जाते हैं कि ये ताकत टायरेंट रूलर की थी और वो राजा की तरह अपने नौकरों से हवा में कुर्सी उठाता उनके सामने उन सभी पर हमला कर देता है। और हम टायरेंट रूलर की स्टेटस विंडो को देख पाते हैं जिसे अगर आप चाहे तो पॉज कर पढ़ सकते हैं। और डोग्सा इस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर समझ ही जाता है कि टायरेंट रूलर अभी इतना ताकतवर क्यों था। और साथ ही इस वक्त उसके पास एक सीक्रेट आइटम थी जो कि ओरिजिनली उसके पास नॉवल में नहीं थी और ऊपर से उसका उसके कॉन्स्टलेशन के साथ संबंध काफी ज्यादा था। और जिस भी वक्त ये बात डोगा भी इसको पता चलती है टायरेंट रूलर पक्का मुश्किल में पड़ेगा और पागलों की तरह हंसता हुआ वो अपने आप को राजा के तौर पर डिक्लेयर करता है और सभी पर हमला जारी रखता है कि तभी वहाँ पर वही सीनियर डोगा भी प्रकट हो जाता है और उन सभी को बताता है कि उनके कॉन्स्टलेशन इस शो को काफी एंजॉय कर रहे थे और उन सभी को एक स्पेशल न्यूज देता है कि उसके चुटकी बजाते ही उनके सामने एक नया स्पेशल रूल प्रकट हो जाता है जो थी क्वालिफिकेशन ऑफ ए रूल है। और उसमें एक नया रूल ऐड किया गया था कि उसमें कुछ लिमिटेड नंबर्स ही भाग ले सकते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें बाकी रूलर्स को मारना होगा। और इस क्वालिफिकेशन में भाग लेने वाले सिर्फ 5 लोगों की लिमिट थी, यानी सिर्फ 5 रूलर्स। और उन्हें दिखाया जाता है कि इस वक्त इस जगह
पर टोटल 14 रूलर्स मौजूद थे, जो सुनकर टायरेंट रूलर हंसने लगता है क्योंकि जो रूलर साथ में मिले थे अब उन्हें भी एक दूसरे को मारना होगा। और जल्दी सभी लोगों की नजर डॉग्सा पर आती है क्योंकि उनके मानने से वो भी एक हिडन रूलर था और अब ऑब्वियसली वो लोगों का टारगेट बन चुका था। कि तभी वहाँ पर होता क्या है कि कुछ अचानक से आए लोग काफी जल्दी से उन रूलर्स को मार रहे थे और उनके स्टोन्स को भी ले रहे थे और वही लोग टायरेंट रूलर पर भी हमला करते हैं, पर टायरेंट उन्हें काफी आसानी से मार देता है। परंतु अजीब बात ये थी वो कटे हुए चेहरे भी हंस रहे थे, यानी वो असली नहीं बल्कि हान सो यंग के क्लोन्स थे। और हम भागते हुए एक लड़की को देखते हैं जिसने टायरेंट रूलर और बाकी सभी रूलर्स के उन स्टोन्स को छीन लिया था और फिर डॉग्सा के सामने आकर वो उसे ताना मारती बताती है। तो कैसा लगा किम डॉग्सा, क्योंकि अंततः जीतने वाले तो ये ग्लिचेस प्लॉट ही हुए ना। और किम डॉग्सा को बिल्कुल नहीं लगा था कि हान सो यंग एक लड़की होगी, काइंड ऑफ ब्यूटीफुल राइट। और फिर सो यंग उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को पाने के लिए उन सभी स्टोन्स को सैक्रिफाइस कर देती है और उन स्टोन्स के गायब होने के साथ साथ उसके हाथ में वो तलवार आ जाती है। पर डॉग्सा अपनी गैंग को बताता है कि उन्हें हान सो यंग से चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें अपना काम करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसके हाथ में वो तलवार ताकतवर तो पक्का है पर हान सो यंग के काम की बिल्कुल नहीं। और यहाँ हम देखते हैं वो उस तलवार से लोगों को मारने की कोशिश करती है पर वो तलवार बिना किसी को मारे उनके बस आर पार जा रही थी। और डॉग्सा समझ जाता है स्टार्टिंग के नोवेल का चोरी कर आगे अपने मन से कहानी बनाने का यही अंजाम होता है, क्योंकि वो तलवार नोवेल में सिर्फ इसलिए ताकतवर थी क्योंकि उसे चलाने वाला ही ताकतवर था। और लोग सो यंग पर हमला करने के लिए टूटी पड़ते हैं कि तानाशाही डॉग्सा उसके पास आकर पूछता है क्या हुआ, खत्म हो गया तुम्हारा ग्लिची प्लॉट, अब मेरे मेथड ट्राई करना चाहोगे, शायद थोड़ी मदद कर दूं। और सो यंग चिढ़ती साफ साफ इस बात से इनकार करती है और यहाँ टायरेंट भी सभी को मारने लगा हुआ था। और तभी डॉग्सा का एक मैसेज पॉपअप होता है और बस समझ जाता है कि जिसका वो इंतजार कर रहा था वो आखिर आ ही गया है। और उस जगह के सभी रूलर्स के नंबर काफी तेज रेशियो से ड्रॉप होने लगते हैं, हर एक सेकंड में कोई ना कोई रूलर मर रहा था। और हाँ, ये करने वाला टायरेंट रूलर नहीं था बल्कि उसका भी स्टेप डैडी था। कि तभी उस पूरी गुफा में धमाका करता, उसे तोड़ता हुआ वहाँ पर सुपर हीरो लैंडिंग करता। सियोल के 7 किंग्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग एक असली राजा यो जंग्योक आ चुका था, जो कि किसी वजह से किम डॉग्सा का चेहरा देखकर हद से भी ज्यादा इरिटेटेड था और वो अपना खूनी और अनलीश करता डॉग्सा को मारने के लिए बड़ा था। हरामजादा किम डॉग्सा। और हम देखते हैं कि बेचारा टायरेंट रूलर यो जंग्योक के मचाए गए धमाके की बदौलत मर चुका था। हाँ, वो भी इतनी आसानी से। एंड शायद हमें तो नहीं पर डॉग्सा को पता था कि यो जंग्योक उस पर इतना गुस्सा क्यों है और वो हीवन से उसकी तलवार मांगता है। वरना बताता है कि वो सभी यहाँ पर मारे जाएंगे और वो गिलियन को इशारा देता है जिससे फटाफट गिलियन भी उसी ग्रेड 6 के इंसेक्ट मॉन्स्टर को बुला लेता है जो कि सीधा यो जंग्योक पर हमला करता है। और हान सो यंग को भी एक चाटा मार डॉग्सा का ब्लैक फ्लैग छीनकर अपने फ्लैग में कन्वर्ट कर लेता है और अब वो रूलर की क्वालिफिकेशन पर आ चुका था। और फिर फटाफट जाकर वो टायरेंट रूलर का भी हथियार उठा लेता है। और यहाँ यो जंग्योक उस पर हमला करने के लिए टूटा था कि डॉग्सा एक दूसरे रूलर के पीछे आकर छुप जाता है पर जंग्योक के एक ही बार में वो भी मारा जाता है। और यो जंग्योक डॉग्सा से पूछता है तुम डॉग्सा तुमने मेरी बहन को कहाँ छुपाया है। और उसका लाइट डिटेक्शन भी एक्टिवेट था जिससे उसे इतना तो पता था कि डॉग्सा को उसकी बहन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता था। और यहाँ यो जंग्योक को लग रहा था कि किम डॉग्सा ने उसकी फैमिली मेंबर को हॉस्टेज के तौर पर ले रखा था और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वो सीनियर डॉग भी आ जाता है और बताता है कि फाइनली रूलर्स के नंबर 5 तक आ चुके हैं, यानी वो जिंदा बचे 5 रूलर क्वालिफाई हो चुके हैं और अब उन्हें टेलीपोर्ट कर उन्हें फाइनल स्टेज तक ले जाया जाता है। और यहाँ डॉग्सा आकर देखता है कि वो बैरियर के अंदर यानी उस रिंग के अंदर नहीं था क्योंकि अपने फोर्स सिनेरियो के द्वारा डॉग्सा अपने टारगेट स्टेशन को ही जो कि चांगसिन स्टेशन था उसे कब्जे में नहीं कर पाया था। और क्वालिफाई होने के लिए डॉग्सा को ये पूरा करना होगा, लेकिन अगर डॉग्सा अब भागता हुआ चांगसिन स्टेशन में जाएगा तो ये काम काफी लेट हो जाएगा। कि तभी वहाँ पर भागते हुए योसांगा, गिलियन, जंगहेवन और उसके साथ एक छोटी लड़की आती है जो कि दरअसल असल में यो जंग्योक की बहन थी। और वो डॉग्सा का चेहरा देख के कह रही है ये मेरा भाई नहीं है, जरा देखो तो कितना अगली है वो, इसका तो चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा। और डॉग्सा जितना यो जंग्योक से इरिटेटेड था उतना ही अब उसकी बहन से था। और दरअसल डॉग्सा का समय प्लान था जैसा कि उसने बहुत पहले लीजे का एक नोट दिया था यो जंग्योक को देने के लिए, जहाँ पर उसने उसे हेड नोट जाकर अपनी छोटी बहन को बचाने को कहा था। लेकिन फिर उसने जंगहेवन को पहले से लाने भेज दिया ताकि यो जंग्योक फटाफट उनके पीछे वापस आए, क्योंकि वैसे भी यो जंग्योक अलग तो होने ही वाला था तो कम से कम वो फटाफट उसके पीछे वापस तो आएगा जिससे वह सिनेरियो को जल्दी क्लियर कर पाए। और डॉग्सा रोता हुआ चांगसिन स्टेशन की तरफ जाने ही वाला था कि तभी जंगहेवन उसे रोकती है और जंग्योक की बहन अपने इन्वेंटरी स्टिग्मा का यूज करके अपने मुंह के अंदर से उस पूरे चांगसिन स्टेशन के फ्लैग पोल को बाहर निकालती है। अब मैं अगर कुछ अकेला बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। एनीवेज एंड ऑब्वियसली ऐसा करने का आइडिया जंगहेवन का ही था। और फिर डॉग्सा उस फ्लैग को वहां डाल देता है और उसके रूलर बनने के रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है और डॉग्सा टेलीपोर्ट होकर रिंग के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर रूलर्स के स्पॉन्सर भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे, ना ही यहाँ पर अटैक और डिफेंस आइटम्स का यूज किया जा सकता था और सारे स्किल स्टिग्मा आइटम्स भी फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए थे। और यहाँ पर फिलहाल के लिए सभी रूलर्स के स्टैट्स को भी लेवल 10 पर रख दिया गया था, यानी लेवल वाइज सभी के स्टैट्स बराबर ही थे। और अंदर मौजूद में जीवन थे मागनी रूलर चा सांग्योंग, यो जंग्योक और एक न्यूज़र रूलर जॉन इल्टो जिसने पहले ही लड़ाई से हार मान ली थी। और यहाँ सांग्योंग यो जंग्योक से लड़ रहा था पर सभी के स्टैट्स के बराबर होने पर भी उसके लिए ये मुश्किल हो रहा था। और डॉग्सा जीवन को पहले ही बता देता है कि वो भी इस लड़ाई से हार ही मान ले तो उसके लिए बेटर होगा। और पहले तो वैसा नहीं करना चाहती थी कि वो देखती है यो जंग्योक सांग्योंग की बहुत ही बुरी हालत कर रहा था और डॉग्सा की तरह जंग्योक ने भी इस गेम में जीतने का लूप होल समझ लिया था। इस लड़ाई में केवल वही बंदा जीतेगा जिसके पास सबसे ज्यादा कॉइंस है। और यो जंग्योक अपने कॉइंस को दबाकर अपनी ताकत में स्पेंड करने लगता है एंड ये चीज रूल के खिलाफ भी नहीं थी क्योंकि इस सिनेरियो के खत्म होने के बाद सभी के स्टैट्स का लेवल वापस वही हो जाएगा जो पहले था। तो एक हिसाब से यहाँ पर कॉइंस को स्पेंड करना एकदम फालतू था, पर बिना उसके वो जीत भी नहीं सकते। और तभी सांग्योंग को एक बहुत ही जोर की लात पड़ती है जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा भी होगा। और ये भयानक नजारा देख इस लड़ाई से बाहर ही निकलना बेटर समझती है। और डॉग्सा जानता था कि इस वक्त यो जंग्योक के पास कम से कम भी 30-40 हजार कॉइंस तो होंगे ही। और अब वो डॉग्सा की तरफ ही बढ़ रहा था, पर वो थोड़ा केशियस भी था क्योंकि वो जानता था कि डॉग्सा कोई सिंपल आदमी नहीं है। एंड ये बात से वो सही भी था क्योंकि चाहे जंग्योक के पास जितने भी कॉइंस हो पर डॉग्सा के सामने वो चुल्लू बैठे। और हम देखते हैं वो दबाकर अपने कॉइंस को दबाकर अपने स्टैट्स में डालने लगता है और उसके 72,000 से भी ज्यादा कॉइंस इस वक्त उसके स्टैट्स में स्पेंड हो चुके थे। यो जंग्योक ये छोटा सा मुक्का होगा तो मरना मत। और उसकी स्ट्रेंथ
लेवल 10 से लेवल 100 तक हो चुकी थी और इंसानों के लिमिट के पार हो चुकी थी और वो ग्रेविटी को चीरता हुआ यो जुंगक्योक पर हमला करने के लिए बढ़ता है और उससे बचने के लिए जुंगक्योक अपने 10,000 कॉइंस एजिलिटी में स्पेंड तो करता है पर वो काफी लेट हो चुका था। डोगजा का मुक्का उसे लगते ही वो निशाने 10-12 बार उस स्टेडियम में धड़ाधड़ लगातार टकरा कर गिरता है और वो सारी जगह कांप उठती है। लेकिन इतनी ताकत डोगजा ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी और वो डर गया था कि कहीं यो जुंगक्योक मर तो नहीं गया। तो वो नजदीक जाकर देखता है वही उसका सड़ा हुआ चेहरा जो इतना तो साबित करता था कि वो भी जिंदा था। पर अजीब बात थी वो अपनी आंखें खुली कर ही बेहोश हो गया था। एंड यहाँ पर डोगजा ने यो जुंगक्योक से अपने कई बदले साथ में एक ही बार ले लिए थे और यहाँ अनाउंसमेंट होती है कि डोगजा थ्रोन को पाने के लिए सभी ट्रायल्स को पार कर चुका है और अब उन सभी के स्टैट्स को वापस पहले जैसा नॉर्मल कर दिया जाता है और सभी रिस्ट्रिक्शंस को भी उतार दिया जाता है। और यहाँ डोगजा के मेनली प्रे कॉन्स्टलेशंस, मंकी किंग, सीक्रेटली प्लॉटर और डेमोनिक जज ऑफ फायर डोगजा के इस जीत से काफी खुश थे और उसे ढेर से कोई स्पॉन्सर भी करते हैं जो केवल आप ही मुझे कर सकते हैं सुपर थैंक्स ऑप्शन का यूज कर। पर अब जितने कॉन्स्टलेशंस डोगजा से खुश नहीं थे उससे कई ज्यादा कॉन्स्टलेशंस डोगजा से गुस्सा और चिढ़ने लगे थे क्योंकि अब डोगजा की वजह से अब उनको स्पॉन्सर लिए गए लोग डोगजा से हार चुके थे। और वो डोगा भी अनाउंस करता है कि एब्सोल्यूट थ्रोन का एक नया राजा पैदा हो चुका है। पर डोगजा से चुप करा था उसे बताता है इतनी जल्दी क्या भाई, मैं तो अभी थ्रोन पे भी नहीं बैठा और तुम अनाउंसमेंट करने लगे और जरा मुझे बताओ मैं इस थ्रोन का करूंगा क्या। जिस बात पर वो डोगा भी बताता है इंसान तुम्हें वैसे भी इस थ्रोन पर बैठना तो है ही है और तुम इस पर बैठकर वही राजा वाली चीजें कर सकते हो। जब तक तुम इस थ्रोन पर बैठे हो तुम बाकी सभी इंसानों पर राज कर सकते हो। पर डोगजा उसका रिप्लाई देता कहता है ओह तो अचानक ये परियों की कहानी बन गई। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये थ्रोन ऐसे ही काम करता है? सच्ची मुच्ची तुम्हारी शक्ल की तरह तुम्हारी बातें भी इतनी हराम है और नाकार है। जिस पर वो डोगा भी चिढ़ता उसे धमकी देता है कि अगर डोगजा थ्रोन पर नहीं बैठा तो वो उस थ्रोन को तबाह कर देगा। पर डोगजा से साफ साफ ये करने को कहता है और पीछे अपनी जनता की तरफ मुड़ता उन्हें बताता है मैं कभी भी इस एब्सोल्यूट थ्रोन पे बैठने को स्वीकार नहीं करूंगा। और अब वो डोगा भी हद से ज्यादा इरिटेटेड हो गया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान उससे इतना ज्यादा बहस पाएगा। लेकिन वो अभी भी डोगजा को मनाने की कोशिश कर रहा था ये बताकर कि एब्सोल्यूट थ्रोन के बगैर वो आगे आने वाले वेब सिनेरियो को कभी भी पार नहीं कर पाएगा। और थ्रोन पर बैठने के बाद डोगजा का फेवर भी पैदा हो जाएगा और उसके कॉन्स्टलेशन बैकर की डिमांड भी काफी बढ़ जाएगी। और वो धमकाता भी है मैं कोई लो रैंक का डोगा भी नहीं हूँ तो याद रखना मेरे ऊपर तुम्हारी कोई भी चाल काम नहीं करने वाली। और डोगजा भी जानता था कि बिना एब्सोल्यूट थ्रोन के वेब सिनेरियो को पार करना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही नॉवल के मानने से अगर वो इस थ्रोन पर एक बार भी बैठ गया वो कभी भी इन सिनेरियोस के अंत तक नहीं पहुंच पाएगा। और ये बात नॉवल में यो जुंगक्योक को भी 41 रिग्रेशन के बाद ही पता चली थी। और यहाँ डोगजा से लोग बहसने लगते हैं कि आखिर वो थ्रोन पर क्यों नहीं बैठ रहा। जिस पे डोगजा बताता है आखिर तुम लोग क्यों चाहते हो कि मैं रूलर बन जाऊं? क्या रूलर बनने के बाद मैं तुम्हें मारने को कहूं और या फिर बाकियों को? हम कोई किंगडम में रहने वाले लोग नहीं है और वैसे भी मैं तुम जैसे भद्दे इंसानों का रूलर नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं उस थ्रोन पर नहीं बैठूंगा। और ये बात वो डायरेक्टली कॉन्स्टलेशंस को भी कहता है कि उसे उन तुझ कॉन्स्टलेशन का स्पॉन्सर नहीं बनना। पर साथ ही साथ वो किसी और को भी इस थ्रोन को छूने तक भी नहीं देने वाला। आखिर तुम सभी लोग कितने देर तक इन डोगा इसकी चालों में आते रहोगे? साथ ही कोरिया के कॉन्स्टलेशन ये तुम सभी के लिए मैसेज है। तुम में से कुछ हाई रैंक के होंगे और कुछ कम रैंक के। और आखिर कब तक तुम अपनी बीती हुई हिस्ट्री के पल को दोहराना चाहते हो बस एक हाई रैंक के कॉन्स्टलेशन बनने के लिए? पर उसके बाद तुम क्या करोगे अगर तुम सबसे ज्यादा चमकता तारा भी बन गए? बताई गई हिस्ट्री में इतने महान होने के बावजूद भी तुम लोग बस अपने मतलब के लिए अपनी आगे आई हुई पीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशंस डोगजा के इस बात को समझ पे पाते हैं कि तभी चिट्टा वो सीनियर डोगा भी एक नए सब सिनेरियो को चालू कर देता है कि जो भी डोगजा को हरा देगा वो उस थ्रोन को अपने कब्जे में कर पाएगा, जिसकी टाइम लिमिट थी 30 मिनट। और उन सभी लोगों की खूनी नजरें उस थ्रोन को पाने के लिए चमक उठी थी कि तभी भागती हुई जंगीवन डोगजा का कवच बन उसके सामने खड़ी हो जाती है और डिक्लेयर करती है कि उसके होते वो डोगजा को छू तक नहीं सकते। और हैरानी की बात उसके दोनों चेले भी संगोक और मंसा उससे बचाने आगे आते हैं और उन्हें बीच बीच में लगता है कि इतना बावला तो उनका मेन कैरेक्टर यो जुंगक्योक भी नहीं था जितना उनका लीडर किम डोगजा था। और ऑब्वियसली सांगा भी उसकी साइड थी। हैरानी की बात थी मिन जेवन और वो मागुनी रूलर भी डोगजा को प्रोटेक्शन देने उसके लिए आगे खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें बस फीलिंग आ रही थी कि डोगजा जैसा बंदा जरूरी कुछ तो सोच कर ही करा होगा। और वहाँ पर एक जंग चालू हो जाती है और डोगजा उन सभी को अपोनेंट को संभालने को कहता है ताकि वो इस थ्रोन को तबाह कर पाए। और उसके हाथ में वही आइटम थी जिसे डोगजा ने पहले पाया था, वही आइटम जिससे वो किसी भी कॉन्स्टलेशन को बुला सकता था। और फिर डोगजा कॉन्स्टलेशन द 7 स्टार्स ऑफ बिग डिपर को बुलाता है और धीरे धीरे कर आसमान में तारों के तौर पर कुल 6 तारे मिलकर एक प्रकार ले लेते हैं। और वो 6 के 6 कॉन्स्टलेशन डोगजा की तरफ देख उससे पूछते हैं कि आखिर उसने उन्हें क्यों बुलाया है, क्योंकि इतने कॉन्स्टलेशन को साथ में बुलाकर डोगजा का दिमाग और शरीर दोनों ही एकदम तबाह हो सकते हैं। और आखिर वो अपने लिए ये सारी मुश्किलें क्यों इकट्ठी कर रहा है? और बिल्कुल ऐसा ही होने लगा था। इतने सारे कॉन्स्टलेशन को बुलाना डोगजा का शरीर नहीं सह पा रहा था। पर जो चीज डोगजा करना चाहता था उसके लिए अभी उसे एक और कॉन्स्टलेशन की जरूरत थी, यानी टोटल में 7 कॉन्स्टलेशंस की। और फिर वो उस आइटम का इस्तेमाल करता है जो उसे टायरेंट किंग को हराकर मिली थी, द ड्रैगन जार, जिसके पास डिके करने की एबिलिटी थी। और क्योंकि वो समॉनिंग करने वाली एस्क्रेट आइटम अब और यूज नहीं हो सकती थी, वो उसे उस जार के अंदर सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो फिर से उसे रीजनरेट कर पाए। ये काम करने के बाद वो जार का यूज खत्म हो जाता है और रीजनरेट होने के बाद डोगजा उस आइटम डिपर के साथ में तारे द ब्रोकन आर्मी को बुलाता है। और अब आसमान में पूरे 7 तारे इकट्ठे थे जो मिलकर डोगजा से पूछ रहे थे इंसान तुम्हें हमसे क्या चाहिए? और डोगजा ने बताता है कि वो उनके साथ थोड़ी देर का कॉन्स्टलेशन लिंक बनाकर उनकी तलवार की ताकत लेना चाहेगा, क्योंकि डोगजा जानता था कि भले ही एब्सोल्यूट थ्रोन के अंदर एक आउटर गॉड की ताकत है, एक ऐसा देती जो डार्क डायमेंशंस में घूमता है। और अभी इसका इस्तेमाल कर डोगजा अभी यो जुंगक्योक तक पर भी कंट्रोल ले सकता है। पर ऐसा करने के बाद इस पूरी दुनिया का एक टाइम पर अंत आएगा और यही इस ताकत को बोरो करने का प्राइस है। और वो कॉन्स्टलेशंस डोगजा से पूछते हैं ज्यादातर कॉन्स्टलेशंस भी इस थ्रोन के खिलाफ जाने से डरते हैं, पर तुम एक छोटे से इंसान उस खतरनाक चीज के खिलाफ जा रहे हो। याद रखना ये काम करने के बाद तुम्हारी मौत निश्चित है। पर डोगजा अपनी मौत से भी पीछे नहीं हटने वाला था और फिर उस 5 स्टार ग्रेड तलवार के सहारे डोगजा कॉन्स्टलेशंस की ताकत को बोरो कर पाता है। और कॉन्स्टलेशंस ने डोगजा की
मदद इसलिए की थी क्योंकि उन्हें डोक्सा को अपने आप को सैक्रिफाइस करता देख वो उन्हें एक काबिल वॉरियर की तरह लग रहा था। और हम देखते हैं वो आइटम 4 स्टार इविल कटिंग स्वॉर्ड ताकत रखती थी अलग डिमेंशनल ताकतों को कब्जे में रखने की, और ये उन कुछ तलवारों में से एक थी जो कॉन्स्टलेशन लिंक को सपोर्ट करती थी, और यही इस तलवार की असली ताकत थी। और फिर डोक्सा उस तलवार को अपनी पूरी ताकत से उस थ्रोन में दे मारता है और उस थ्रोन के टूटने की रोशनी और आवाज हर जगह फैल जाती है और एक सिस्टम पॉपअप होता है कि ये सब सिनेरियो यहीं पर खत्म हो गया था। और क्योंकि इसे जबरदस्ती खत्म किया गया था, एक अननोन गोड की नजर उन सब पर पड़ गई थी जो कि शायद वही आउटर गोड था, और अब उस डोकाबी के चिढ़ने की हद एकदम पार हो चुकी थी और उसे अब डोक्सा से नफरत हो रही थी। तभी हम देखते हैं डोक्सा को ये करने का भुगतान सहना पड़ता है। उसका शरीर एकदम दर्द से टूटने लगता है जो कि उस थ्रोन को तोड़ने का प्राइस था। उसके अंदर की शक्तियां डोक्सा को दबा रही थी और ऊपर से उसके साथ कोई कॉन्स्टलेशन भी नहीं था जो इस दर्द को उसके साथ बांट सके। और डोक्सा खून की उल्टियां करने लगता है और सभी को लग ही रहा था कि यहीं पर उसका अंत होगा कि तभी आसमान में बहुत से तारे चमकने लगते हैं जो कि वो सभी हिस्टोरिकल ग्रेड के कॉन्स्टलेशंस थे जो कि पहले की गई डोक्सा की बातों को समझ पाए थे। और आसमान के तारों से भरने पर डोक्सा का दर्द भी घटता चला जा रहा था क्योंकि वो सभी के सभी कॉन्स्टलेशंस डोक्सा की मदद करने के लिए इस चीज को उसके साथ बांट रहे थे। और वो सभी डोक्सा को कहते हैं तो तुम इस तरह की कहानी लिखना चाहते थे, तो ठीक है, हम सभी ही तुम्हारे साथ हैं। हम तुम पर नजर रखेंगे बिना राज्य के दुनिया के राजा। और डोक्सा को एक ऐसी अचीवमेंट मिलती है जिसका पहले कभी अस्तित्व तक भी नहीं था। एक नया फेबल किंग ऑफ द किंगलेस वर्ल्ड पैदा हो जाता है और इस भीगी बारिश में डोक्सा इन सभी मुसीबतों से लड़ने के बाद आसमान में देखता सोच रहा था कि उसके पास ना ही रिग्रेशन है ना ही कोई अगली जिंदगी, और इसी मौके और इसी दुनिया में वो इस कहानी के अंत तक पहुंचने वाला था। और वेल यहीं पर ये की शुरुआत में हम देखते हैं वो डोकाबी डोक्सा को बता रहा था कि डोक्सा इस दिन को अपनी पूरी जिंदगी पछताने वाला है। पर चाहे वो डोकाबी जितनी मर्जी मतलबी बातें कहता, डोक्सा जानता था इस बार का विजेता वही था। और बाकी लोग इस बात से काफी परेशान हो गए थे और वो डोकाबी को फिर से उस थ्रोन को लाने को कहते हैं ताकि वो फिर से पार्टिसिपेट कर विनर को डिसाइड कर पाए। पर डोकाबी के मानने से अब हो गई चीज को कोई भी नहीं टाल सकता था और बाकियों के पास अब कोई रास्ता नहीं था सारा दोष डोक्सा को देने के अलावा। और अब उन्हें इस किंगलेस वर्ल्ड में रहना होगा। और उसकी चुटकी बजाते ही एक एक कर सभी लोग गायब होने लगते हैं और जल्द ही यो सांगा और जंगीवन भी बाकियों के साथ साथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। और डोक्सा एकदम गुस्सा होकर उस डोकाबी पर चिल्लाने ही वाला था कि वो डोकाबी डोक्सा को भी वहाँ से गायब कर देता है और डोक्सा किसी और ही जगह आकर टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर हमें थोड़ा सा डोक्सा का पास दिखाया जाता है जहाँ पर डोक्सा स्कूल में नॉवल पढ़ता था पर उसके बुलिस आकर हमेशा से मारते या परेशान करते थे और किसी एक बात से उसकी माँ का मजाक उड़ाते थे और वो बात कुछ न्यूज और नॉवल से रिलेटेड थे और वो पास्ट हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। और यहाँ डोक्सा हमेशा पिटने के बावजूद भी यो जुंगियो की तरह एक्ट करने की कोशिश करता था। और यहाँ इस वक्त ओमनिशेंट व्यू पॉइंट द्वारा डोक्सा इस पास को पीओवी में देख रहा था अपनी उसी बुली को जिसका नाम था सॉन्ग मिनवो, जिसे बाद में जाकर कोई अच्छी जॉब मिल गई थी। कि तभी फोर्थ वॉल स्कल के खुलते ही डोक्सा ओआरवी के स्टेज 3 से अपने बाकी साथियों को देख पाता है। जंगीवन जो इस वक्त उसकी तलाश कर रही थी, लीजी है जो कि अपने वही स्कूल पे पहुंच गई थी और एकदम डरा हुआ ह्योनसंग। और एक बात तो डोक्सा समझ जाता है कि सभी लोग उसी जगह पर टेलीपोर्ट हुए हैं जो कि उनके पास से रिलेटेड है। और फिर डोक्सा की आंखें भी खुल जाती हैं और फिर वो देख पाता है कि वो उसी कंपनी में टेलीपोर्ट होकर आ गया था जहाँ पर वो काम करता था। और डोक्सा की यादों में तो वो कल के दिन की तरह ही था जब डिप्टी मैनेजर यून और डोक्सा साथ में छत पे आते थे ताकि वो थोड़ी देर रिलैक्स कर पाए। और क्योंकि वैसे भी उनका टीम मैनेजर उन पर हमेशा चिढ़ता रहता था तो यही जगह उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन देती थी। और डोक्सा का नोटिफिकेशन आता है कि 5 में सिनेरियो को चालू होने में अभी 10 दिन पड़े थे और एक नया सब सिनेरियो आता है जहाँ पर 10 दिन उन्हें रूम सिटी में सर्वाइव करना था। पूरे दिन में 3 बार खाना खाना और सोना था और साथ ही रात को 500 कॉइंस को सबमिट करना था। और डोक्सा छत से नीचे देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे जिन्होंने कुछ लोगों को बंदी बना रखा था और क्योंकि उसके फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी तो उससे कोई स्पेयर बैटरी भी ढूंढनी होगी। और वो हर जगह बैटरी को ढूंढने लगता है कि तभी उस पर कोई टॉर्च की रोशनी मारता है और हैरानी की बात डोक्सा देखता है वो और कोई नहीं बल्कि डिप्टी मैनेजर यूनिम था जो डोक्सा को देखकर खुश हो जाता है। और फिर साथ में चलते चलते वो सिनेरियोस के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वो पहले डर रहा था पर अंततः उसने अपने टीम के लीडर को खुद मारा था, वही बंदा जिसे वो हमेशा से मारना चाहता था जो रोज काम पे उन पर अपना हक झाड़ता था। और डोक्सा के पूछने पर वो बताता है कि उसके साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और साथ ही कुछ बातें ऐसे भी कि उन्हें किसी सिनेरियो में आगे बढ़ने के लिए खुद उसे क्लियर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम बाकी के लोग भी तुम्हारे लिए कर सकते हैं। तो आखिर फालतू में अपनी जिंदगी को क्यों कुर्बान करना। और फिर वो डोक्सा को एक जगह ले आता है जहाँ पर हर जगह लोग ही लोग भर रखे थे और यहाँ एक बंदा यूनियम को बताता है यूनियम अपने एक और दोस्त को ले आए और तुम जानते हो ना कि हम किसी भी ग्रुप के मेंबर्स को नहीं लेते हैं। उस बंदे के जाने पर डोक्सा उसके बारे में पूछता है तो यूनियम बताता है कि वो बंदा कॉइन फार्म का मैनेजर है एंड कॉइन फार्म से उसका मतलब काफी भद्दा था। वो डोक्सा को पास ही में कुछ पिंजरे दिखाता है जहाँ पर लोग कैद हो रखे थे और वो लोग एक दूसरे से लड़ते थे। और इस तमाशे को देखने के बदले वो कॉन्स्टलेशंस जिन्हें लड़ाइयाँ देखना काफी ज्यादा पसंद था वो उन्हें कॉइन स्पॉन्सर करते थे जैसे कि पुराने जमाने में राजा लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए लड़ाइयाँ लगवाते थे। और वैसे ही काफी कॉन्स्टलेशंस भी थे जो ये तमाशे देखने के बदले उन्हें पैसे देते थे और इन लोगों की बदौलत उन्हें कॉइन्स मिलते थे तो बदले में वो लोग भी इन पिंजरे में बंद कैदियों को कुछ खाने के लिए दे देते थे। और डोक्सा के मानने से नॉवल के मुताबिक ये चीज पहले से ज्यादा जल्दी शुरू हो गई थी। और वहीं पर हम देखते हैं कुछ लोग एक बंदे को केस में धकेल देते हैं और डोक्सा से देखता कहता है ये बंदा हमारी कंपनी में काम नहीं करता था पर यूनमैन के मुताबिक ये सारी चीजें पास की थी। और इस बात से डोक्सा को उसके कैरेक्टर का अंदाजा तो लग गया था। एंड यहाँ वो लोग उस बंदे की तरफ एक तलवार फेंकते हैं और यूनमैन उसे भड़का कर कहने लगता है तो बोल गए कि ये लोग कौन है, ध्यान से देखो अपनी चारों तरफ, तुम इन लोगों से चिढ़ते नहीं थे, ये हमेशा तुम पर रोब झाड़ते थे और तुमसे बस कुत्तों की तरह काम करवाते थे। और एक तरह से यूनमैन उस बंदे को अपना बदला लेने के लिए भड़का रहा था ताकि कॉन्स्टलेशंस को भी कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिले और उन्हें उल्टे कॉइंस। और यहाँ डोक्सा का दूसरी तरफ ध्यान जाता है जहाँ पर कुछ लोग कोई सुंदर लड़की के बारे में बात कर रहे थे और डोक्सा पाता है वो और कोई नहीं बल्कि वो नॉवल नकल ची हान सुयंग थी। डोक्सा उसे देखकर समझ चुका था कि अगर उसने उसे ऐसे छोड़ दिया तो हान सुयंग भी पक्का मारी जाएगी। पर साथ ही वो लौती थी जिसे डोक्सा के बारे में इस दुनिया के बारे में पता था तो वो डोक्सा के लिए शायद रिस्क भी बन सकती थी। और ये सोचता हुआ
डॉक्सा रियलाइज करता है कि ऐसे भद्दे लोगों के साथ साथ रहकर उसकी सोच भी काफी खराब हो रही थी कि वो सोचने लगा था कि उसके लिए जो इंसान थ्रेड है उनका मरना ही बेहतर होगा और आखिर सही चीज क्या है। और वो ये बातें सोच रहा था कि तभी यूनियन पीछे से उसे बताता है, डॉक्सा तुम्हें वो लड़की पसंद है, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो अगर तुम मुझे अपने ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाओ, क्योंकि देखकर लग रहा है तुम्हारे ग्रुप के पास भी काफी अच्छे आइटम्स है। और डॉक्सा जान चुका था कि यूनियन की नजर अब डॉक्सा के आइटम्स पर भी पड़ गई थी और उसकी बातें और हरकतें भी एकदम बदल चुकी थी, एकदम मतलब घोर। डॉक्सा बताता है कि वो ऐसा करने का तो तैयार है पर बदले में यूनियन को ये सब कुछ बंद करवाना होगा, जिसपे इरिटेट होता है यूनियन कहता है, डॉक्सा आखिर तुम इनके साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम ऐसी बातें करने वाले इंसान तो नहीं थे। हमारा डॉक्सा जो हमेशा नॉवेल्स पढ़ता रहता था, हमेशा अकेला रहता, ना किसी से बात करता सिवाय योसांगा और हमारे जैसे कलीग्स के अलावा। सच बताओ तुम भी इस चीज के मजे ले रहे हो ना, ये कैद लोग सिर्फ हमारी बेइज्जती करते थे, हमें अपना खिलौना समझते थे और अब इनकी शक्लें देखो, ये लोग अब अपनी औकात पर आए हैं और इनकी बदौलत हमें रोज 5000 कॉइंस मिलते हैं। कि तभी यहाँ पीछे देखते हैं वही लड़का जिसे यूनियन ने भड़काने की कोशिश की थी, वो उन लोगों को नहीं मार पाया और अपने अंदर की बुराई को स्वीकार नहीं कर पाया, जिस चीज से मारधार देखने वाले कॉन्स्टलेशंस निराश थे। तभी डॉक्सा भी यूनियन के कंधे पर हाथ रखता है, उसे बताता है कि उसके पास कॉइंस कमाने का इससे भी काफी बेहतर तरीका है, वो तरीका जो कॉन्स्टलेशंस को भी काफी पसंद है। और यूनियन भी वो तरीका जानना चाहता था कि डॉक्सा एक तलवार बाहर निकालकर उन सभी पिंजरों को काटने लगता है और कैदियों को आजाद करता बताता है, देखा कॉन्स्टलेशंस को ऐसी चीजें देखना पसंद है और उसकी तरफ कुछ लोग हमला करते हैं और डॉक्सा उनके हाथ पैर काट डालता है क्योंकि वो उन्हें मार नहीं सकता था। और तभी उसे काफी नोटिफिकेशंस आते हैं उन कॉन्स्टलेशंस के जिन्हें डॉक्सा का ये स्टाइल काफी पसंद आया था, जरूरतमंद को मदद देना, जिसके बदले उसे 8000 कॉइंस मिलते हैं। आखिर तुमने इतना बड़ा फार्म बनाया जबकि कोई जरूरत ही नहीं थी, आखिर कॉइंस लेना इतना आसान जो है। और फिर सभी लोग मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और कुछ पल बाद हम देखते हैं डॉक्सा हान सुयंग को अपनी गोद में उठाकर लेकर जा रहा था कि तभी आंखें खोलते सुयंग पूछती है कि आखिर ये क्या बकौती है और बताती है कि वो सिर्फ सोने का ड्रामा कर रही थी ताकि बाद में वो नहीं इकट्ठा मार पाए। और डॉक्सा से उतारने वाला था पर क्योंकि इसके पास माना नहीं बचा था वो इससे मना करती उसे बताती है, हे अगर तुमने मुझे नहीं बचाया कॉन्स्टलेशंस को ये अच्छा नहीं लगेगा और कईयों को शायद ये देखने में मजा भी आए। ये वही कीजी की तरह है जहाँ प्रोटैगनिस्ट एक खूबसूरत लड़की को मुसीबत से बचाता है और डॉक्सा साथ साथ अपने दुश्मनों से लड़ता है, उसे बताता है वो सब ठीक है पर तुमने दो चीजें गलत कही है, पहला मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ और दूसरा तुम कोई खूबसूरत लड़की नहीं हो। और हम जान ही पाते हैं कि हान सुयंग को यह सुनकर कैसा लगता है और चिढ़ती हुई वो उसे उतारने को बोलती है कि डॉक्सा से नीचे फेंक देता है और वो लोग वहाँ पर बहसने लगते हैं कि उनके दुश्मन भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और डॉक्सा उसे मुंह बंद कर उसके साथ लड़ने को कहता है। और ऐसी सिचुएशन में वो भी इस बात से मान नहीं सकती है और बताती है चलो इसे फटाफट खत्म कर अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और डॉक्सा समझाता है कि ये बात कूल कम क्रिंज ज्यादा हो गई। और फिर टाइम बाद हम देखते हैं वो दोनों मिलकर अपने सारे दुश्मनों की ऐसी तैसी काट डालते हैं और हान सुयंग काफी खुश थी इतने सारे कॉइंस को पाकर जो डॉक्सा ने उसके साथ शेयर किए थे। और अभी भी जिंदा बचता यून डॉक्सा को अपनी आखिरी पल में कहने लगता है, और तुम हमेशा से इस तरह का इंसान थे क्या, मुझे इतना पहले ही पता होना चाहिए था जब कंपनी में तुम्हारे बारे में रूमर्स उठ रहे थे। पर उससे पहले वो और बकवास करता हान सुयंग उसका सर काट डालती है क्योंकि वो बोर हो रही थी साइड कैरेक्टर की बकवास सुनकर। और डॉक्सा का चेहरा देख वो उससे पूछती है क्या तुम निराश हो कि ये मर गया है, क्योंकि तुम काफी तकलीफ में लग रहे हो। और डॉक्सा खुद इस बात से अनजान था क्योंकि उसके लिए अभी तक उसका पक्का कोई दोस्त था ही नहीं। और सुयंग पूछती है कि आखिर डॉक्सा इसकी बकवास क्यों सुन रहा था जबकि वो इसके बारे में बुरा वाला कह रहा था। तो डॉक्सा को फटाफट उसे टपका देना चाहिए था क्योंकि कॉन्स्टलेशंस को भी फालतू चीजें देखना पसंद नहीं। और डॉक्सा बताता है थोड़ा उनकी बातें सुनकर उन्हें तरफा कर मारने में ज्यादा मजा आता है और वो लोग फालतू बातें करते वहाँ के आइटम्स उठाने लगते हैं। और डॉक्सा एक बंदे की आइटम जो कि ग्रेड बी का आर्मर सूट था उसे पहन लेता है और उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसके पास अब टोटल 25 कर्म के पॉइंट्स थे। कि तभी उस पिंजरे से निकले लोग उसके सामने आकर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि डॉक्सा ने ही उन्हें बचाया था। और डॉक्सा साफ साफ बताता है कि वो आगे उनकी मदद नहीं कर सकता और उन्हें अपने दम पर ही जीना होगा। और क्योंकि उसने अभी बाकी ड्रॉप की आइटम्स नहीं उठाई तो वो सभी लोग एक दूसरे में उन्हें बांट सकते हैं। और अगर वो चुंगमुरु स्टेशन में जाते हैं तो शायद वहाँ पर उनकी मदद करने के लायक लोग और वो सभी लोग डेड बॉडी से आइटम्स को निकालने लगते हैं। पर डॉक्सा देखता है अच्छी आइटम्स के लिए वो लोग आपस में ही लड़ने लगे थे और जबकि कुछ मिनटों वाले वो कैद थे पर आजाद होकर भी उनके वही भद्दे हाल थे जो नसारा एक चिरता डॉक्सा सोच रहा था। तो वो डॉक्सा भी मुझे यही दिखाना चाहता था, एक राजा के बगैर दुनिया जहाँ पर कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई रूल्स है ना ही कोई मॉरल्स, बस मतलबी लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। कि तभी उन पर चिल्लाती हान सुयंग कहती है तुम सब के सब गधे हो क्या, तुम क्या ऐसे लड़कर एक दूसरे को मारना चाहते हो, क्या पता यहाँ से आइटम्स लेकर बाहर चले जाओ पर बाहर फिर से मिला नफरत के साथ, और क्या पता बाहर तुम्हारे लिए कितने दुश्मन होंगे। तो तुम लोग जो एक दूसरे के साथ है एक दूसरे को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना साथी बनाओ ताकि तुम पर अपना हक कोई चला ही ना पाए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें एक तो आइटम्स और मिल गई तुम हराम को जितने शक्तिशाली बन जाओगे। और उन बातों को वो लोग भी समझ पाते हैं। और डॉक्सा उसे कुछ पूछने ही वाला था हान सुयंग फटाफट वहाँ से भागने लगती है कि जैसे कि यहाँ पर उसकी जॉब खत्म हो गई हो। और डॉक्सा भागता हुआ उसके पीछे पीछे ही आने लगता है और उससे पूछता है ये तुमने नॉवल से यो जुंगो की लाइन को चोरी किया ना। और हान सुयंग अभी भी इस बात को नहीं मान रही थी और डॉक्सा से पकड़कर बताता है कि क्योंकि डॉक्सा ने उसकी मदद की तो बदले में उसे भुगतान करना होगा। और वो था कि डॉक्सा को कुछ स्पेयर बैटरीज चाहिए थी ताकि वो अपने फोन को फिर से चार्ज कर पाए। पर वो बताती है कि उसके खुद के पास स्पेयर बैटरीज नहीं है और उसका फोन खुद 40% ही चार्ज था। फिर डॉक्सा उसका फोन छीन लेता है देखने के लिए कि आखिर कहीं उसके पास भी उसकी तरह नॉवल की फाइल तो नहीं। पर ऐसा नहीं था बल्कि हान सुयंग अपनी ही कॉपी की गई नॉवल को पढ़ पढ़कर आगे बढ़ रही थी। और उसकी स्टार्टिंग की कहानी भी कुछ ऐसी थी कि जो जूनियर ने अपनी न्यू एबिलिटी को चेक किया और खुशी से मुस्कुरा उठा। और यहाँ पर नाम भी उसने काफी सिमिलर रख रखे थे। पर वो बताती है कि उसने कुछ चेंजेस कर रखे हैं। जहाँ वेज ऑफ सर्वाइवल्स में कॉन्स्टलेशन स्पॉन्सर थे उसकी नॉवल में स्टार कॉन्ट्रैक्टर थे। तो इस चीज से ये कहानी बिल्कुल अलग हुई। और डॉक्सा पूछता है कि आखिर उसने कितने कर चैप्टर्स को पढ़ रखा है। और हान सुयंग 99 चैप्टर बताती है। 99 चैप्टर तो तुम्हें मेटियोर्स के बारे में पता होगा, क्या तुम्हारी नॉवल में भी वो है। पर हान सुयंग की नॉवल में मेटियोर्स नहीं थे बल्कि सीलिंग स्टोन्स थे। और डॉक्सा बताता है कि वो सभी मेटियोर्स को इकट्ठा करने वाला है और साथ ही साथ उसे बियांग से अभी तक अपनी पेमेंट भी नहीं मिली थी। तो पक्का बियांग भी अभी कोई मीटिंग में होगा। कि तभी डॉक्सा के सामने प्रीमियम डॉ का भी बैग
ओपन हो जाता है जो कि बियांग की करतूत थी। और डोक्सा देखता है किसी ने उन सभी आइटम्स को खरीद लिया था जैसे डोक्सा ने बेचने के लिए डाल रखा था, पर इन मैगी आइटम्स को खरीदने लायक सिर्फ कुछ ही लोग हो सकते थे, जैसे एना क्राफ्ट जिसके पास नेबुला की बैकिंग थी, और या फिर इंडिया से रणवीर खान या चाइना से फेई हो। अभी सिर्फ यही लोग इतने अमीर थे। और हान सुएंग पूछती है कि आखिर डोक्सा उसके साथ साथ क्यों आ रहा है। और डोक्सा जानता था हान सुएंग को अपने साथ लेना एक गैम्बलर की तरह है, क्योंकि पहले तो उसे मारने के पीछे पड़ी थी, पर उसकी अवतार एबिलिटी काफी यूजफुल थी और साथ ही उसने नॉवल भी पढ़ा की थी, और अगर वो उसकी साथी बन जाती है तो काफी कमाल का होगा। और डोक्सा उसे उसकी साथी बनने को कहता है और उसके सामने एक प्लस निकालता है, जिसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं कि सिनेरियो के चलते कि वो डोक्सा यानी अपने सीनियर के खिलाफ नहीं जाएगी और उसकी चेली होने के नाते उसका साथ देगी, और ना ही उसके चेली उसे नुकसान पहुंचा सकती है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओए मैं यहाँ पर चेली की हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतनी नीचे नहीं गिरी। ये तो अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और हान सुएंग से साइन करने के बदले एक कंडीशन रखती है कि उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, और साथ ही डोक्सा से झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि उसके पास लाई डिटेक्शन स्किल है, और वो उससे उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स पूछती है। पर डोक्सा बताता है कि उसे खुद नहीं पता, और हान सुएंग शॉक हो जाती है जब लाई डिटेक्शन के मुकाबले भी बस सही कह रहा था, क्योंकि किसी को अपने एट्रीब्यूट्स ही ना पता होना कैसी अजीब बात थी। और अगला क्वेश्चन वो पूछती है कि आखिर डोक्सा ने उस थ्रोन से गिव अप क्यों किया और आखिर उसे तोड़ क्यों डाला, जबकि उसके साथ वो हर एक जगह पर राज कर सकता था। और अगर हान सुवन के पास थ्रोन होता तो वो पहले से अगले सिनेरियो में पहुंची होती। पर डोक्सा बताता है अगर तुम्हारे पास वो थ्रोन होता तो सियोल बर्बाद हो जाता और हम सभी को तबाही का सामना करना पड़ता। और उसकी ये बात भी सच्ची थी। और हान सुवन का लास्ट क्वेश्चन था कि आखिर डोक्सा कितने चैप्टर पर उतरा था। मैं कहीं भी नहीं उतरा था, और ये आंसर भी सच्चा था। और हान सुवन एकदम हैरान थी कि किसी बंदे ने वैसी नॉवल को पूरा पढ़ा कि तभी डोक्सा को किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं जो कि काफी तेज उनकी तरफ बढ़ा था, और वो इंसान नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड था, यानी मॉन्स्टर और इंसान का बीच का रूप। पर क्योंकि डोक्सा उसके डिटेल नहीं देख पाता तो वो बंदा नॉवल का कैरेक्टर तो नहीं था, और वो ह्यूमनॉइड आदमी वहाँ पर उनकी तलाश करने लगता है, और उसके साथ कुछ लोग भी थे। और हमें पता चलता है कि ये ह्यूमनॉइड लोग वो इंसान लोग थे जिन्होंने ज्यादा ताकतवर बनने के लिए एक न्यू स्पीशीज बनने का फैसला ले लिया था, और ये ताकत उन्होंने म्यूटोराइट से ली थी। और हान सुएंग बताती है कि वो इस बंदे को जानती है और इसने भी नॉवल पढ़ रखी है, और वो ऐसा इसलिए बता पा रही थी क्योंकि जो भी बंदा लास्ट में नॉवल से उतरा था उसके पास एबिलिटी थी उन सभी लोगों की लोकेशन देखने में जिन्होंने भी उससे पहले नॉवल को छोड़ा था। और तभी उसे डोक्सा अजीब लगा था क्योंकि वो उसकी लोकेशन को नहीं देख पाती थी, और ये बंदा भी उनमें से ही एक था। और इसे संभालना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। और इस बंदे का नाम था सोंग मिनवू। और हान सुवन से ये नाम सुनकर डोक्सा को ये नाम जाना पहचाना लग रहा था कि तभी उसे एक्चुअली में याद आता है यही नाम उसके स्कूल के बुली का भी था, वो हरामजादा जो हमेशा डोक्सा को चिढ़ाया करता था। कि तभी सोंग मिनवू उन्हें ढूंढ कर वहाँ पर आ जाता है, और जैसे पास में वो हमेशा डोक्सा को पकड़कर सताया और मारा पीटा करता था, वो बिल्कुल वैसे ही डोक्सा को पकड़कर एक जोर का घूसा देता है। और डोक्सा से पूछता है तो तुमने मेरा कॉइन फार्म तबाह किया। और डोक्सा के सामने अभी बस एक सिर्फ ग्रेड 6 की स्पीशीज थी जिसे नॉर्मली डोक्सा मजे से मार सकता था, और यही बात हान सुएंग को समझ नहीं आती, और वो चिल्लाती डोक्सा को उसे चुपचाप मारने को कहती है। पर यहाँ किम डोक्सा अपने पास के डर में डूबा हुआ था, और डोक्सा सोच रहा था कि आखिर इस बंदे ने नॉवल कब से पढ़ी, क्या उस टाइम से जब इसने डोक्सा का फोन छीना था, और तभी से इस बंदे का उसमें इंटरेस्ट जाग गया। पर ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है, और तभी डोक्सा का नाम सुनकर सोंग मिनवू को भी डोक्सा याद आ जाता है। हैरानी की बात है कि तुम्हारे जैसा नमूना भी अभी तक जिंदा बचा है जो सारा दिन बस नॉवल पढ़ता रहता था, और मैं भी तुम्हारी ही तलाश कर रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था जो नॉवल तुम पढ़ते थे मैं उसे कहाँ से पा सकता हूँ। और डोक्सा यहाँ पर एक बात को रियलाइज करता है कि बात ये नहीं है कि ये बंदा ताकतवर है, बात ये है डोक्सा का मन अपनी पुरानी यादों की वजह से कमजोर हो गया है। और जिस टाइम पे डोक्सा योजोंग्यो की बॉडी के अंदर गया था तब इसकी फोर्थ वॉल स्किल काम नहीं कर रही थी, और उसे समझ में आ गया था कि फोर्थ वॉल स्किल असल में क्या काम करती थी। वो डोक्सा को ये दुनिया एक नॉवल के तरीके में दिखाती थी जहाँ पर डोक्सा पर कोई भी साइड इफेक्ट या फिर मेंटल एबिलिटी काम नहीं करती थी, पर जब भी वो अपने पास से रिलेटेड चीजों को देखता था उसका असर कम होने लगता था। और तभी सोंग मिनवू डोक्सा को एक जोरों का मुक्का मार दूर फेंकता है, और उस घायल हुए डोक्सा को जो इस वक्त अलग अलग ख्यालों को सोच रहा था हान सुएंग चिल्लाती कहती है कि उसे डोक्सा पर भरोसा था, तो फिर अब आखिर डोक्सा का ये हाल क्यों है। और इस वक्त अपनी क्लोन स्किल के बदौलत वो उस बीस्ट को रोक रखी थी, पर ये चीज भी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। और यहाँ डोक्सा समझ गया था फोर्थ वॉल एक स्टेज और ऑडियंस के बीच का गैप है जहाँ पर वो एक दूसरे को देख पाते हैं पर बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाते, और उसकी स्किल भी कुछ ऐसा काम करते थे। पर क्योंकि फोर्थ वॉल अभी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि डोक्सा सोंग मिनवू को सिर्फ असलियत के तौर पर ही देखता था क्योंकि वो उसका पास था, और वापस उठता आता वो बताता है माफ करना मेरी छुपी ताकत जाग रही थी। और सुएंग पूछती है कि क्या डोक्सा इस बंदे को जानता है। हाँ बचपन का छोटा मोटा ट्रॉमा है, पर सुएंग बताती है कि सभी ट्रॉमा सीरियस होता है, पर जो भी हो क्योंकि डोक्सा ने अपनी ताकतें जगा ली थी तो अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और डोक्सा नोटिस करता है कि वो पहली बार दर्द को भी महसूस कर पा रहा था क्योंकि नॉर्मली फोर्थ वॉल स्किल दर्द को भी महसूस नहीं होने देती थी, और अब उसके सामने कोई इंसान नहीं था बल्कि एक राक्षस था जिसने उसकी जिंदगी बचपन से काफी बेकार कर रखी थी, और एक कॉन्स्टलेशन जिसे रिवेंज पसंद था इस वक्त डोक्सा को काफी चीयर्स कर रहा था। और वो डोक्सा के सामने एक सब सिनेरियो को प्रकट करता है जो था ओवरकमिंग ट्रॉमा। और अब डोक्सा हान सुएंग को चुपचाप पीछे बैठने को कहता है, और 6000 कॉइंस अपनी एजिलिटी में डालता है और 15000 अपनी ताकत में, और फिर अपनी अनब्रेकेबल फेथ के वो स्पेशल फीचर को एक्टिवेट करता है और उसका एट्रीब्यूट डिविनिटी में चेंज हो जाता है। और इस वक्त डोक्सा का शरीर काफी ताकत से मचल रहा था, और डोक्सा बताता है तो कैसे लगे मेरी छुपी ताकत। और फिर एकदम सीरियस होकर वो सोंग मिनवू की तरफ बढ़ता है और कुछ ही पलों में उसका हाथ काट डालता है। और मिनवू को ये ऐसा रियलाइज भी नहीं हो पाया था कि डोक्सा कब आया, और वो उससे बचने की कोशिश करता है। डोक्सा 7000 और कॉइंस अपनी एजिलिटी में डालता है, और अब उसका शरीर हवा जैसा तेज था और एक ही सेकंड में उसकी तरफ बढ़कर वो मिनवू का दूसरा हाथ भी काट डालता है। पर हैरानी की बात थी मिनवू से कुछ ही पलों में रीजनरेट कर लेता है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि मॉन्स्टर था। और डोक्सा समझ जाता है कि हरामजादा पक्का किसी के प्रोटेक्शन के अंडर था। और ये बात कोई इतनी भी बुरी नहीं थी क्योंकि डोक्सा को दिया सिनेरियो उसे मारना नहीं था बल्कि अपने ट्रॉमा को ओवरकम करना था, और वैसे भी उसे जल्दी मार दिया तो कॉन्स्टलेशंस को भी मजा नहीं आएगा। और फिर 8000 और कॉइंस वो अपनी स्ट्रेंथ में डालता है, और डोक्सा
डोक्सा की अब ये ताकत जायंट्स की अटेंशन भी गेन करने लगी थी और उसकी ताकत इस सिनेरियो के लिमिट के पास पहुंच गई थी। और फिर मिनबू को आवाज लगाता डोक्सा उसकी तरफ बढ़ता, उसे एक बहुत ही ताकतवर और खोंखार घुसा दे मारता है और सिट्टी गुल हुए मिनबू को बताता है, तुम जानते हो अगर तुम्हें शर्म होती तो शायद तुम सबसे पहले मुझसे माफी मांगते, पर जो भी हो तुमसे मिलकर खुशी हुई। और उसे पकड़कर डोक्सा पहले ही वाला था कि मिनबू उसे काफी भद्दी नजरों से घूर रहा था, बिल्कुल पास की तरह, जिससे फोर्टफोर्स गर्लफ्रेंड से कांपने लगी थी। और डोक्सा समझ जाता है कि वो पहले से ताकतवर तो काफी हो गया है, पर उसका ट्रॉमा शायद वहीं का वहीं है, क्योंकि उसे एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये उसका डर है या फिर कोई और चीज। और डोक्सा उसे लगातार पीटी जा रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, पास्ट वाला मैं सिर्फ किताबें पढ़ता था, मैं कमजोर था, मुझे पास्ट के डोक्सा के नाइटमेयर्स भविष्य में भी सताएंगे। तभी मार खाता खाता सॉन्ग मिनबू डोक्सा से माफी मांगता है और उसे रुकने को कहता है, पर डोक्सा से क्लैरिफाई करता है, मैं तुम्हें फालतू सी माफी के लिए नहीं मारा, और वैसे भी तुम्हें जिससे माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि डोक्सा जानता था कि पास्ट में वो खुद भी इतना मेच्योर नहीं था, क्योंकि बचपन का वो हमेशा ये सोचता था कि अगर यो जिंगक्यो यहाँ पर होता तो वो क्या करता, और उसका ऑब्वियस आंसर था उस हर एक चीज को मार डालना जो भी उसके खिलाफ जाती हो। कि तभी ये चीज सोचते हुए डोक्सा को हंसी आ जाती है, क्योंकि सच में यो जिंगक्यो कैसा ही तो हरामी आदमी है। तुम शायद सही थे, मैं अभी भी बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ हूँ क्योंकि मैं अभी तक उस फैंटेसी नॉवेल्स को पढ़ता हूँ। और इस हंसते डोक्सा का मुक्का न जाने उसे कितनी ज्यादा बिल्डिंग्स टूट जाकर फेंकता है, जैसे लगता नहीं कि वो कुछ टाइम तक होश में आ भी पाएगा या फिर नहीं। और फाइनली डोक्सा का बाउंड्री सिनेरियो ओवरकमिंग ट्रॉमा भी एकदम परफेक्ट पॉइंट के साथ पार हो जाता है। और अब उसे देखकर डोक्सा की फोर्टफुल स्किल भी बिल्कुल भी नहीं काम रही थी, और डोक्सा जान पाता है कि वो पक्का अपने पास से काफी ताकतवर हुआ है। और कॉन्स्टेलेशन जिसे रिवेंज देखना काफी पसंद है, वो डोक्सा को अपना स्टिग्मा देना चाहता था, यानी अपनी कोई स्किल। और अब डोक्सा के पास एक नया स्टिग्मा सेल्फ रेशनैलिटी था, जिससे डोक्सा को अब कोई भी ट्रॉमा नहीं सताएगा। और हानसोंग पूछती है कि क्या डोक्सा इस क्रीचर को नहीं मारने वाला, जिस बात पर डोक्सा अभी भी सोच रहा था, क्योंकि वो भी इस क्रीचर को मार सकता था, क्योंकि ये बंदा कोई इंसान नहीं था, तो इससे किंग ऑफ नो किलिंग एट्रीब्यूट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और काफी कॉन्स्टेलेशंस भी चाहते थे कि डोक्सा अपना बदला ले, पर डोक्सा इस बात से मना करता है और हानसोंग को वहां से चलने को कहता है। और हानसोंग के साथ साथ यहाँ पर सारे कॉन्स्टेलेशंस भी डोक्सा की इस हरकत से काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि इस मॉन्स्टर को मारने के बाद डोक्सा को काफी कॉइंस भी मिल सकते थे। और हानसोंग पूछती है कि अगर डोक्सा से नहीं मारना चाहता तो क्या वो इसका हत्याकांड खुद कर सकती है, जिस बात पर डोक्सा का मानना था तुम्हारी मर्जी है, पर तुम ये कर पछताओगी। जिस बात को ज्यादा बड़ा ना मानकर हानसोंग उसे मार डालती है। पर रिपोर्ट्स के नाम पे उसके सामने ढेरों नोटिफिकेशंस ओपन हो जाते हैं और उसका चेहरा एकदम हक्का बक्का हो जाता है जब वो नोटिफिकेशन में पढ़ती है कि वेयरवुल्फ सॉन्ग मिनवू की मौत ने एक डेमन किंग को गुस्सा करवा दिया है, क्योंकि वेयरवुल्फ सॉन्ग मिनवू उसका ही इनकार्नेशन था और डेमन किंग केसर ऑफ डिस्कॉर्ड अंत तक उस बंदे को मारने के लिए लगा रहेगा। और ऑब्वियसली फाइनल ब्लॉक किया था हानसोंग ने, जो पर हानसोंग का चेहरा एकदम सड़ियल बन जाता है और डोक्सा ताना मारता है, कहा था ना मैंने कि तुम पछताओगी, क्योंकि मुझे पहले से पता था ऐसा होगा। और इस वक्त हानसोंग पक्का हजारों गालियां डोक्सा को दे रही होगी, जबकि गलती उसकी खुद की भी थी। पर एनीवेज, और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए हानसोंग डोक्सा को गालियां देते देते ही जा रही थी, क्योंकि उसे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि डेमन किंग फाइनल वार करने वाले इनकार्नेशन को हमेशा याद रखेगा और अपना बदला पूरा लेकर रहेगा। और डोक्सा जो पहले से जानता था कि कॉन्स्टेलेशन ही स्टार्स टीम के मेन हिस्से नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे थे जिन्होंने कॉन्स्टेलेशन बनने से मना कर दिया था और फिजिकल बॉडीज के सहारे वो इन सिनेरियोस में इधर उधर भटकते थे और बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिन्हें डेमन किंग्स कहा जाता है। और जैसे कॉन्स्टेलेशन अपने लिए इनकार्नेशंस को चूज करते हैं क्योंकि उन्हें इनकार्नेशन की जरूरत होती है, वैसे ही डेमन किंग्स को अपनी फैमिली मेंबर बढ़ाने की जरूरत होती है, जो आज जाकर वो इनकार्नेशन बन जाते हैं जिन्होंने इंसानी रास्ता छोड़कर डेमन स्पीशीज के साथ हाथ मिला लिया हो। और डोक्सा हानसोंग को ये बता शांत करता है कि वो एक बंदे को जानता है जिसके पीछे डेमन का कर्ज लगा है, पर वो शायद अभी भी जिंदा ही है। एंड यहाँ पर वो मैनेजर हान की बात कर रहा था और बातों बातों में हानसोंग बताती है कि जिस स्पॉन्सर को वो चूज करने वाली है उसका रिश्ता एंजल्स के साथ कुछ खास नहीं है, जिससे सरप्राइज होता डोक्सा पूछता है, एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि तुम्हारा कोई भी कॉन्स्टेलेशन स्पॉन्सर नहीं है। एंड डोक्सा खुद से तो इतना जानता था कि स्पॉन्सर सिलेक्शन को पोस्टपोन करना एक काफी अच्छा मूव था, ताकि टाइम तक तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर शक्तिशाली कॉन्स्टेलेशंस तुम्हें पसंद कर पाए। पर उसे इतना नहीं लगा था कि हानसोंग का अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं होगा, जिस पर वो बताती है कि अगर ऐसे चांस का वो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो उसे बिना सोचे समझे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और एग्री करता डोक्सा उससे पूछता है कि आखिर हानसोंग किस कॉन्स्टेलेशन को चूज करना चाहती है, क्योंकि डोक्सा को लग रहा था कि उसका कॉन्स्टेलेशन कहीं ग्रेट सेज मंकी किंग ना हो, जिस पर वो एकदम खुश और मुस्कुराती बताती है, तुम यकीन नहीं कर पाओगे पर उस कॉन्स्टेलेशन ने मेरे में पहले इंटरेस्ट दिखाया है। तो क्या तुमने अभी सब ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के बारे में सुना है? और ये उसी एक कैरेक्टर का कॉन्स्टेलेशन था जो लोता कैरेक्टर डोक्सा को इरिटेट करता था। और हानसोंग के साथ साथ कॉन्स्टेलेशन ब्लैक फ्लेम ड्रैगन भी डोक्सा के रिप्लाई का वेट कर रहे थे और वह जबरदस्ती शक्ल बनाता बताता है, वाओ कमाल है, तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है, तुम बिल्कुल भी नहीं पछताओगी। और उसके शब्द और टोन एकदम मैच नहीं कर रहे थे, जिससे बेस ब्लैक फ्लेम ड्रैगन भी डिसअपॉइंट था। और उससे पहले वो फालतू बहस करते वो उस वेयरवुल्फ के मेन कैंप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हर जगह खून ही खून फैल रखा था। और अपने सामने का एकदम भद्दा नजारा देखकर उनका मूड पूरा ही खराब हो जाता है। वो इनकार्नेशन जो कभी इंसान होते थे, मॉन्स्टर बनने के बाद उन्होंने इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया था। और तभी उन दोनों को कहीं से गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते हुए वो पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहाँ मरे हुए वेयरवुल्फ्स की बॉडी इकट्ठा हो रखी थी। और डोक्सा उनकी बॉडीज पर काले निशानों को नोटिस करता है और बताता है कि उन पर एट्रीब्यूट बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। और फिर हम उनके सामने कुछ आर्मी बने लोगों को आता पाते हैं और उस आर्मी का लीडर एक लेडी थी जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक अजीब सा मास्क डाल रखा था। और हानसोंग बताती है कि वो लोगों को पहले से जानती है और उसे पूरा शक था कि उनकी आर्मी के इस लीडर ने भी नॉवल को पक्का पढ़ रखा था, पर न जाने क्यों वो उसका कोई भी डेटा नहीं देख पाती थी। और वो ये भी बताती है कि ये सभी लोग बॉन्डर्स हैं जो इधर उधर भटकते लोगों को इकट्ठा करते हैं। और डोक्सा को समझ नहीं आता कि थ्रोन की लड़ाई लड़ते वक्त ये ग्रुप उनके सामने क्यों नहीं आया। और तभी एक आर्मी वाली लेडी एकदम ही अपनी गन को चला शूट कर देती है, पर उसका निशाना डोक्सा की ओर नहीं था बल्कि उन वेयरवुल्फ्स के झुंड की तरफ था। और उन सभी
सभी की बॉडीज के हटने के बाद वहाँ पर वो मीटियोराइट आ जाता है जिसका इस्तेमाल वो वेयरवुल्व्स कर रहे थे। वो मीटियोराइट जिससे इस डिजास्टर को रोका जा सकता था। और वो गन चलाई लेडी डोक्सा से पूछती है तुम्हारा नाम किम डोक्सा है ना, जो बात डोक्सा को थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो अपनी पहचान को छुपाने का ही डिसाइड करता है और बताता है तुम्हें गलती लगी है, मैं यो जोंग हूँ। किम डोक्सा उस बंदे का नाम है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। पर इस बार ये चाल काम नहीं आती क्योंकि वो लेडी बताती है कि वो जानती है कि वो किम डोक्सा ही है, जिस स्टेटमेंट को हान सोएंग भी कंफर्म करती है। और वो लेडी कहती है कि उनके लीडर का मानना था कि ये वाला मीटियोराइट संभालने को डोक्सा को दे दिया जाएगा, जिसका कारण डोक्सा अभी भी नहीं समझ रहा था। और वो पूछता है कि अगर ये मास्क लेडी उनकी रूलर है तो इनके पास फ्लैग क्यों नहीं था, जिस पे वो बताती है हमारे रूलर को इन चीजों की परवाह नहीं। और साथ ही वो तुम्हें बताना चाहती है हम नॉर्थ के डिजास्टर को संभाल लेंगे और बाकी 4 डिजास्टर्स को तुम्हें ही संभालना होगा। और ये कहकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं कि डोक्सा को कुछ नोटिफिकेशन आते हैं कि उनके सामने गन लेडी कैरेक्टर लिस्ट में रजिस्टर तो नहीं थी, पर अब कैरेक्टर लिस्ट को अपडेट करके वो उसके कुछ इन्फॉर्मेशन को देख सकता था। जब डोक्सा ऐसा करता है तो वो उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देख पा रहा था और पहली नजर उसके कॉन्स्टलेशन पर जाती है जो जॉयसियोनस फर्स्ट शामिल था, जिसके बारे में डोक्सा काफी अच्छे से जानता था। और उसके हर स्टेट्स को देखकर वो सोचता है अगर इस औरत के फॉलोवर्स इतने खतरनाक है तो ये रूलर आकर कितने का स्ट्रॉन्ग होगा। फिर वो अपनी कैरेक्टर लिस्ट को उस पर चलाने की कोशिश करता है कि जब वो उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखती है तो उसे नोटिफिकेशन आता है कि इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन को कैरेक्टर लिस्ट द्वारा नहीं देखा जा सकता। कि डोक्सा को अपनी पुरानी कुछ यादें याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा वो व्यक्ति था कौन, उसकी जिंदगी का सबसे करीबी पर्सन। और वो उन यादों में खोई गया था कि हान सोएंग उसे फिर से होश मिलाती है और डोक्सा से पूछती है कि वो ठीक तो है ना। पर इस बात पर हाँ ही कहता डोक्सा अपने मन में सोच रहा था इससे मत तो सोंग मेनबू से भी ज्यादा बड़ा शौक लगा, वो व्यक्ति जिससे मेरा ट्रॉमा सबसे ज्यादा बढ़ सकता है इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। तो जैसा कि मुझे लगा था तुम भी बच गई हो और मुझे लगा नहीं था कि इस वक्त सियोल में होगी। और यहाँ वो दोनों देखते हैं कई सारे लोग काफी सामान पकड़े उस आर्मी के पीछे ही जा रहे थे और डोक्सा समझ जाता है कि उन आर्मी वाले लोगों ने इन सर्वाइवर्स को बचाया था और अपने अंडर ही रख लिया था। और अब उसे रियलाइज होता है कि एक अच्छा रूलर बनने का तरीका सिर्फ फ्लैग के साथ ही नहीं था बल्कि बिना फ्लैग के ही लोग खुद ही चूज कर लेते हैं कि उनका रूलर बनने के लायक कौन है। और फिर डोक्सा उस मीटियोराइट के पास आ जाता है जो कि मूनस्टोन था, क्योंकि वो मीटियोराइट्स किसी टाइम पर किसी हॉट डिमेंशन के गैलेक्सी के हिस्सा हुआ करते थे। एंड ये स्टोन बिल्कुल वैसा ही था जैसा डोक्सा ने नोवेल में पढ़ा था। और नोवेल के मानने से इस येलो मीटियोराइट के अंदर उन आने वाले डिजास्टर से लड़ने की ताकत थी। और डोक्सा को नोटिफिकेशन आता है कि मीटियोराइट डोक्सा को इवॉल्व होने की ताकत देना चाहता था, जिस पर डोक्सा साफ साफ मना कर देता है, वरना वो भी एक वुल्फ मॉन्स्टर बन जाता। कि हान सोएंग आकर डोक्सा से पूछती है कि अब आगे उन्हें क्या करना है। और डोक्सा देखता है कि इसके अवतार घायल लोगों की मदद कर रहे थे क्योंकि शायद वो अच्छा बनने का दिखावा करके हिंजस कॉन्स्टलेशन से कोइंस लेना चाहती थी। और फिर हान सोएंग पूछती है कि पहले क्या हुआ था और आखिर वो डोक्सा को ये स्टोन देने वाले लोग थे कौन, क्या डोक्सा ने जानता था या फिर कुछ भी। जिस बात पर वो बताता है तुम कह सकते हो कि मैं उन्हें जानता हूं, मैं उस औरत की बात नहीं कर रहा जिससे हमने बात की थी, बल्कि उस ग्रुप के लीडर की। और उस व्यक्ति ने कोई भी नॉवल वगैरह नहीं पढ़ी। जिस पर हान सोएंग का सवाल था कि आखिर फिर उस औरत को नॉवल के बारे में पता कैसे था, जिस बात पर डोक्सा कहता है क्योंकि उससे वो कहानी मैंने खुद सुनाई थी। शायद बाकियों के लिए वो नॉवल थोड़ी बोरिंग होगी, पर जब भी हम मिलते थे मुझे कोई कहानी चाहिए होती थी उन्हें सुनाने के लिए, और मेरे पास ये लोती कहानी थी उनके साथ शेयर करने के लिए। यानी इस वक्त उन दोनों के अलावा फ्यूचर के बारे में सिर्फ वो औरत ही जानती थी। और फिर उन फालतू बातों को छोड़ डोक्सा बताता है कि वो इस डिजास्टर को चालू करने वाला है और बता रहा है कि अब से वो लोग अपना माना उस स्टोन के अंदर डालेंगे और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से स्टोन के अंदर 10 घंटे लगातार माना डालने से काम बन जाएगा। और डोक्सा ये काम 4 घंटे करेगा और हान सोएंग 6 घंटे, क्योंकि हान सोएंग का माना लेवल हाइयर था। और एक बार क्लियर होने के लिए डोक्सा उसके माना का लेवल पूछता है जो वो लेवल 55 का बताती है, जिससे वो एकदम शॉक हो जाता है। क्या इतना ज्यादा? उसके अवतार के हिसाब से मुझे लगा था वो लेवल 40 के आसपास होगा और लगा नहीं था इतना ज्यादा होगा। लगता है इसने अपने सारे कॉइंस अपने माना पर डाल दिए और प्लान्स को चेंज कर अब वो हान सोएंग को ये काम 8 घंटे करने को कहता है, जबकि वो ये काम 2 घंटे करेगा। और वो बताती है कि उसके पास अभी माना भी खत्म हो चुका है, कि डोक्सा उसे माना रिकवरी पोर्शंस दे देता है। और उन कॉइन आइटम्स को देख वो कहती है ये आइटम तो काफी अच्छी लग रही है, लगता है तुम्हारे स्पॉन्सर की जेबें काफी खुले हैं। अरे बहन, जेबें मेरे बड़े हैं, मेरे स्पॉन्सर के नहीं। और हान सोएंग पूछती है कि क्या इस डिजास्टर को चालू करने से उनकी मुश्किलें बढ़ नहीं जाएंगी, जिस पर डोक्सा बताता है यह चीज असल में कोई डिजास्टर नहीं है, लगता है कि तुम्हारी नकल काम नहीं आ रही। क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि मेन सिनेरियो के खत्म होने के बाद यहाँ से कौन बाहर आता है? और अपनी कॉपी की गई नॉवल को पढ़कर हान सोएंग भी समझ जाती है। और फिर टाइम बाद डोक्सा के 2 घंटे बीतने के बाद बारी आ जाती है हान सोएंग की, जो कि उन पोर्शंस को पी कर पूरे 10वें घंटे तक उसमें माना बढ़ती रहती है। और जब वो मीटियोर एकदम टूटने वाला था वो डोक्सा पर चिल्ला उसे उठा देती है और तभी वो मीटियोर भी अंडे की तरफ फूट जाता है और हर जगह सुनहरी रोशनी फैल जाती है। और उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि उनके सामने एक दूसरी दुनिया का जीव है और उन्हें बोनस के तौर पर एक स्किल मिलती है जिससे वो इन अदर वर्ल्डली बीइंग्स के साथ बात कर पाए। और स्किल के एक्टिवेट होते वो अपने सामने आए एक अजीब से क्रिएचर की बातें समझ पाते हैं। और ये जीव काफी मीटर बड़ा था और दूसरी दुनिया की काफी शक्तिशाली रेसेस में से एक था जिन्हें क्रोनस कहा जाता था। और ये वो फाइटर्स थे जो हवा का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे और इनमें मॉन्स्टर्स का स्टैमिना और जायंट्स की ताकत थी। और क्रोनस में उनके सामने ये वाला मौजूद पहले आए भेड़ियों में से एक इम्यून टाट था। और डोक्सा उसकी पूरी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन को देख पाता है और उसका कॉन्स्टलेशन स्पॉन्सर शैडो ऑफ रून वर्ल्ड था। और डोक्सा से हम जान पाते हैं कि फिफ्थ सिनेरियो में यहाँ पर 5 डिजास्टर्स हैं और साथ ही 5 गाइड्स भी जिनकी ताकत के बदौलत तुम उन्हें रोक सकते हैं। और उन 5 में से एक गाइड उनके सामने था और वो उनसे पूछता है कि क्या उन्हीं लोगों ने उसे जगाया था, जिस पर वो दोनों हाँ करते हैं। और वो वुल्फ गाइड बताता है तो इस घड़ी का समय भी आ चुका है, जिन्होंने इस तबाही का सामना किया मैं अपने दिल से माफी चाहूंगा कि यह डिजास्टर तुम्हारी दुनिया तक पहुंच पाए, पर क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो बताता है कि वो उन्हें डिजास्टर से लड़ने के लिए ट्रेन करेगा और साथ ही जरूरी एडवाइस भी देगा। और उससे पहले वो जानना चाहता था कि अगर वो जाग चुका है तो उसका मतलब होना चाहिए था कि 4th सिनेरियो क्लियर हो चुका है। और अगर वो सिनेरियो क्लियर हो चुका है तो उसके साथ ही बाकी 4 गाइड्स के मीटियोराइट भी टूट जाने चाहिए थे। और साथ ही वो एब्सोल्यूट थ्रोन के मास्टर को भी सेंस
एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ओरिजिनली इस 12th गार्ड लियाकोन के साथ साथ बाकी 4 गार्ड्स भी तब आने वाले थे जब कोई एब्सोल्यूट थ्रोन का मास्टर बनने वाला था। पर डोक्सा उसे बताता है कि उनका कोई भी रूलर नहीं है, जिस बात से पहले तो लियाकोन को लगता है कि शायद उनका रूलर मर गया। और ये बात काफी अजीब होनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त थ्रोन के मास्टर के खिलाफ किसी को भी नहीं जा पाना चाहिए था। जिस पर डोक्सा बताता है कि उस थ्रोन का कभी कोई मास्टर बना ही नहीं, क्योंकि कोई भी उस थ्रोन को नहीं पा पाया और वो लोग उसके बगैर ही फोर्स सिनेरियो को पार कर पाए, क्योंकि उस थ्रोन को तोड़ना भी एक ऑप्शन था। तभी लियाकोन नोटिस करता है कि डोक्सा के ऊपर बहुत ही सारे कॉन्स्टलेशंस की नजरें थी, जिससे वो पक्का हो जाता है कि डोक्सा ही था जिसने उस थ्रोन को तोड़ा था। जिस बात पर वो भी मना नहीं करता और लियाकोन एकदम गुस्से में डोक्सा पर चिल्ला पड़ता है और बताता है कि बिना उस थ्रोन के राजा के यहाँ पर कोई भी ग्रेट डेटी की प्रोटेक्शन के साथ नहीं है, और उसके मानने से उसकी पुरानी दुनिया की तरह ये दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। जिसकी बकबक सुन डोक्सा सोच रहा था इस गार्ड की मेंटालिटी भी एकदम आम ही है, ऐसे यहाँ पर हमारी मदद करने तो पैसा होगा। और इन सभी गार्ड्स के अपने अपने अलग मोटिव थे। और फिर डोक्सा से बताता है इम्यूनटर रेस के राजा लेकोन इस प्रोडक्ट ये टाइम रोने और पछताने का नहीं है। और डोक्सा का ये एटीट्यूड लेकोन को अच्छा नहीं लगता, जिस पर वो कहता है कि आप अपने होमलैंड की तबाही देखकर अंधे हो चुके हैं। मिनोटार्स क्रोनोस की काफी बलशाली रेस थे और उन 5 डिजास्टर्स ने आपकी दुनिया पर एकदम तबाही मचा डाली। क्रोनोस का साउथ कॉन्टिनेंट जहाँ पर आप लोग रहते थे, उन 5 डिजास्टर्स में से एक ड्रैगन ने तबाह कर दिया था ना, वो नरक की आग में लिपटा हुआ डिजास्टर फायर ड्रैगन एक ने है जिसने आपकी दुनिया का तबाह किया। और डोक्सा की इन बातों को सुनकर लेकोन एकदम गुस्सा बताता है कि वही आग जल्द ही वो ड्रैगन उनकी दुनिया में भी बरसाने वाला है। पर इस बात पर डोक्सा बताता है कि एक ने इस दुनिया में नहीं आएगा, क्योंकि डोक्सा ने उसे पहले ही मार दिया था। और शायद आपको भी वो सिनेरियो तो याद होगा ही जब डोक्सा ने उस ड्रैगन को मार दिया था। तो जैसा कि मैंने कहा था, हल फायर का डिजास्टर इस दुनिया में कभी भी नहीं आएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद ग्रेड 7 के प्लांट स्पीशीज याना सप्लेटा उनके ग्रुप को नोटिस कर लिया था। पर डोक्सा जुएन को ये बताकर रोक लेता है कि उन्हें जल्दी कर खुद पहले उन पर हमला करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। एंड से इधर उधर देखकर वो नोटिस करता है कि क्रोनोस की टेराफॉर्मिंग शुरू हो चुकी थी। और टेराफॉर्मिंग का मतलब क्या था एक्चुअली में, कि जो 5वां सिनेरियो था वो 2 दुनिया से जुड़ रखा था, एक तो उनकी दुनिया और एक तो दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर से। और इस वक्त कोरिया पे तो क्रोनोस का आतंक छा रखा था, चाइना पर तीसरी मुरेमियम का और जापान पर योगाई हमला कर रहे थे। योगाई मतलब स्पिरिचुअल घोस्ट, आपको तो पता ही होगा, इतने एनिमे देखते हो। एंड हांस वैंग इस बात से परेशान कि यहाँ पर तो उन्हें बस हर जगह मॉन्स्टर्स देखने को मिल रहे थे। जिस पर डोक्सा भी बताता है कि डिजास्टर जितनी जल्दी जागेंगे टेराफॉर्मिंग की स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड चिड़ती हांस वैंग भी पूछती है आखिर कौन सा हरामी होगा जो इन सभी डिजास्टर्स को फटाफट चालू कर रहा था। जिस पर डोक्सा से याद करवाता है कि हांस वैंग की वजह से ही फायर ड्रैगन जगा था। जिस पर वो बताती है कि उसे उन्होंने फिर भी संभाल लिया था, पर क्या बाकी डिजास्टर्स भी इतने आसान थे। और डोक्सा बताता है कि फायर ड्रैगन पर रिस्ट्रिक्शंस लग रखे थे उस हाई के डोकावी की वजह से, वरना वो उससे पक्का बच नहीं पाते। एंड हांस वैंग पूछती है कि क्या पता वो फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगा दे। पर डोक्सा से बताता है कि आने वाले डिजास्टर पे रिस्ट्रिक्शन का कोई मतलब नहीं होगा और ना ही वो ऐसा करने वाले होंगे। एंड वहाँ चलते हुए मॉन्स्टर्स की लाशों को देखकर डोक्सा को लगता है कि ये काम यो जुंगो का ही होगा जो डोक्सा को ढूंढते हुए इतना दूर आया था। और आधे वक्त उसने इसने मॉन्स्टर्स को भी मार दिया था, वो भी इतनी बुरी हालत में। एंड फिर मैसेज आ रहे डोक्सा यो जुंगो से एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर यो जुंगो कैसी मुसीबत को लेकर उसके पास क्यों आया था, क्योंकि उसके मानने से उसे लगा था कि यो जुंगो को रिग्रेस करना ही बेहतर समझेगा। पर जुंगो बताता है कि ये बेवकूफ वाली बातें थी, क्योंकि अगर वो हर एक रिग्रेशन में इतनी जल्दी हार मान गया तो वह सफर को कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा। जिस बात पर डोक्सा भी सोच रहा था कि वेज ऑफ सर्वाइवल का वो यो जुंगो जो दूसरों को जल्दी मार देता था और खुद भी जल्दी हार मान लेता था, वो ऐसी मेंटल स्टेट पर बहुत से सिनेरियोस को बार बार करने की वजह से पहुंचा था। नॉवल में भी शुरुआत में यो जुंगो काफी ज्यादा नॉर्मल इंसानों की तरह ही था, जो शुरुआत से उम्मीद के साथ टिका हुआ था। और डोक्सा को लगने लगता है कि भले ही वो यो जुंगो को सबसे अच्छी तरह जानता, पर शायद थर्ड रिग्रेशन का यो जुंगो सबसे अलग था। और जुंगो भी बताता है कि डोक्सा पहला बंदा था जो उसके दिमाग में आया जिस बंदे ने एब्सोल्यूट थ्रोन को तोड़ दिया। और डोक्सा थोड़ा हैरान होता पूछता है कि क्या यो जुंगो को उसके थ्रोन को तोड़ने के फैसले से गुस्सा नहीं था। जिस पर वो बताता है कि उसे पहले से ही थ्रोन पर शक था। और वो डोक्सा से कहता है तुमने उस थ्रोन को आउटर कोर्ट को दूर रखने के लिए तोड़ा होगा, है ना। एंड डोक्सा इस बात से इंप्रेस था कि भले ही नॉवल में वो हमेशा उसका पर्सपेक्टिव देखता था, पर उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जुंगो कूल होने के साथ साथ इतना ज्यादा मेंटली स्मार्ट भी होगा। और वो भी उसे बताता है कि उसे खुद डोक्सा का प्लान काफी अच्छा लगा था, पर मुश्किलें थी उस प्लान को बाद में कैसे संभालना, क्योंकि अब डोक्सा ने थ्रोन तोड़ दिया था। डिजास्टर को रोकने के लिए वो 5 गाइड्स अलग अलग जगह पर बिखर गए थे और वो वजह जिससे टेराफॉर्मिंग की स्पीड काफी बढ़ गई थी। ये वंडर्स मीटर्स की पावर से उन डिजास्टर्स को जल्दी चालू करने की कोशिश कर रहे थे। पर डोक्सा बताता है कि सिर्फ एक मीटर की ताकत से वो टेराफॉर्मिंग की स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। पर यो जुंगो बताता है कि 10 लेवल्स में से किसी एक को वो डिजास्टर मीटर मिल चुका था। डोक्सा भी थोड़ा हैरान हुआ पूछता है कि क्या उसे पाने वाली पॉइजन रिवाल्वर ली सियोल्वा तो नहीं थी। वो 10 लेवल्स की लड़की जो कि पॉइजन में एकदम मास्टरफुल थी, और साथ ही वो लोधी थी जो 1000 स्पिरिट पॉइजन का इस्तेमाल भाग्य पर कर सकती थी। जो हमला इस वक्त यो जुंगो पर हो रखा था, यानी जुंगो पहले सियोल्वा से मिलने भी गया था। और डोक्सा से पूछता है कि वो अपने अपोनेंट के बारे में भी अच्छे से जानता था, तो आखिर यो जुंगो जैसा बंदा फिर भी उससे कैसे हार गया। जिस पर जुंगो बताता है कि उसने पहले उससे बात करने की कोशिश की थी इस उम्मीद में कि क्या पता वो उसे मना पाए और साथ ही अपना साथी बना पाए। और डोक्सा को पहले ये बात अजीब लगती है कि यो जुंगो था कमीना था, फिर भी उसे मनाने गया। पर साथी की बात सुनकर उसे याद आता है कि यो जुंगो के पिछले रिग्रेशंस में सियोल्वा उसकी एक करीबी साथी थी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी वो उससे प्यार करता था और वो कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और डोक्सा समझ गया था कि चाहे यो जुंगो टाइम के हिसाब से थोड़ा स्ट्रिक्ट होता रहता था, पर उसे फिर भी उम्मीद थी कि वो अपनी लवर को फिर से पा पाएगा। एंड अब डोक्सा को नहीं पता था कि उनकी बातें धीरे धीरे करके सैड कैसे होती जा रही थी और अब उसे आगे क्या कहना चाहिए। और जुंगो बताता है कि वो जानता है कि उसने एक बेवकूफी की थी अपने इमोशंस को बीच मिलाकर, और जब वो उससे मिलने गया था वो वाली ली सियोल्वा नहीं थी जिसे वो जानता था। ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल ही बदल गई हो, पर एक पल के लिए वो फिर भी यकीन करना चाहता था कि जिस औरत को वो चाहता था, जिस औरत को वो मानता था, जो औरत उसकी यादों में थी, वो खुशमिलाद औरत अभी भी जिंदा थी। और डोक्सा उसे बताता है कि वो यो जुंगो के दर्द को समझ सकता था। जैसे यो जुंगो शौक होता पूछता
पूछता है कि डोक्सा तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे उसने खुद कभी रिग्रेशन किया हो, पर डोक्सा बताता है कि उसे उसका दर्द जानने के लिए रिग्रेशन करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। एंड भले ये शब्द कहने में थोड़ी आसान हो, पर वो फिर भी बाकियों से अच्छे से उसका दर्द समझ सकता था। और क्योंकि यो जंग को कभी ऐसा सहारा नहीं मिला था जो उसकी बातें और दर्द समझ पाए, उसके लिए ये थोड़ी शौक वाली बात थी। एंड थोड़ा कंफर्ट हुआ यो जंग पूछता है कि डोक्सा रिग्रेसर भी नहीं था तो आखिर क्या ये प्रॉफिट की कोई स्किल की तरह थी जो वो उसके बारे में जानता था। कि तभी वो उसे ये भी बताता है, पर इतना मत सोचना कि मैं तुम्हें अब बेहतर समझने लगा हूँ। तुम वही आरामजादे हो जिसने मेरी छोटी बहन को किडनैप कर लिया था। और डोक्सा से समझाने लगता है कि उसने उसे किडनैप नहीं किया था बल्कि उसकी रक्षा की थी। और इतना तो अभी तक यो जंग को भी अपनी स्किल से पता चल जाना चाहिए था। और चलते चलते हान सोएंग रुक कर डोक्सा को आसमान में देखने को कहती है और वो भी रुकता हुआ देखता बताता है आसमान से बहुत ही विशाल का एक मॉन्स्टर निकल रहा था, एक बहुत ही बड़ा प्लांट मॉन्स्टर। एंड हान सोएंग डोक्सा से पूछती है कि क्या इस जगह का डिजास्टर पहले से चालू तो नहीं हो गया, जिस पर डोक्सा बताता है कि अगर डिजास्टर चालू हो जाता तो अभी तक पहला सिनेरियो शुरू भी हो जाता। और वहीं पर वो टेरिटरी की मार्किंग भी देखता है, यानी यहाँ से अब जितना भी एरिया था वो ली सेल्वा की टेरिटरी थी। और डोक्सा थोड़ा घबराया था कि वो लेट भी हो गए थे और अगर उसका डिफेंस काफी अच्छा रहा तो ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं जाने वाली थी। और हान सोएंग डोक्सा से उसके आगे का प्लान पूछती है, जिस पर डोक्सा बताता है कि उन्हें बस वो मेटेरॉइड चाहिए था और हान सोएंग को वो चोरी करना होगा। तब तक डोक्सा उसके लिए टाइम इकट्ठा करेगा और सभी दुश्मनों को अपनी तरफ करेगा। और यहाँ कंधे पर बैठा जंगकुक बताता है कि ज्यादा ही जल्दी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अगर डिजास्टर बाहर भी आ गया तो उसे हराया जा सकता था। एंड डोक्सा पूछता है तो उसे कौन हराने वाला था। उबला आलू बना यो जंगकुक जो भी खुद चल भी नहीं सकता था, जिस पर यो जंगकुक बताता है कि ये चीज तो डोक्सा को करनी आनी चाहिए थी क्योंकि डोक्सा ने उस गाइड को सिखाया था जिससे उसने अभी तक विंड ऑफ द वे का टैलेंट सीख लिया होगा, वही एबिलिटी जिससे इस डिजास्टर को रोका जा सकता था। एंड वैसे तो वो यो जंगकुक लेने वाला था पर क्योंकि डोक्सा ने गाइड को सिखाया था तो वही उसे लर्न कर सकता था। पर डोक्सा से बताता है कि वो स्किल को नहीं सीख पाया, जिस पर यो जंगकुक बताने लगता है कि अगर उसे इसके प्रिंसिपल सीखने थे तो वो उसे समझा सकता था। पर अपने दिल पर पत्थर रखकर डोक्सा बताता है कि स्किल तो वो सीखना चाहता था, प्रिंसिपल भी उसे पता था कि क्या करना था और कैसे करना था, पर उसके पास उस स्किल के लिए टैलेंट ही नहीं था। और इस वक्त वो इमेजिन कर सकता था उसके कंधे के ऊपर एक सच का शैतान बैठ रखा था जो कि उसे कब मार दे उसे पता नहीं था। और हान सोएंग बताती है कि आगे से काफी लोग भाग कर आ रहे थे और डोक्सा फिर यो जंगकुक को हान सोएंग के क्लोन के कंधे पर चढ़ा देता है। एंड यहाँ पर वो लोग बाकी दुश्मनों से बचकर भाग रहे थे और वो एकदम डरे हुए थे, पर ढेरों से तीर उन पर लगकर उन्हें मार देते हैं। और वो देख पाता है कि तीरों पर जहर लग रखा था, यानी ये ली सेल्वा के ही आदमी थे और वो सभी जहरीले तीरों से उन पर हमला कर रहे थे कि कुछ डोक्सा की ओर भी बढ़ाते हैं। और आगे वो कैसे डिफेंस करता उससे पहले हम जान पाते वहाँ हवा में एक बहुत ही बड़ा सा वेब बन जाता है, एक गोल्डन सा चमकता हुआ वेब। ऑब्वियसली डोक्सा और हान सोएंग को नहीं पता था कि आखिर अब ये क्या था और उन्हें बचाया क्यों जा रहा था। और उस वेब ने उनकी तरफ आ रहे सभी तीरों और हमला को रोक लिया था, पर वो बंदे अभी भी उनका पीछा करने का सोच रहे थे कि तभी उनके पैरों में लग रखा वेब उन सभी के पैरों को आसानी से काट देता है। और फिर वहाँ पर उस पर्सन की एंट्री होती है और फिर यो सांगा अपनी एक और एबिलिटी से हवा में छलांगे मारते हुए आगे की तरफ बढ़े थी और किसी को भी समझ तक नहीं आ रहा कि वो उठ भी कैसे पा रही है। और फिर अपनी थ्रेड एबिलिटी से हथियारों का बिना इस्तेमाल कर वो उन सभी दुश्मनों को अपने जाल में बांध देती है। और जाल में बंधना तो अभी तक सही था क्योंकि वो अभी तक जिंदा थे और उन्हें लग रहा था कि वो उन्हें बस रोकने की कोशिश कर रही है जब तक वो अपने हाथों से उन जालों को खींच नहीं देती। और उन सभी के बांधे हुए शरीर उस जाल के खींचने की वजह से बीच से ही काटे जाते हैं और न जाने कितने दुश्मनों को वो आसानी से ही मार देती है। और ये खून से भरा नजारा देखकर डोक्सा एकदम शौक में कि क्या ये सच में वो कमजोर और भोली भाली यो सांगा थी जिसे वो जानता था, पर अगर थी वो इतनी ज्यादा कैसे बदल गई थी और इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई थी। और डोक्सा को लगता है कि मे भी वो लड़की पहले से ही जब उसने उसे अपनी टीम में लिया था वो उस नॉवल से बिल्कुल भी रिलेटेड तक भी नहीं थी, परंतु फिर भी उसके पास बाकी उससे भी ज्यादा टैलेंट था। और यह जंगकुक भी डोक्सा की बेइज्जती करता कहता है कि ये लड़की जब डोक्सा के साथ नहीं थी वो पहले से ताकतवर हो गई थी। और ली ह्योन सिंह का भी यही हाल था, डोक्सा के साथ रहकर उसके साथी हमेशा कमजोर बन जाते थे। और डोक्सा भी इस बात से थोड़ा निराश तो था कि क्या वो सच में अपने टीममेट को इंप्रूव करने में निकम्मा था कि तभी उस लड़ती हुई सांगा को डोक्सा आवाज लगाता उसे उसकी तरफ आने को कहता है। और सांगा उसे देखकर शौक थे कि आखिर डोक्सा ऐसी जगह पर क्या कर रहा था, पर डोक्सा बताता है कि इस चीज के बारे में वो बाद में बात करेंगे। एंड फिर वो भी उनके साथ आती भागने लगती है। और यह जंगकुक डोक्सा को बताता है एक हाईवेज वाली ऊंची बिल्डिंग की तरफ जाने पर जो कि इस जगह से दूर हो और उन्हें उनके आसपास का भी अच्छे से पता चल पाए। एंड डोक्सा भी सभी को एक ऊंची बिल्डिंग ढूंढने को कहता है कि चलते हुए यह जंगकुक डोक्सा को एक और बात कहता है उस औरत से सावधान रहने की। एंड इतना तो ठीक था, सावधान भी ठीक था कि आखिर डोक्सा को किस वाली से सावधान रहना था। एक उसकी शादी जो उसे टाइम बाद मिली थी और अचानक इतनी शक्तिशाली हो गई थी, या फिर वो उसकी अब की शादी जो पहले कमी नहीं हुआ करती थी। और फिर थके हुए बस सभी लोग एक ऊंची बिल्डिंग पर आ जाते हैं। एंड डोक्सा यो सांगा का हाल चाल पूछता है और अपना भी सही बताता है। एंड क्योंकि वो दोनों थोड़े टाइम बाद मिले थे तो न जाने क्यों उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और डोक्सा ये बात भी नोटिस करता है कि यो सांगा ने एक हाई ग्रेड का सूट और नाइफ पैड डाल रखा था। और अब ये डोक्सा की भी नई बनी टीम को देखकर सांगा बताती है कि शायद डोक्सा के लिए भी काफी चीजें बदल गई थी। एंड अपने बारे में भी बताती है कि जब उसने अपनी आंखें खोली थी वो किसी और ही जगह पर पहुंच गई थी, वो गोंगपिल्टू के साथ गांगटोंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई थी। एंड क्योंकि अब वो गोंगपिल्टू का जोशी बुला रही थी जो कि कोरिया में एक मिडिल एज पर्सन को जो कि शादीशुदा भी हो रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता था। और वो बता रही थी कि गोंगपिल्टू ने उसकी काफी मदद की थी, पर 2 दिन पहले वो दोनों अलग अलग हो गए थे। गांगटोंग डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई के दौरान गोंगपिल्टू ने सभी की मदद कर उन्हें वहां से भगवाया था और फिर वहां से वो उन्हें दूसरी डायरेक्शन में ले गया था। एंड डोक्सा के लिए भी ये हैरानी की बात थी कि नोवेल का टैनावस का गोंगपिल्टू अपनी जान को रिस्क में रखेगा, वो भी किसी को बचाने के लिए। पर क्योंकि डोक्सा ने गोंगपिल्टू के कॉन्स्टेलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखा था, परंतु फिर भी उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, यानी गोंगपिल्टू अभी तक जिंदा ही था। एंड वो इतनी बार यो सांगा को भी बताकर उसे दिलासा देता है, जो बात जानकर वो भी खुश थी। एंड फिर डोक्सा सांगा से पूछता है कि आखिर उसे ये कपड़े और नाइफ्स कहां से मिली थी, क्योंकि ये काफी हाई ग्रेड की थी। जिस पर सांगा बताती है कि आजुशी से बिछड़ने के बाद उसे एक जगह पर आकर एक ग्रीन मेटेरॉइड दिखा था। एंड डोक्सा को याद था कि ग्रीन मेटेरॉइड्स वो वाले थे जिनके अंदर रेयर आइटम्स पाई जाती थी। पर ये बात हैरानी की थी कि यो सांगा को इतनी रेयर चीजें इतनी आसानी से कैसे मिल गई कि हान सोएंग बीच में टोकती आती है और बताने लगती है कि चलो मान लिया कि उसे ये हाई आइटम्स वहां से मिली थी, पर आखिर उसकी लड़ने की स्किल सिर्फ
कुछ आइटम्स की बदौलत आखिर इतनी ज्यादा इंप्रूव कैसे हो सकती है। और वो साफ उससे पूछती है कि आखिर उसका स्पॉन्सर कौन है, जिससे उसकी स्किल्स जो पहले इतनी कमजोर थी आज जितनी ज्यादा लेवल अप हो गई थी। और अगर उसने अपने स्पॉन्सर से मिला क्या ग्रोथ पैकेज भी इस्तेमाल किया होता, इतनी ज्यादा ग्रोथ होना फिर भी नामुमकिन सा था। कि योसांगा ने भी अभी अच्छे से हान सोएंग पर ध्यान दिया था। और वो डोक्सा से इस औरत के बारे में पूछती है और जब डोक्सा से बताता है कि यही फर्स्ट अपोस्टल है, योसांगा को वो सभी हाथ से याद आ जाती है जो फर्स्ट अपोस्टल की वजह से घटे थे। एंड उसके लिए ये औरत एकदम कमीनी थी और योसांगा उससे लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। पर डोक्सा से रोकता बताता है कि इस वक्त उनका दुश्मन वो नहीं थे और योसांगा को इससे नहीं लड़ना चाहिए। पर गुस्सा योसांगा पूछती है कि क्या डोक्सा और वो करीबी थे, जिस पर डोक्सा के मना करने के बाद सांगा उसे याद करवाती है कि चुंगमुन स्टेशन के कई मेंबर्स इस औरत की वजह से मारे गए थे। और डोक्सा को भी याद आता है कि योसांगा उस स्टेशन की रिप्रेजेंटेटिव थी जब वो वहां से गया था और शायद उसके उन लोगों से दोस्ती भी काफी अच्छी हो गई थी जो कि उन लोगों के लिए गुस्सा हो रही थी। एंड चुंगमुन स्टेशन का नाम सुनकर हान सोयन को भी योसांगा से याद आ जाती है और वो डोक्सा को बताने लगती है कि भले ही वो बाकियों के लिए बुरी होगी पर कम से कम फिर भी वो लोगों को जज करने में काफी अच्छी थी। एंड वो इस बात से पक्का थे कि योसांगा डोक्सा से कई राज छुपा रही थी क्योंकि चुंगमुन स्टेशन में ये लड़की एकदम ही कमजोर थी। पर अचानक इतना ताकतवर हो जाना इतना आसान नहीं होता और अगर सांगा के पास फेबल ग्रेड का कॉन्स्टलेशन भी होता उसकी ग्रोथ का फिर भी इतना ज्यादा होना नामुमकिन था। और भले ही डोक्सा के इमोशन इस बात को टालना चाहते हो पर उसका दिमाग हान सोएंग का ही साथ दे रहा था क्योंकि योसांगा को माना थ्रेड इस्तेमाल करते देखकर डोक्सा को पहले लगा था कि उसका स्पॉन्सर एरियाडेन या फिर लेबेंडेट का अबैंडन लवर होगा। पर उन दोनों स्पॉन्सर से योसांगा की ग्रोथ इतनी जल्दी इतनी हाई लेवल की नहीं हो सकती थी और उसकी पहले वाली हवा में चलने वाली स्किल भी इन दोनों कॉन्स्टलेशन के पास नहीं थी। एंड फिर डोक्सा योसांगा को कुछ कहने ही लगा था कि तभी वहां पर कुछ टोका भी इसकी आवाज आने लगती है जो बता रही थी कि अभी एक हफ्ता पड़ा था अगले सिनेरियो के लिए शुरू होने में। पर कुछ लोग तो फटाफट बस डिजास्टर को जगाना चाहते थे और इसका मतलब था कि उन्हें अगले सिनेरियो का इंतजार नहीं हो रहा था। एंड डोक्सा के मानने से इस वक्त चीजें बिल्कुल बुरे के लिए बदल चुकी थी। एंड वो सीनियर टोका भी आकर बताता है कि अगर सभी सिनेरियो के लिए इतने जल्दी में थे तो वो भी उनके लिए बुरा थोड़ी ना कर सकता था कि तभी उन सभी को एक सब सिनेरियो दे दिया जाता है जो था डिजास्टर को आने से रोकना। एंड अगर वो कर पाए तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा और अगर नहीं तो और क्या डिजास्टर बस जल्दी जाग जाएगा। और वैसे भी टाइम बिल्कुल नहीं बचा था जब तक वो डिजास्टर जागने वाला था क्योंकि ली सियोल्वा अपना काम काफी खूब तेजी से कराई थी और क्योंकि बाकी सभी लोगों को डिजास्टर को रोकने का सिनेरियो मिला था तो ली सियोल्वा और उसकी गैंग को डिजास्टर को आगे बढ़ाने का मिला होगा। एंड फिर डोक्सा दोनों को शांत करता बताता है कि सिचुएशन अब पहले से बिगड़ चुकी है और उनके पास लड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि उन्हें मिले गए सब सिनेरियो की टाइम लिमिट सिर्फ 2 घंटे की थी। मतलब अगर अगले 2 घंटों में उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो सिनेरियो चालू हो जाएगा और डिजास्टर जाग जाएगा। तो उन्हें कुछ भी कर बस फटाफट पहले इस सिचुएशन को संभालना था। एंड फिर डोक्सा ने ली सियोल्वा की बेस की जानकारी देता है और उन्हें आगे का प्लान समझाने लगता है और बताता है कि हान सोएंग और योसांगा वो दोनों ही उनके वैनगार्ड बनेंगे। पर पहला काम जो उन्हें करना था वो था आपस में नहीं लड़ना। एंड वैसे ही प्लान के मुताबिक वो बढ़ पड़ते हैं और कुछ आदमी देखते हैं कि उनके सामने 2 लड़कियां आ गई थी जिन दोनों की आपस में बनती तो बिल्कुल नहीं थी पर फिर भी मजबूरी में उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा। और अब बारी थी इस मौके का फायदा उठाकर कि हम डोक्सा की वहां से भागने की और ली सियोल्वा को ढूंढने की। कि तभी जाते जाते वो पाता है कि कैसे हान सोएंग अपने क्लॉज का इस्तेमाल कर उन सभी को अपनी तरफ भगवा रही थी और एक तरह से उन सभी को इकट्ठा कर रही थी। और तभी मौके का फायदा देखती पूरी ही तेजी से योसांगा आकर उन सभी का ही अपने बिछाए गए थ्रेड से बैलेंस ऑफ कर देती है और नीचे बिछे गए ऑलरेडी गोल्डन थ्रेड से उन सभी लोगों के वहीं पर सर काटे जाते हैं। एंड देखकर हान सोएंग भी कहते हैं कि योसांगा तो सच में कितनी बेरहम थी। बट ये बात योसांगा उसके मुंह से बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि हान सोएंग ने उससे भी बड़े बड़े कांड कर रखे थे और वहां से ज्यादा वो डोक्सा भी देख ही पा रहा था कि इन दोनों की सच में एक दूसरे से नहीं बनती थी पर फिर भी आपस में ये इतना अच्छा काम कर पा रहे थे। और तभी वो उस डिजास्टर मेटेराइट की लोकेशन पर आ जाता है और वहाँ पाता है कि कई लोग उसके सामने झुके हैं उसकी पूजा सी कर रहे थे। और तभी डोक्सा को टोकती हुई एक आवाज आती है जो उससे डोक्सा का पता पूछती है और डोक्सा उस गोरे रंग की लड़की उसके प्योर सफेद बाल एक मॉडल जैसी लाल लिप्स को देखकर समझ जाता है कि यही औरत पॉइजन रिपेलर ली सियोल्वा थी। और क्योंकि उसे योजुंग्यो के टेस्ट पहले से पता थे तो डोक्सा तो उसे आसानी से पहचान पाया था। और यहाँ पर एक्चुअल में डिजास्टर को चालू करने के लिए 3 तरह के तरीके अपनाए जाते थे। पहला कि डिजास्टर को तुम सिनेरियो के हिसाब से खुद होने दो और दूसरा उस डिजास्टर म्यूटेट की पावर को खींचना। और तीसरा तरीका सबसे तेज था वो था डिजास्टर के अंदर माना डालना। उन लोगों की उम्मीदें और माना उस डिजास्टर म्यूटेट में डालकर ये लोग इसे जल्दी चालू करवा रहे थे। और फिर डोक्सा ली सियोल्वा को ये काम रुकवाने को कहता है वरना अगर ये काम चालू रहा तो वो सभी के सभी मारे जाने वाले थे। और इतनी बात का अंदाजा तो ली सियोल्वा को भी होना चाहिए था। और ओरिजिनल नॉवल की तीसरी रिग्रेशन पर नॉवल की ली सियोल्वा ने बड़े ही डिजास्टर की पावर को बोरो किया था और उसने कभी भी डिजास्टर को जल्दी चालू करने की बेवकूफी नहीं की थी। इसलिए शायद योजुंग्यो भी उससे ये बात के बारे में पूछने गया होगा। पर इस बार चीजें काफी अजीब जा रही थी और डोक्सा से आखिरी बार ये काम करने से रोकने को कहता है जिस पर ली सियोल्वा उसे साफ साफ मना कर देती है कि तभी उस पर हमला करने के लिए वहाँ पर एक आन टाइप के ह्यूमन मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए आ जाते हैं। और डोक्सा को नोटिफिकेशन आते हैं कि ग्रेडेड किन इनह्यूमन स्पीशीज। और डोक्सा को इन मॉन्स्टर्स को देखकर काफी अजीब लग रहा था क्योंकि स्टोरी वाइज ऐसा कोई भी डिजास्टर नहीं था जो इस तरह की ताकत दे सकता था। और फिर डोक्सा अपने ब्लेड ऑफ फेथ को एक्टिवेट करने के बाद अपने एट्रीब्यूट को फ्लेम में शिफ्ट कर देता है और उन सभी आ रहे मॉन्स्टर्स की तरफ वो बड़ा सा आग का झोंका फेंकता है जो आग उस पूरी जगह को घेर लेती है। एंड सियोल्वा भी इस बात से हैरान थी कि आखिर इस बंदे का हमला इतना ज्यादा ताकतवर कैसे था कि तभी आग के झोंके को चीरती हुई डोक्सा की तलवार उसकी तरफ ही बढ़ रही थी और डोक्सा सीधा ही वहां से निकलता सीधा उस पर अपनी तलवार से हमला करता है। पर सियोल्वा अपने डेडली पॉइजन क्लॉज से उसे रोक लेती है। पर हम देख ही पा रहे थे कि डोक्सा के साथ लड़ना उसके लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था और डोक्सा अपनी तलवार घुमाकर उसे अपने से काफी दूर फेंकता है और सियोल्वा को बताता है कि इस डिजास्टर की जल्दी बाहर आने से किसी की भी मदद नहीं होने वाली। पर सियोल्वा जिसका हाथ अभी भी डोक्सा के हमले को सहकर कांप रहा था उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। एंड डोक्सा भी सोच रहा था समझ नहीं आ रहा कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसा लगता है कि जैसे डिजास्टर को खुद पाना चाहती है पर डिजास्टर जागने के बाद पूरे सियोल को बर्बाद कर देगा। इतना तो इसे भी समझ आ जाना चाहिए। और ये बात सच में काफी अजीब थी कि आखिर कोई डिजास्टर को जगाना क्यों ही जाएगा। इसलिए एक बार चेक करने के लिए डोक्सा उसकी कैरेक्टर लिस्ट को खोल लेता है ये जानने के लिए कि आखिर सियोल्वा में ये बदलाव क्यों आ रखा था। और नोवेल वाइज उसका कॉन्स्टलेशन अभी भी डिवाइन डॉक्टर गुआमी था पर उसके स्टेटस में
में एक चीज को नोटिस करता है कि ली सियोल्वा एक पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो रखी थी और उस पैरासाइट ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर रखा था। और अब डोक्सा को सब कुछ समझ आ जाता है और उसके एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स की वजह से उसके कुछ सिनेरियोस की मेमोरीज एकदम शार्प हो जाती है और डोक्सा नोवेल के सीन्स को अच्छे से याद करता उसे कहता है कि 5वां सिनेरियो जो कि डिजास्टर ऑफ क्रोनोस के ऊपर डिजाइन हो रखा था, उस दिन के ऊपर जब क्रोनोस तबाह हो गया था, क्रोनोस की 5 रेसेस में से उनके टॉप लीडर्स को बुलाया गया था और हर रेस से एक एक हीरो को चूज किया गया था और जो 5 हीरोज चूज किए गए थे उनका काम था क्रोनोस की लेगेसी को आगे बढ़ाना। और स्टार्स टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्हें दूसरी दुनिया पर भेज दिया गया था जहाँ पर उन्हें दूसरी रेसेस से मिलकर उनकी मदद करनी थी उन डिजास्टर्स को टालने में, और ये करने के बाद उनकी जान को बख्श दिया जाएगा। और वही टॉप 5 रेसेस में से वो लोग उनके गाइड्स बनकर आए थे। एंड ये सुनकर लियो सिल्वा एकदम हैरान थी कि आखिर डोक्सा को इतना सब कुछ कैसे पता था कि वो उसे बुलाता है। और तुम पैरासाइट रेस के क्वीन एंटिनस जिसने लियो सिल्वा के शरीर पर कब्जा कर रखा है, तुम यहाँ पर अपना काम नहीं कर रही और ना ही हमें गाइड कर रही हो, आखिर तुम डिजास्टर को जगाना क्यों चाहती हो। और डोक्सा की ये सारी बातें सुनकर हम एंटिनस का असली रूप भी देख पाते हैं और उसका चेहरा एकदम बदल गया था, जैसे अचानक ही सारा मेकअप उतर गया हो। और डोक्सा जान गया था कि यहाँ पर इतने सारे इंसानी कीड़े क्यों मौजूद थे, क्योंकि एंटिनस ने यहाँ के इंसानों को इन्फेक्टेड किया था। और डोक्सा से जानना चाहता था कि एक डिजास्टर को जगाने से भला उसके आखिर क्या मदद होगी, जबकि गाइड्स का काम था इंसानों का साथ देकर इन डिजास्टर्स को रोकना और साथ में एक नई दुनिया को जन्म देना। कि तभी एंटिनस एकदम गुस्सा होकर तेजी से डोक्सा की तरफ आकर उस पर हमला करती है, जिससे डोक्सा आसानी से अपने आप को बचा लेता है और एंटिनस को दूर पटक कर फेंकता है। और एंटिनस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक इंसान में इतनी ज्यादा ताकत कैसे थी, जबकि बाकी आसानी से उससे हार जाते थे। एंटिनस, ये दुनिया तुम्हारी दुनिया से टेराफॉर्म हो रही है और तुम अपने मिशन के खिलाफ जा रहे हो। अब भी तुम्हारे पास मौका है, इसकी बॉडी से निकल जाओ, अपने मिशन को एक गाइड की तरह पूरी तरह फॉलो करो। और ओरिजिनल नॉवल में भी ली सिल्वा पैरासाइट के इन्फेक्शन के बाद ही 10 लेवल्स में आई थी और अगर वो उसके इन्फेक्शन को हटा पाया तो वो कभी बुरी ही नहीं होगी और ना ही डोक्सा को उसे मारने की जरूरत पड़ेगी। आखिरकार वो यो जंग्यो का पहला प्यार जो था, एंड यहाँ पर डोक्सा उसे मौका दे रहा था कि मैसेज के सारे यो जंग्यो डोक्सा को उसे मारने को कह रहा था। एंड ये बात डोक्सा को बिल्कुल सही नहीं लगती कि यो जंग्यो को उसे बताता है कि इस वक्त उन्हें लियो सिल्वा की नहीं बल्कि इस दुनिया का सोचना चाहिए, वरना फिर एक जिंदगी के बदले उन्हें कितनी जिंदगियों को गंवाना पड़ेगा। और वो डोक्सा को समझदारी से फैसला करने को कहता है और डोक्सा से पूछता है कि क्या यो जंग्यो सच में इस फैसले से खुश है। और यो जंग्यो भी उस फैसले पर पक्का था, परंतु डोक्सा जानता था कि भले ही यो जंग्यो का भी एकदम शांत था, पर अगर आज यहाँ पर ली सिल्वा मारी गई तो यो जंग्यो का भी अंततः काम खराब होने वाला था। और अगर ऐसा एक बार हो गया तो धीरे धीरे इस मेंटालिटी की वजह से उसके करीबी लोगों की मौत होना बस बढ़ती चली जाएगी, जैसे एक दिन यो जंग्यो का जोश भी सारा खत्म हो जाएगा और उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। और एंटिनस डोक्सा को ख्यालों में डूबा देख इस मौके का फायदा उठाती तेजी से उस पर हमला कर देती है और डोक्सा का हाथ उस हमले से बचते हुए उसके पॉइजन क्लॉ से कट गया था और ली सिल्वा की स्पेशलिटी 1000 स्पिरिट पॉइजन उस पर लग गया था। और यो जंग्यो भी डोक्सा से पूछता है कि क्या अब डोक्सा के पास कोई भी तरीका था इस जहर के असर को रोकने का, जिस पर डोक्सा हाँ करता है और एंटिनस को बताता है कि जिस इनकार्नेशन से वो चिपकी हुई थी क्या उसे उसके कॉन्स्टेलेशन के बारे में कुछ पता भी था। पर लगता नहीं है मुझे तुम्हें पता होगा, क्योंकि अगर तुम उसके बारे में जानते होते तो तुम ली सिल्वा के शरीर में कभी कदम ही नहीं रखते। एंड डोक्सा ने अपने हाथ में एक किताब पकड़ी रखी थी, जिसे पकड़ा हुआ वो बस मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में पकड़ी गई आइटम डोंगोई बोकम थी, जिसका इफेक्ट चालू हो जाता है और डोक्सा के पास पॉइजन से बचने की एक टेम्पररी एबिलिटी आ गई थी। और तभी कॉन्स्टेलेशन डिवाइन डॉक्टर गुआम स्टार्स टीम से सरप्राइज हुआ डोक्सा को ही देख रहा था, जिससे डोक्सा और हान जुएंग दोनों ही अच्छी तरह जानते थे, जिसका स्टेटस डोक्सा नहीं देख सकता था क्योंकि वो पर्सन कैरेक्टर लिस्ट में मौजूद नहीं थी। और फिर हम यो सांगा को अच्छे से देख पाते हैं और ये अजीब सी वेब एबिलिटी भी उसी की थी और वो इस वक्त पहले से एकदम अलग लग रही थी, जैसे कि पहले तो वो अपने आप में ना ही कॉन्फिडेंट थी और ना ही लड़ने के लिए तैयार थी, पर अब जैसे वो बदल गई हो। और ये चीजें डोक्सा ने क्वालिफिकेशन ऑफ रूलर सिनेरियो के दौरान पाई थी, जहाँ बाकी उल्टी हरकतें कर रहे थे, डोक्सा वहाँ पर बस मजे से आइटम्स उठा रहा था और उसके हाथ में ये चीज एक स्टार रेलिक थी जो कि 25 चैप्टर के बाद ही कंप्लीट होती थी। पर डोक्सा अभी तक इसके सिर्फ 8 पेज ही कलेक्ट कर पाया था, पर इतने से ही इस रैली के पास एक एस क्लास का एट्रीब्यूट था, वो भी पॉइजन का। एंड एंटिनस को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कोई 1000 स्पिरिट पॉइजन को कैसे रोक सकता है, जिस पर डोक्सा बताता है कि चाहे कोई और ना रोक सकता पर डोंगोई बोकम रोक सकती थी, क्योंकि इस आइटम को उसी कॉन्स्टेलेशन ने बनाया था, डिवाइन डॉक्टर गुआम, जिसने 1000 स्पिरिट पॉइजन को बनाया था। और डोक्सा की ये बातें सुनता कॉन्स्टेलेशन बना डिवाइन डॉक्टर गुआम भी एकदम खुशी से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि डोक्सा के बारे में इतना कुछ जानता था और साथ ही वो चाहता था कि डोक्सा एंटिनस को उसके इनकार्नेशन से बाहर निकाले और इसके लिए वो उसे कुछ कोई स्पॉन्सर भी करता है। और डोक्सा एंटिनस को ली सिल्वा की बॉडी से बाहर आने को कह रहा था और वापस उनकी गाइड बनने को कह रहा था, क्योंकि उसके पास अभी भी मौका था बाकी लोगों को स्किल सिखाने का। और क्या पता अगर एंटिनस अच्छे से अपना रोल निभाए शायद एक दिन वो एक कॉन्स्टेलेशन भी बन पाए। पर एंटिनस साफ बता रही थी कि उसे सभी इंसानों से नफरत है और यह चीज डोक्सा समझ भी सकता था, क्योंकि उनकी दुनिया क्रोनोस पे एक इंसानी हीरो ने आकर ही उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी और अब बस नफरत और गुस्से की आग में वो डोक्सा पर हमला करने को टूट पड़ी थी। पर डोक्सा के स्टैट्स ली सिल्वा से काफी ज्यादा के थे और आसानी से वो उसके पीछे आ जाता है और एंटिनस पीछे मुड़कर उस पर वार तो करने की कोशिश करती है, पर डोक्सा उसके हाथ को ही पकड़ लेता है। और डोक्सा के पास एक मेथड था और वो डोंगोई बोकम के इफेक्ट से एंटिनस को सिल्वा के शरीर से बाहर निकाल सकता था, पर इससे सिल्वा का शरीर भी काफी दर्द में तड़पने लगेगा। और डोक्सा के पास जो डोंगोई बोकम थी अभी भी इनकम्प्लीट थी, जिसके वो पूरे इफेक्ट्स का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता था, पर वो यहाँ पर जरूरतमंद प्रेशर पॉइंट स्किल का इस्तेमाल कर सकता था, जिससे वो इस पैरासाइट को सिल्वा की बॉडी से बाहर निकाल पाए। और फिर डोक्सा काफी तेजी से ली सिल्वा पर उसका इस्तेमाल कर देता है, जिससे सिल्वा का शरीर तड़प रहा था और अंदर मौजूद एंटिनस की चीखें निकल रही थी, क्योंकि ये मेथड बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। और जल्दी उसके सही इफेक्ट की वजह से वो पैरासाइट भी सिल्वा के शरीर से बाहर आ जाता है और कॉन्स्टेलेशन डिवाइन डॉक्टर गुआम भी डोक्सा को खुशी में शुक्रिया कर रहे थे। और ली सिल्वा की भी आंखें खुलती है और वो डोक्सा से पूछ रही थी कि आखिर वो कौन था, और वो डोक्सा का चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, जिस पर डोक्सा से बताता है कि उसे यहाँ पर यो
जंगयोक ने भेजा था। पर ली सिल्वा अभी यो जंगयोक को नहीं जानती थी क्योंकि वो अभी तक उससे नहीं मिली थी। पर डोक्सा बताता है कि उसे बाद में पता चल ही जाएगा कि आखिर यो जंगयोक कौन है, क्योंकि अब इस बार ली सिल्वा 10 एवल्स को ज्वाइन नहीं करेगी और पॉइजन रिवेलर से इस बार इसको सेंट ऑफ फीलिंग ली सिल्वा नाम से जाना जाएगा, जो अब यो जंगयोक की पार्टी को बाद में अच्छे से ज्वाइन कर पाएगी। और यही रास्ता सबसे बेहतर था। और दूर से यो जंगयोक भी ये सब कुछ देख रहा था और अपना काम वहाँ पर खत्म कर हान सोएंग और यो सांगा भी आ गए थे कि तभी ली सिल्वा से बाहर निकली हुई वो पैरासाइट अपना शरीर बनाना शुरू हो गई थी। और डोक्सा सभी को उससे पीछे रहने को कहता है क्योंकि वो किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकती थी। और अब गुस्से में वो अपने असली शरीर में आ जाती है और वो बस अभी भी इंसानों को कोसी रही थी। और क्योंकि अब वो किसी के भी शरीर में नहीं थी तो अब वो अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकती थी। और वो डोक्सा की तरफ बहुत ही तेजी से हमला करती है जिससे डोक्सा बाल बाल ही पकड़ पाता है। और क्योंकि इसकी एजिलिटी लेवल 50 से भी ज्यादा थी तो उसके सभी मूव से बचना नामुमकिन के बराबर था। और भले ही इसकी दुनिया तबाह हो चुकी हो, ये क्रिएचर को यहाँ पर हीरो के तौर पर बुलाया गया था तो उसकी ताकत लियाकोन की बराबरी की थी कि तभी फिर से अपना अगला हमला कर वो सीधा ही डोक्सा को जमीन में दास देती है। और घायल हो रखा डोक्सा बस पूरी कोशिश कर रहा था कि वो थोड़ी देर और बस टिक पाए, क्योंकि गाइड का अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करना एक तरह से रूल्स के खिलाफ था। तो जल्दी आंटीनस का काम भी खराब होने वाला था और उन्हें बस तब तक उसे संभाल कर रखना था कि तभी डोक्सा को याद आता है कि उसके पास वो चीज मौजूद थी जिससे वो लियाकोन को बुला सकता था। और तभी उस आइटम का इस्तेमाल करने के बाद वो आंटीनस को बताता है कि यहाँ पर वो उसका विरोधी नहीं था। और वहाँ पर बहुत ही तेजी से आता हुआ सीधा लियाकोन आता सीधा डोक्सा के सामने झुक जाता है और समझ जाता है कि डोक्सा ने उसे यहाँ पर किस कार्य के लिए बुलाया था। और तभी वो गुस्से में पीछे मुड़ता आंटीनस से पूछता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो आंटीनस, और इस धोखे का मतलब क्या है? क्या तुम हमारा मिशन भूल गए हो? और आखिर तुम इन दुनिया के जीवों से क्यों लड़ रही हो? और लियाकोन उसे समझाने लगता है कि वो लोग यहाँ पर गाइड्स के तौर पर आए हैं और उन्हें इस दुनिया के जीवों को आने वाले डिजास्टर से लड़ना सिखाना होगा और उन्हें सभी टेराफॉर्म एरियाज को बचाना होगा और यहाँ पर जिंदा रह रहे लोगों को भी, ताकि वो एक दिन फिर से क्रोनोस की सिविलाइजेशन को पैदा कर पाए। और इस जगह पर आने का यही उन सभी का मकसद था। और डोक्सा ये बातें सुनता पहले से जानता था कि भले ये गाइड्स उनके साथी बनने के तौर पर यहाँ पर आए थे और उनका असली मकसद इस दुनिया पर आने का वो था उन्हें क्रोनोस की सिविलाइजेशन को वापस लाना। और अंततः सभी के मकसद उल्टे फुलटे थे। और आंटीनस गुस्सा होती उसे बता रही थी कि अगर वो सच में इनकी मदद करना चाहता था तो आखिर उसने तब कुछ क्यों नहीं किया जब डिजास्टर्स की डायरेक्शन धरती की तरफ बढ़ रही थी। और यहाँ पर डोक्सा को छोड़कर उनकी ये बातें किसी के भी अच्छे से पल्ले नहीं पड़ रही थी कि आखिर ये मामला पानी क्या था। और एंटीनस बता रही थी कि वो इस प्लेनेट पर आए थे बदले के लिए, पर लियाकोन उसे बता रहा था कि अगर उसने यहाँ पर ये किया तो वो खुद भी मारी जाएगी। और एंटीनस को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके मारने से असली वाली वो क्रोनोस पर ही मारी गई थी। और यहाँ पर लियाकोन भी उसे नहीं रोक सकता और एक भेड़िया कभी भी एक पैरासाइट को नहीं हरा सकता। और ऐसा उसे लगता था। फिर अपनी पूरी ही तेजी से वो लियाकोन की तरफ उस पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी और साथ ही वो अपनी लेवल 8 की बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्किल का इस्तेमाल कर रही थी। और शायद उसका प्लान था लियाकोन को तेजी से हराने का, पर उससे पहले वो उसे छू पाती। उसके मौके पर लियाकोन उससे पीछे हो जाता है और उसके अगले भी सारे हमले से वो आसानी से बच पा रहा था। और वो जितनी भी तेज हमले करती वो लियाकोन को फिर भी नहीं छू पाती। और बाकी चाहे स्किल को नहीं समझ पाते पर डोक्सा जानता था कि ये वही वे ऑफ विंड स्किल थी, क्योंकि वे ऑफ विंड एक ऐसी स्किल थी जिसे हवा का इस्तेमाल कर डिफेंस और ऑफेंस दोनों तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। और अगर सिर्फ डोक्सा उसे सीख पाता तो शायद उसे उस डिजास्टर से उतना डर नहीं लगता जितना उसे अब लग रहा था। और यहाँ एंटीनस भी एकदम परेशान हो गई थी क्योंकि वो वे ऑफ विंड की वजह से लियाकोन की बराबरी नहीं कर पा रही थी। और गुस्से में चिल्लाता लियाकोन उससे हवा के सामने झुकने को कह रहा था। और फिर वे ऑफ विंड के बहुत ही खतरनाक हमले से वो पूरी ही एंटीनस की वाट लगा देता है। और एंटीनस को भी अंदाजा हो गया था कि वो यहाँ पर लियाकोन से जीत नहीं सकती, लेकिन वो यहाँ पर अपना बदला खत्म नहीं करना चाहती थी। इसलिए अपनी अंतिम शक्ति से वो फटाफट बस तेजी से उस डिजास्टर मीटरेट की तरफ ही बढ़ रही थी ताकि वो अपना आखिरी बचा माना उस पर डाल पाए। और यो जंग के बस डोक्सा को फटाफट उसे मारने को कह रहा था, वरना काम बहुत ही खराब होने वाला था। और फिर उस डिजास्टर के सामने पहुंचकर एंटीनस अपने प्लेनेट क्रोनोस अपने सभी लोगों अपने बच्चों के लिए रोती हुई बस अपना बदला पूरा करना चाहती थी। और तभी डोक्सा अपने ब्लेड ऑफ फेथ और क्रोनोस वे ऑफ विंड से दोनों ही तेजी से उस पर हमला करते हैं और मिलकर एंटीनस को वहीं पर मार देते हैं। पर मरने से पहले भी एंटीनस ने अपनी सारी शक्ति उस मेटेओराइट पे इस्तेमाल कर दी थी। और अब लियाकोन भी घबराया हुआ बस डोक्सा से माफी मांग रहा था क्योंकि वो उस डिजास्टर को आने से नहीं रोक पाए थे और सभी समझ गए थे कि उनके एल लगने वाले हैं। और तभी वो मेटेओराइट पूरी तरह से फट जाता है और वो धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि डोक्सा उस धमाके की वजह से बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। और एक नोटिफिकेशन सबको आ रहा था कि वो डिजास्टर को रोकने वाले सिनेरियो को पार नहीं कर पाए। और अभी भी खड़ी हुई यो सांगा पाती है कि डोक्सा एकदम घायल हो गया था और अपने सामने वो देख रही थी कि उस मेटेओराइट से निकलने वाला कोई राक्षस, कोई ड्रैगन, कोई डोका भी या फिर कोई भी मिस्टीरियस सा मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि उस डिजास्टर से तो एक इंसान बाहर आया था, एक आदिवासी टाइप का इंसान। पर भले ये दिखने में नॉर्मल लग रहा था पर डोक्सा जानता था कि ये कितना भयानक था। और दरअसल ये लड़का वही था जिसे हीरो के तौर पर चूज किया गया था और लड़ने के लिए किसी क्रोनोस पर भेजा गया था। और पहले तो वो बहुत ही खुश था कि उसे हीरो के तौर पर चूज किया गया है, पर क्रोनोस पर जाने के बाद वो हीरो से ज्यादा एक शैतान बन गया था जो बस मॉन्स्टर्स को तड़फा तड़फा कर मारता था। और क्योंकि डोक्सा और बाकी सभी लोग उस डिजास्टर को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए थे, उन सभी को एक पेनल्टी मिली थी कि वो 3 मिनट तक उस डिजास्टर पर हमला नहीं कर सकते। और डोक्सा एकदम परेशान, ऊपर से डिजास्टर अभी आ गया है और वो उस पर 3 मिनट तक हमला भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर वो डिजास्टर कुछ तड़पते मरे लोगों की तरफ जाता है, बातें करता, उनसे कुछ सवाल पूछने लगता है और उनसे पूछता है कि ये साल कौन सा है और वो कहाँ पर है। और जब उसकी बात का जवाब वो घायल व्यक्ति देता है, एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी बात का पहला जवाब देने की वजह से उस डिजास्टर रिटर्न ने म्योंगेल्सांग की पहली सील को छोड़ दिया गया था, यानी उसकी शक्तियों पर काफी सारी सील्स रख रखी थी। और अगर जब भी उसके जवाब पूछने पर कोई उसकी बात का जवाब देगा उसकी उस सील को खोल दिया जाएगा। और वो उस पहले से मरे इंसान को अपना दर्द सुना रहा था कि कैसे उसे हीरो बनाकर एक अलग की डिमेंशन पर भेज दिया गया था जहाँ पर गंदे से कीड़े भटक रहे थे, वेयरवुल्फ भटक रहे थे और अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स। एंड यहाँ पर वो क्रोनोस की बात कर रहा था और वो पहले से उस घायल औरत से सवाल पूछी जा रहा था कि कैसे किस मॉन्स्टर का मीट ज्यादा स्वादिष्ट होता है, पर ढंग से जवाब ना मिलने पर वो बस उसे मार देता है। और यहाँ पर यो सांगा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अगर ये जीव इंसान था तो उसकी हरकतें राक्षसों की तरह क्यों थी। और तभी ये सभी की पेनल्टी भी खत्म हो जाती है कि तभी कांगलसन बहुत ही ज्यादा तेजी से सीधा यो सांगा के सामने आ गया था और यो सांगा की खूब
खूबसूरती की तारीफें कर रहा था कि यहाँ पर डोक्सा भी उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसका काफी खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसे अपना शरीर चलाने में काफी मुश्किल हो रही थी। और यहाँ पर यो सांगा कांगलसन से पूछती है कि आखिर वो कौन था, जिस पर कांगलसन उसे छूता हुआ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। और डोक्सा को अभी तक इतना याद था कि ये लड़का दिखने में इतना भोला, परंतु असलियत में कितना बड़ा डिजास्टर था, जिसने क्रोनोस की तबाही में बहुत ही बड़ा पार्ट लिया था। और यही लड़का वो वजह थी जिसकी वजह से एंटीनस धरती को तबाह करना चाहती थी। वो चूज किया गया हीरो म्योंगल सांग, जिसे अपना मिशन कर वापस धरती पर ही आना था। और यहाँ पर बल सांग कोशिश कर रहा था कि यो सांग का उसके क्वेश्चन का आंसर दे, और उसे छूता हुआ वो कहता है, ऐसे सिचुएशन में तो तुम्हें शर्मा कर पीछे मुड़ जाना चाहिए था। लगता है कि तुम्हारा चेहरा ही है जो खूबसूरत है, या फिर जब मैं गया था तब से लेकर अब तक धरती के स्टैंडर्ड बदल गए हैं। एंड यो सांगा गुस्सा आकर उसे कुछ कहने वाली थी कि डोक्सा मैसेज थ्रू से बताता है कि उसे उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देना। एंड ये देखकर कि यो सांगा डोक्सा की तरफ ही देख रही थी, बल सांग इरिटेट होकर पूछता है कि क्या वो बंदा उसका बॉयफ्रेंड था, जो बार बार वो बस उसकी तरफ ही देखी जा रही थी। कि जवाब देती यो सांगा उससे अपना हाथ पीछे करती है, और उसकी वजह से एल्सांग की दूसरी सील भी खुल जाती है। और फिर से अपनी ताकत को पाता गुस्से में एल्सांग कहता है कि इतने टाइम पर वो दूसरी दुनिया में तड़प रहा था, और यहाँ पर यो सांगा जैसी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी। और फिर म्योंग एल्सांग अपनी स्किल स्मॉल क्रिम्सन फ्लेम कैनन का इस्तेमाल करने लगता है, और अपने हाथ में मैजिकल एनर्जी इकट्ठा करने के बाद उसका निशाना सीधे डोक्सा की तरफ था, क्योंकि पहले मन से वो यो सांगा के बॉयफ्रेंड को ही खत्म करना चाहता था। और वो बहुत ही बड़ी सी बीम सीधा डोक्सा की तरफ ही बढ़ रही थी, और डोक्सा को भी लग रहा था कि अब वो बचने नहीं वाला था। और घबराया हुआ वो सोच रहा था, ये तो क्रिम्सन फ्लेम की आग है, ये वो आग है जिसने क्रोनोस में शक्तिशाली से शक्तिशाली रूलर्स को तबाह कर दिया था। ये आग काफी दर्द कर रही है, ये काफी दर्द कर रही है, पर ये दर्द इतनी ज्यादा भी नहीं जितनी मैंने सोची थी। क्या बस इतना ही था? और डोक्सा यहाँ पर एकदम हक्का बक्का हो गया था कि वो क्रिम्सन फ्लेम जिसने रूलर्स के मन में इतना डर बिछा दिया था, उसकी ताकत बस इतनी कमजोर थी। और अब गुस्से में यो सांगा भी उसकी तरफ बढ़कर उस पर वार करने लगती है, और एल्सांग के लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। और डोक्सा और उसे दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, और वो इतना कमजोर क्यों हो गया था। क्योंकि नॉवल वाइज डोक्सा को याद था कि एल्सांग की दूसरी सील उतरने के बाद वो पहले से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने वाला था, और चाहे यहाँ पर यो सांगा जितनी भी शक्तिशाली होती है उसकी बराबरी नहीं कर पानी चाहिए थी। और इसलिए डोक्सा ये चेक करने के लिए कैरेक्टर लिस्ट को ओपन करता है और उसके सभी स्टैट्स को अच्छे से पढ़ने लगता है। और वहाँ पर वो पाता है कि पेनल्टी की वजह से इसके सभी स्टैट्स को सील कर दिया गया था, और उसकी जितनी सील्स खुलेंगी उतनी उसकी ताकत आएगी। और फिर बाकी स्टैट्स भी अच्छे से देखकर वो पाता है कि नॉवल के डिजास्टर के मुताबिक ये अभी काफी कमजोर था, और डोक्सा को इसकी वजह तो समझ नहीं आई थी, पर ये चीज उनके पास एक इकलौता रास्ता था। और डोक्सा भान जुएंग को भी यो सांगा के साथ हमला करने को कहता है, क्योंकि उन सभी को मिलकर उसे यहीं पर मारना होगा, और अभी शायद वो उनका आखिरी मौका था बिना वे ऑफ विंड स्किल के जीत पाने का। और डोक्सा भी तेजी में अपने 35,000 कॉइंस का इस्तेमाल कर लेता है, और अपने सभी एट्रीब्यूट्स को लेवल 60 का कर लेता है। और फिर स्टिग्मा सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सीधा सभी के सभी इल्सांग पर हमला करने के लिए टूट पड़े थे। और इल्सांग भी डोक्सा की तरफ देख घबरा गया था कि आखिर ये बंदा कौन सी ओवरपावर्ड स्किल का इस्तेमाल करने वाला था, कि न जाने कि उसका स्टिग्मा बीच में ही कैंसिल हो जाता है और उसकी स्किल हवा में ही बंद हो जाती है। और इल्सांग भी एक जोर खिला डोक्सा को दे मारता है, और डोक्सा से खाकर दूर जाकर गिरता है। कि फिर इल्सांग उसे चिढ़ाता हुआ कहता है, आजूश ये क्या था, तुमने अभी मुझे मतलब ही डरा दिया, और मुझे लगा था कि मैं किस में नॉकआउट हो जाऊंगा। कि तभी अपने क्लॉन्स बना रखी हान जुएंग भी वहां पर आ जाती है, और अपने क्लॉन्स के साथ साथ उस पर वो लगातार हमला करना चालू कर देती है। और यहाँ पर इल्सांग भी उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था, और उससे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने की, जिस पर बस हान जुएंग भी गुस्सा होती, बस उसे अपना मुंह बंद रखने को कह रही थी। पर उसके ये बातों का जवाब देने की वजह से इल्सांग की 3 सील्स और खुल गई थी, और इससे अंदाजा हो रहा था कि इल्सांग जानबूझकर टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहा था ताकि वो उन्हें बेवकूफ बनाकर इनसे अपनी बात का जवाब निकल पाए। और पीछे घायल बैठा डोक्सा भी घबरा रहा था कि धीरे धीरे कर ये पागलपंती बढ़ती जा रही थी, और ये डिजास्टर बहुत भी भयानक हो गया था। और क्योंकि अब इल्सांग पहले से बहुत ही ताकतवर हो गया था, वो बस खुश हुआ चिल्लाता कह रहा था कि आखिर अब उसे किसको पहले मानना चाहिए। और डोक्सा भी इरिटेट हुआ हान जुएंग को कहता है कि आखिर वो बार बार उसकी बातों का जवाब क्यों दे रही थी, जिस पर वो बताती है कि उसने उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया था, बल्कि उसे वापस सिर्फ गालियां ही निकाली थी। जिस पर डोक्सा बताता है कि वो गालियों को ही आंसर मान लेता है, और उन्हें बस कोई भी शब्द नहीं बोलना। कि यहाँ पर यो सांगा बहुत ही तेजी से जाकर उस पर हमला करती है, और अपनी गोल्डन वेब जैसी स्किल का इस्तेमाल करती है। जैसे देखता हुआ डोक्सा भी सोचता कह रहा था, ये तो आर्कने के कोब वेब थे, और ये हमले ओलंपस के कॉन्स्टेलेशन का स्टिग्मा है। पर आखिर यो सांगा के पास इतने सारे कॉन्स्टेलेशंस के स्टिग्मा कैसे हो सकते हैं? जो लड़की वेव्स ऑफ सर्वाइवल में भी नहीं थी, वो आखिर इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गई? और यहाँ पर यो सांगा की अजीब से वेब इल्सांग को भी परेशान करना शुरू कर दिए थे। और जल्दी उसे कैद करने के बाद यो सांगा डोक्सा को हमला करने को कहती है, और वो भी फटाफट वहाँ पर आकर सीधा अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। एंड ये हमले से वो भी थोड़ा घायल होता है, और फिर अपनी ब्लिंक स्किल का इस्तेमाल करता है, जिस स्किल का इस्तेमाल करने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और एक तरह से टेलीपोर्ट हो जाता है। और डोक्सा को देखने वाले सभी कॉन्स्टेलेशन कुछ तो चिंतित थे, कुछ घबरा रहे थे, और कुछ तो बहुत ही एक्साइटेड थे। और डोक्सा सभी को बताता है कि इस दिए गए ख्वाब से वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और बस उन्हें उसका पीछा करना था। और वो यो सांगा की तारीफ भी कर रहा था कि जब फिर वो यो सांगा की तरफ ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि वो लड़ती लड़ती ज्यादा थकने की वजह से खड़ी खड़ी बेहोश हो गई थी, और अब हान जुएंग एकदम इरिटेट हो रखी थी कि उसे उसके क्लॉन से उसे उठाना था, जबकि उन दोनों की आपस में बनती भी नहीं थी। और डोक्सा भी समझता था कि यो सांगा ने इतने सारे स्टिग्मास का इस्तेमाल किया था, तो बेशक उसका शरीर उन्हें पूरी तरह नहीं सह पाया था। और ये बात अभी भी काफी मिस्टीरियस थी कि एक इनकारनेशन के अंदर इतने सारे स्टिग्मास कैसे हो सकते थे। लेकिन अब उसे थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि यो सांगा के साथ चक्कर क्या था। और हान जुएंग डोक्सा से पूछती है कि आखिर उस बंदे पर कितनी और सील लग रखी थी, जिस पर डोक्सा बताता है कि रिटर्निस काफी ताकतवर होते हैं, इसलिए उन्हें वापस दुनिया में लाकर काफी सारी सील्स लग रखी होती हैं। और
अभी भी उसके ऊपर काफी सीड्स लग रखी थी और शुक्र था कि अभी तक कोई सिनेरियो नहीं आया था तो हान सोएंग और डॉक्सा जाकर उसे मार सकते थे। उससे पहले कुछ बेवकूफ उसकी बातों का जवाब देकर कुछ और सील्स को तोड़ते कि तभी वहाँ पर बहुत सी रोशनी चमकने लगती है और वही लाल सुपर डॉग भी वहाँ से बाहर निकलता है और बताने लगता है कि कितना बड़ा डिजास्टर यहाँ पर बाहर आया था। यहाँ पर 3 लोग जाकर उसका सामना कर रहे थे पर वो लोग काफी ज्यादा ही लालची बन रहे थे क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है और इसीलिए वो अनाउंसमेंट कर सभी को बताता है कांग एल्संग के बारे में जो डिजास्टर बना भाग रहा था और वो सभी लोग उस डिजास्टर के बारे में सुनकर डर जाते हैं कि वो डोगा भी बताने लगता है कि ये डिजास्टर तो उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था क्योंकि सभी के लिए पहले कॉइंस कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि जिस दिन से उनकी जिंदगी बदली थी वो लोग पैसे के बजाय कॉइंस पर जी रहे थे और स्पॉन्सरशिप से भी कॉइंस लेने के लिए उन्हें अपने कॉन्स्टलेशन को खुश करना पड़ता था। और डॉक्सा भी उसकी तितनी वितरी बातों को सुनकर समझ जाता है कि ये बिल्कुल भी कोई साधारण डोगा भी नहीं था बल्कि वैसा जो दूसरों को मैनिपुलेट करता हो। और डॉक्सा को अंदाजा लग गया था कि ये एक डॉग गाक है जो कि डोगा भी इसमें सुपर हीरो होते थे। और तभी वो डॉग गाक एक बड़ी सी स्क्रीन लाकर सभी को भागता हुआ इल्सांग दिखाता है और सभी को बताता है कि बालक भागता हुआ उन सभी के लिए एक ट्रिपल एस ग्रेड की ट्रेजर आइटम थी और ये लड़का इतना लकी था कि ये दूसरी दुनिया में पहुंचकर अपनी फैंटेसी के मजे ले पाया था, जैसे खूबसूरत सी मजेदार दुनिया में जाकर सुंदर एल्फ लड़कियों के साथ रातें बिताना और पूरी दुनिया के लिए उनका हीरो बन जाना। और यही लड़का आज वो डिजास्टर बना था और भले ये ट्रिपल एस ग्रेड का था पर इसकी सभी की सभी शक्तियां ही सील हो रखी थी तो बाकियों के लिए तो ये बस एक ट्रेजर था और वह सभी उसे मिलकर मार सकते थे। और वह सभी को ही एक सब सिनेरियो दे देता है जो था ट्रिपल एस ग्रेड हीरो म्योंग एल्सांग को मारना और उसे मारने पर उन्हें 50,000 कॉइंस मिलेंगे और ट्रिपल एस ग्रेड की एक आइटम। और यहाँ पर एल्सांग जो कि अपने घाव से ठीक हो गया था उसे अपने सामने कुछ बंदे दिखते हैं जो उससे बातें करते पूछ रहे थे कि क्या वो सच में दूसरी दुनिया से आया है और उनका फायदा उठाता हुआ वो भी उनसे बातें करने लगता है और बताने लगता है कि वो उन्हें दूसरी दुनिया में तो भेज सकता है जिस पर सभी जाने को एक्साइटेड थे। और ऐसे ही बातें करते करते उसकी काफी सील्स तो वैसे ही उतर गई थी और अंततः एल्सांग बताता है कि उसने दूसरी दुनिया को तो पहले से ही बर्बाद कर दिया है और अब बारी थी इस वाली की। और वो अपनी स्किल स्मॉल क्रिम्सन फ्लेम का इस्तेमाल करता है और इस बार स्किल का धमाका बिल्कुल भी कमजोर नहीं था बल्कि एक ड्रैगन की बीम से भी ज्यादा भयानक था। और डॉग्सा बाल बाल अपने आप और हान सोएंग को उस हमले से बचा लेता है पर एल्सांग के हुए गए उस हमले ने न जाने आगे मौजूद कितने इंसान और जीवों को पहले ही राख कर दिया था। और डरी हुई हान सोएंग डॉग्सा से पूछ रही थी कि आखिर वो ऐसे जीव से लड़कर कैसे ही जीत सकते थे जो हीरो होने के बावजूद भी इतना बड़ा राक्षस था। परंतु डॉग्सा से बताता है कि वो अभी भी जीत सकता है और साथ ही वो अगर उसे अब मारेंगे तो रिवॉर्ड्स भी ज्यादा बेहतर होंगे। और हान सोएंग एकदम हैरान कि डॉग्सा पहले इतना घबरा रखा था तो आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। और उस कॉन्फिडेंस के भी अल लग जाते हैं जब एल्सांग अचानक ही उनके पीछे आकर कहता है देखो तो सही कुछ लोग अभी भी बच चुके हैं जो अभी तक दूसरी दुनिया में नहीं गए, वो कीड़े जो न जाने मुझे कब से सता रहे हैं। और हान सोएंग और डॉग्सा भी एकदम फंस गए थे क्योंकि अब म्योंग एल्सांग की ताकत पहले से बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। और उन भागते हुए दोनों को एल्सांग बता रहा था कि वो भी सभी के लिए अच्छा बनना चाहता था, दूसरी दुनिया में जाकर बुरे लोगों को मारकर सभी का हीरो बनना चाहता था और सुंदर लड़कियों का हैरम बनाना चाहता था। पर उसकी किस्मत इतनी बेकार थी कि दूसरी दुनिया में जाकर और वापस आकर भी वो बस एक विलन बन गया था जिसे पहले जाकर मॉन्स्टर्स को मारना पड़ा था और अब बाकी उसे मॉन्स्टर समझकर मारने को आ रहे थे। और डॉग्सा और हान सोएंग बातें करते भाग ही रहे थे कि वो बहुत ही तेज से उनके करीब आकर उन दोनों पर तका हुआ वार करता है और वो दोनों बहुत ही दूर जाकर घायल हो गिरते हैं। और मैसेज थ्रू यो चुंग डॉग्सा को बता रहा था कि सामने सामने की लड़ाई में वो एल्सांग से कभी भी नहीं जीत सकता था। और आखिर डॉग्सा ने सिचुएशन को इतना बुरा क्यों होने दिया क्योंकि डॉग्सा के पास इसे रोकने के काफी मौके थे। वो ली सिल्वा को ही पहले मार सकता था या फिर आंटीनेस को पहले खत्म कर सकता था परंतु डॉग्सा से बताता है कि वो कोई रिग्रेशन वगैरह नहीं था और उसे अपनी एक ही जिंदगी पर टिक कर एक परफेक्ट फैसला लेने का वेट करना था। पर यो जंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि भविष्य का सब कुछ जानना ये मतलब नहीं होता कि सब कुछ तुम्हारे रास्ते ही जाएगा बल्कि चीजें हर बार अलग भी जा सकती है। और ये बात डॉग्सा भी समझ पाता है क्योंकि एक हिसाब से वो ओरिजिनल नॉवल की वजह से तो भविष्य की इतनी सारी चीजों को पहले से जानता था पर चीजें आखिर वैसी थोड़ी ना गई थी जैसी स्टोरी में थी। और यो जंग भी इस बात से बिल्कुल सही था, चीजें जानने से सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। और फिर यो जंग डॉग्सा को बताता है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए ये जरूरी नहीं था कि डॉग्सा को वेव स्किल सीखनी पड़ेगी। पर जब डॉग्सा को इस बात का मतलब समझ नहीं आता यो जंग डॉग्सा से उसकी स्पेशलिटी पूछता है क्योंकि उसके पास तो प्रो गेमर का एट्रीब्यूट था तो फिर आखिर डॉग्सा के पास स्पेशल क्या था। और तभी डॉग्सा भी भागता हुआ रुक जाता है जो देखता है एल्सांग पूछता है कि क्या डॉग्सा ने हार मान ली थी या फिर उसमें लड़ने का जोश आ गया था। और डॉग्सा एकदम सीरियस हुआ अपनी स्पेशलिटी के बारे में सोच रहा था और वो थे रीडिंग। और तभी वो अपने ओआरवी स्किल के स्टेज 1 को एक्टिवेट करता है जैसे वो एल्सांग के आ रहे सभी हमलों को पहले से जान पा रहा था और वो आगे ही पहले बाल बाल उसके आए हमले को डॉज करता है और इस बार अच्छे से इंचार्टिंग कर वो अपने स्टिग्मा सॉन्ग ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और अपनी पूरी ताकत से वो अपने हमले को उसकी तरफ ही ले जा रहा था। पर उससे पहले ही न जाने उसे कितने का नोटिफिकेशन आ बैठे रहे अपने सर का बचाव करने के लिए क्योंकि एक ही पल में एल्सांग उसके सर के ऊपर आ गया था। और भले ही डॉक्टर जानता था कि वो हमला कहां से आ रहा था पर उसकी इतनी तेजी नहीं थी उसे डॉज करवाने के लिए। और हमले को खाने के बाद वो दूर जाकर गिरता है और हान सोएंग उसे संभालती है और बाकी क्लोन्स आगे जाकर लड़ते हैं। और यहाँ पर बस डॉक्टर सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और अगर सिर्फ उसके पास टैलेंट होता तो वो वेव बेंड स्किल को सीख पाता या फिर उसके पास कोई ऐसी स्किल होती जो दूसरों के टैलेंट्स को कॉपी कर सकती हो। एक कॉपी से उसे याद आता है कि उसके पास तो ऐसी स्किल थी और अभी तक वो इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा था। और फिर वो फटाफट अपनी एक्सक्लूसिव स्किल बुकमार्क को एक्टिवेट करता है और उस बड़ी सी किताब में पाता है कि उसके 3 स्लॉट्स में तो पहले से स्किल लग रखी थी पर चौथे स्लॉट में वो अभी भी किसी का कैरेक्टर डाल सकता था। और स्लॉट खोलकर उसके सामने कई कैरेक्टर आ गए थे जिनके बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी पर जैसा उसने सोचा था उसके अंदर ना ही यो जंगयोक था और ना ही यो सांगा और गिलिंग जैसे वो कैरेक्टर जो नॉवल में नहीं थे। पर एक कैरेक्टर वहाँ पर मौजूद था जिसकी डॉग्सा को जरूरत थी, हाँ लिया कौन का कैरेक्टर। और वो उसे सिलेक्ट कर लेता है और अब आधे घंटे तक वो उसकी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता था। और हान सोएंग डॉग्सा को वेव
वेवविंड का इस्तेमाल करते देख एकदम हैरान थी कि पहले तो वो उसे सीख नहीं पा रहा था, पर अचानक से ही वो उसका इस्तेमाल कर पा रहा था। और यहाँ पर म्योंग इल्सांग खान से उनकी काउंस की सफाई कर रहा था कि वेवविंड के साथ एकदम तेज हुआ डॉग जख्त भी उसके करीब आता है और उसे एक बहुत ही जोर का मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। और लियाकॉन के स्किल का पूरी तरह से इस्तेमाल करता डॉग कह रहा था, मैं इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कैरेक्टर हूँ, मैं एक रीडर हूँ जो एक रीडर के तौर पर लड़ेगा। और अपने एक हाथ से हवा का झोंका और दूसरे हाथ से तूफान बात का मतलब इस बार वो पूरी तरह से समझ पा रहा था। जो शब्द जो पहले उसके लिए बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनाते थे अचानक ही उसके लिए इतने ज्यादा साफ हो गए थे कि आगे से इल्सांग उसे बता रहा था, ओए ओए ऐसी एक्टिंग मत कर जैसे तो बुद्धा बन गया है। मैं ये स्किल जानता हूँ, ये वही है ना जो क्रोनोस के भेड़िया इस्तेमाल करते थे। मैंने इस स्किल का इस्तेमाल करने वाले रूलर से लड़ाई की थी और उन सभी को ही मार डाला था। और तभी वो अपनी ब्लैंक स्किल का इस्तेमाल करता फिर से वहां से गायब होने लगता है। और डॉग समझ जाता है कि वो और लोगों से क्वेश्चन पूछने जा रहा था ताकि वो अपनी हॉर्स सेल्स को निकाल पाए। और इल्सांग अचानक एक आदमी के पीछे आ जाता है और उससे सवाल पूछने लगता है। पर डॉग भी वेवविंड के साथ काफी तेज हो गया था और बहुत ही जल्दी उसे ढूंढ कर वो उसके पीछे आ जाता है और उस पर वार तो करता है, पर इल्सांग उसे आसानी से रोक लेता है क्योंकि उसकी 24 सील्स पहले से खुल चुकी थी और उसकी ताकत अब काफी बढ़ गई थी। और डॉग भी पीछे हटता सोच रहा था कि एक 7 ग्रेड के मॉन्स्टर को मारना नामुमकिन था क्योंकि वेवविंड सिर्फ एक बफ के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। पर वेवविंड से एक तरीका तो था इसे रोकने का, पर उसके लिए किसी को इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। कि तभी जैसे डॉग की किसी ने मन की बात पढ़ ली हो, हवा से बहुत ही तेजी से आता कोई सीधा इल्सांग के ऊपर आकर ही क्रैश होता है। और डॉग को शायद अंदाजा लग गया था कि यहाँ पर एक ही बंदा था जो ऐसा कर सकता था और करेगा, और वो यो जुंग्यो की था। और इल्सांग को अपने पैरों तले दबाए यो जुंग्यो डॉग को बताता है कि यहाँ पर डॉग को वेवविंड का इस्तेमाल कर अपना काम करना है और तब तक वो अपने पैरों तले दबाए गए इल्सांग को संभाल कर रखेगा और उसका सामना करेगा। चिढ़ा हुआ इल्सांग एकदम इरिटेट हो गया था कि उसे सच में विलन बना दिया गया था। और फिर जुंग्यो को पूरा पीछे धकेल कर वो तेजी से उस पर जाकर हमले करता है जिससे यो जुंग्यो रोक तो लेता है, पर उसके लिए भी उन हमलों को रोकना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और बस वेट कर रहा था डॉग की जल्दी काम करने का। और यहाँ पर डॉग जैसे नॉवल में बताया गया था 4 तरह के हवा के झोंकों को मिलाकर हवा में 8 डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर दूसरी तरफ इल्सांग को रोकना यो जुंग्यो के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था और इल्सांग दबा कर यो जुंग्यो को पीट रहा था और फिर उसकी ऐसी तैसी कर वो उसे दूर फेंकता है कि तभी एक हवा का झोंका आता उसे हर एक तरफ से घेरने लगता है। और इल्सांग को लगा था कि वो उसे भी संभाल लेगा, पर धीरे धीरे कर उस हवा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था जैसे कि वो उसे बंद कर रही हो। और जल्दी वो एक वॉइड प्रिजन में बंद हो जाता है। और इस एब्सोल्यूट वॉइड प्रिजन को बनाने के लिए तो डॉग ने टाइम से वेवविंड को सीखने की कोशिश करा था क्योंकि इसके सहारे ये जो एब्सोल्यूट वॉइड प्रिजन था इस डिजास्टर को रोकने का उनके लिए एक लोता चांस था। और यहाँ पर इल्सांग बोल तक भी नहीं पा रहा था और नोटिफिकेशन आता है कि उसकी सील्स को वापस बंद करने का काम चालू कर दिया गया है और पहले उसकी 24 सील बंद हो रही है। और डॉग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे मेंटेन कर पाने की और इल्सांग उसे पूरी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो उस हवा के तूफान को नहीं रोक पा रहा था। और उस हवा को मेंटेन करता हुआ डॉग सोच रहा था ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसलिए इसकी ताकत खोलने की कंडीशन रखे थे। पर इसके ऊपर एक और पेनल्टी भी थी कि अगर ज्यादा टाइम बीतने पर ये किसी से सवाल नहीं पूछ पाया तो उसे लोगों से सवाल पूछने होंगे तो इसकी ताकतों को वापस बंद करने का काम चालू कर दिया जाएगा और मुझे तब तक बस इसे बंद करके रखना है। और अगर डॉग सिर्फ इस एब्सोल्यूट वॉइड प्रिजन का साइज छोटा कर पाता तो उसका ज्यादा माना वेस्ट नहीं होता। और इतने बड़े प्रिजन को बनाकर डॉग का काफी माना वेस्ट हो रहा था कि तभी वहाँ पर यो जुंग्यो का उसे बताता है कि उसे वेवविंड को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी बल्कि हवा को ही उसे लीड करने देना है क्योंकि इस टेक्निक का काम उसे अंदर बंद करना नहीं था बल्कि हवा के अंदर बस उसे छोड़कर सब कुछ निकलने देना था। और डॉग भी उसकी बात को समझता हुआ वैसा ही करने की कोशिश करता है। और अब पूरे वॉइड प्रिजन को मिटाकर वो हवा सिर्फ इकट्ठी हो रही थी इल्सांग के शरीर को ही कैद करती हुई और धीरे धीरे कर वो पूरी हवा इल्सांग को जकड़ने लगती है और अब उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और यो जुंग्यो डॉग की तारीफ करता बताता है कि उसने स्किल तो काफी अच्छी इस्तेमाल की थी परंतु वो फिर भी इतना टैलेंटेड तो नहीं था। और तभी बेहोश होने से पहले इल्सांग अपना आखिरी सबसे बड़ा हमला तैयार करता है, ग्रेट क्रिम्सन फ्लेम, जो कि उसके अभी तक के हमलों में से सबसे ताकतवर थी और उसका निशाना था वहीं पास में मौजूद लोगों की तरफ। और यो जुंग्यो डॉग को पहले ही बता देता है कुछ भी बेवकूफी ना करने को क्योंकि लड़ाई में सैक्रिफाइसेस होते ही हैं और अगर यहाँ पर उनकी जगह डॉग मारा जाता तो किसी को भी उसकी परवाह नहीं होती। पर डॉग से बताता है कि भले ही मतलबी लोग होते हैं पर इसका मतलब ये नहीं था कि सभी एक जैसे होते हैं। और उसने फैसला कर लिया था उन लोगों को भी बचाने का क्योंकि इस वक्त इल्सांग इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था और अब डॉग पहले से काफी अच्छे से हवा को कंट्रोल कर पा रहा था जैसे उसका शरीर और हवा एक हो गए थे। और बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए वो हमले को रोकने के लिए जा रहा था कि उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि डॉग की आत्मा में भी उस टैलेंट का जन्म होना चालू हो गया था क्योंकि डॉग अच्छे से जान चुका था एक हाथ से हवा का झोंका और दूसरे हाथ से तूफान उसे कैसे संभालना था और इस बात का मतलब क्या था। और आज पहली बार डॉग अपने आप को एक कैरेक्टर की तरह महसूस कर पा रहा था जैसे वो भी इस नॉवल का हिस्सा था और यहाँ पर की गई उसके एफर्ट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। और फिर सीधा ही उस आ रहे विशाल हमले के सामने पहुंचकर डॉग अपने हाथों को आगे करता है उसे रोकने के लिए, पर उस हमले से आ रही ज्वाला इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वेवविंड के इस्तेमाल के बावजूद भी उसकी चुभती आंख उसे राख बनाने का प्रयास कर रही थी। मैं अभी नहीं रोक सकता, मैं यहाँ पर हार नहीं सकता जब तक मैं इस मुसीबत को टाल ना दूं। और फिर अपनी पूरी ताकत और माना का इस्तेमाल कर डॉग उसे रोक देता है और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान कि डॉग एक ड्रैगन के लेवल का हमला रोक पाया था और वो भी अंत में जिंदा बचकर। और डॉग माना खत्म होने की वजह से गिरने ही वाला था कि यो जंग के पीछे से आता उसके शरीर में माना डालता डॉग को बताता है कि वो यहाँ पर डॉग को नहीं मरने देगा क्योंकि डॉग सिर्फ उसके हाथ से ही मरेगा। और फिर वो दोनों आगे देखते हैं कि इल्सांग पर लगी हुई सभी सील्स बंद हो गई थी और फिर वेवविंड को कैंसिल करने के बाद इल्सांग डरा हुआ वहीं पर गिर गया था जिसे सही से बोला भी नहीं जा रहा था। और डॉग पहले ही बता देता है कि अगर उसने उससे एक भी सवाल पूछने की कोशिश की तो डॉग उससे पहले ही मार देगा। और अंदर ही अंदर उसे डरा हुआ वो सोच रहा था एक 17 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट एक बेवकूफ और भोला बच्चा हीरो के तौर पर चूज कर दूसरी दुनिया में भेज दिया गया। पर क्रोनोस बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा इसने सोचा था। ये तो सच था कि इसने ऐसा नहीं चाहा था, ना ही इसने कभी हीरो बनने के लिए कहा था और ना ही एक विलन। और क्योंकि डॉग अब उसे अच्छे से समझ पा रहा था उसकी म्योंग इल्सांग के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और उससे पहले
डोक्सा थोड़ा और इमोशनल होता। यो जंगडुक आकर इल्सन को मार देता है और इस चीज के नोटिफिकेशन सभी को आने लगते हैं। और बेशक उसके मेन कंट्रीब्यूटर्स किम डोक्सा और यो जंगडुक को बनाया गया था, जिन दोनों ने खास ये लड़ाई लड़ी थी। और रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें 40,000 कॉइंस मिल जाते हैं और साथ ही डोक्सा को एक नया फेवर मिलता है, वन वो कन्फ्रंट्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका मतलब था जो ना साधारण चीजों का भी सामना कर लेता हो। एंड वो फाइनली इस खतरनाक लड़ाई को जीत गए थे, जिससे उनके जीतने का तो कोई चांस नहीं था। पर यो जंगडुक मेन कैरेक्टर और उसके बाकी साथियों की वजह से डोक्सा ये चीज कर पाया था। और फिर ये कमाल का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको ओमनिशिएंट ट्रेडर व्यू पॉइंट का ये एपिसोड काफी पसंद आया है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड बाय द वे आल्सो आप हमें सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेंबरशिप वगैरह। और इसके आगे के एपिसोड कैसे लाने हैं मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मानवा वगैरह पर कॉपीराइट इश्यूज का चक्कर हो सकता है, तो मुझे कोई तरीका वगैरह सोचना पड़ेगा। और इसके बारे में मैं आपको कम्युनिटी या फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। सो एनीवेज गाइस, फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।